नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या है? चैप्टर नंबर 4। अब जो चैप्टर नंबर 4 है ना, वो हम जनरली 3 पार्ट्स में करेंगे। ठीक है, 3 पार्ट्स में करेंगे। पहला कौन सा पार्ट है हमारा? परमेबिलिटी, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं परमेबिलिटी को। दूसरा है हमारा सीपेज एनालिसिस और थर्ड वन है हमारा क्विक सैंड कंडीशन। ठीक है, ये 3 भाग में हम क्या करेंगे, हमारा चैप्टर 4 जो है वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू कहां से करते हैं? चैप्टर नंबर 4 से। और चैप्टर नंबर 4 का भी कौन सा वाला पार्ट? पार्ट नंबर फर्स्ट, दैट इज द परमेबिलिटी। ठीक है, उन सब की चीजें मैंने यहाँ पे लिख दी है, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप मतलब देख के लिख सकते हो। अदरवाइज क्या है, यहाँ पे आपको इजिली जो है स्क्रीनशॉट लेके आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, हम पढ़ते हैं सबसे पहले डेफिनेशन कहां से शुरू करेंगे? परमेबिलिटी से शुरू करेंगे, यानी के से हम शुरू करेंगे। ठीक है, क्या बोल रहा है कि परमेबिलिटी एक तरह की ऐसी प्रॉपर्टी है ऑफ द पोरस मटेरियल, जैसे कि सॉइल है, दैट अलाउज द वाटर टू फ्लो थ्रू इट्स इंटरकनेक्टेड वॉइड्स एंड पोर्स। बिल्कुल सही बात बोली। इट गवर्न्स दैट रेट एट विच वाटर कैन मूव थ्रू सैचुरेटेड सॉइल अंडर हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। क्लियर हो गया जो भी लिखा है यहाँ पे? अगर नहीं क्लियर हो तो मैं बता देता हूँ। परमेबिलिटी बेसिकली क्या है? ये एक तरह की प्रॉपर्टी है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉइल, है कि नहीं? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉइल जो क्या अलाउ कर रही है, जो पानी को फ्लो करने, जो पानी जो है ना हमारा, ये पानी को क्या करती है? फ्लो करवाती है। कहां से कराती है? जो सॉइल के अंदर वॉइड्स होते हैं ना, उनके थ्रू जो है हमारी सॉइल जो है वो अलाउ करा रही है पानी को अपने से पास करने में। क्लियर हो गया? तो ये क्या है? एक तरह की प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉइल है। मतलब ऐसे समझो कि जैसे ही हमारे घर पे नहीं, सॉरी, जैसे ही बाहर हमारे सॉइल में क्या करती है? बारिश करती है, ऊपर से पानी आता है। अभी जो पानी है ये कहां जाएगा? हमारी जमीन के अंदर जाएगा। अब जमीन में अगर ये घुसता है तो हमारी सॉइल के अंदर ना छोटे छोटे ऐसे क्या होते हैं? वॉइड्स होते हैं, छोटे छोटे वॉइड्स होते हैं, जिसके थ्रू जो है वो पानी क्या होता है? हमारा फ्लो करता है। ठीक है, और इसी एबिलिटी को हम क्या बोलेंगे? जो पानी यहां से निकल जा रहा है वॉइड से, इन्हीं एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं? परमेबिलिटी बोलते हैं। क्लियर हो गया? परमेबिलिटी क्या है ना? अब जो ये हमारी परमेबिलिटी है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है या फिर उसका सिग्निफिकेंस क्या है? It determines the rate of a seepage through the earth dams, retaining wall, slopes, helps in the designing drainage system of the roads, railway, agriculture, affects the rate of a settlement in consolidation of a clay soils, critical in a groundwater recharge and dewatering the system. अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है परमेबिलिटी हमारे को पढ़ना? जब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर की, अब मान लो एग्रीकल्चर ये आपकी जमीन है, आपने यहाँ पे क्या कर दिया? पौधारोपण कर दिया। ठीक है, आपने कोई भी अपनी जो फसल है वो लगा दी। अब आपको क्या पता चल रहा है, जब आप इसको पानी प्रोवाइड कर रहे हो तो पानी जो है वो बहुत ही कम, यानी बहुत ही धीरे धीरे जो है टाइम के साथ जो है नीचे जो है वो बहुत कम कम जा रहा है पानी, तो जिसकी वजह से क्या फसल आपकी खराब हो सकती है। तो परमेबिलिटी का वहां पे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। कहां पे? एग्रीकल्चर में। पहली बात, ठीक है, समझ में आया? अच्छा, जहां पे आपने घर बनाया है, इस घर के नीचे अगर जो सॉइल में पानी अगर जो ड्रेन नहीं हो रहा है, पानी जो है निकल नहीं रहा है, तो सेटलमेंट होने की प्रॉब्लम क्या है आपको देख सकते हो। तो इसलिए परमेबिलिटी वहां पे भी क्या करता है? इंपॉर्टेंट। तो हम क्या बोल सकते हैं कि फाउंडेशन में भी इट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, एग्रीकल्चर में भी इट इज इंपॉर्टेंट। और क्या बोला है कि जैसे हम रोड कंस्ट्रक्शन करते हैं, अब ये चीज तो आपको पहले से पता है कि जब भी हम रोड कंस्ट्रक्ट करते हैं तो हम अवॉइड करते हैं कि पानी क्या ना हो हमारी सड़क पे ना टिके। ठीक है, जिसकी वजह से बहुत सारे ड्रेनेज पॉट होल हो सकते हैं। तो इन सबको अगर जो बचाना है तो आपको एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम जो है प्रोवाइड करना पड़ेगा, ताकि जो हमारा पानी है वो इजिली क्या हो जाए? ड्रेन ऑफ हो जाए फ्रॉम द सड़क। क्लियर हो गया? तो कंस्ट्रक्शन में भी इसकी इंपॉर्टेंस है। थर्ड ऑफ ऑल, जब आप देखते हो, देखो ये जो हमारी परमेबिलिटी है बेसिकली ये क्या हो रही है? एक तरह की, अगर हम यहाँ पे कोई भी अर्दन डैम बनाते हैं, जनरली जब हम अर्दन डैम बनाते हैं तो अर्दन डैम में क्या प्रॉब्लम आती है? अर्दन डैम में बेसिकली क्या होता है? एक हेड होता है, एक अपर हेड होता है, एक लोअर हेड होता है। ठीक है, इस तरह से आपने पानी यहाँ पे किया है ना। अब यहाँ पे हमारे पास जो भी अर्दन डैम है, बेसिकली जो अर्दन डैम है वो कंसिस्ट क्या करता है? ग्रेवल्स वगैरह कंसिस्ट करता है ना। तो इसमें क्या होंगे? बेसिकली वॉइड्स होंगे। अभी वॉइड्स, ये जो वॉइड्स है ये क्या अलाउ करेंगे? हमारे पानी को फ्लो कराने के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर जो वॉइड्स नहीं होंगे तो वो फ्लो नहीं होगा पानी, है ना। अगर जो यहाँ पे मैं कोई भी बोलूँ कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे ऐसा डैम बना दूं जो कि बिल्कुल ही जहां पे नो वॉइड्स है, तो क्या पानी वहां से पर्कुलेट करेगा? नहीं करेगा, डेफिनेटली नहीं पर्कुलेट करेगा। और परमेबिलिटी भी जो है वो तभी होती है जब वहां पे हेड अवेलेबल होते हैं। ठीक है, अगर जो यहाँ पे अपस्ट्रीम साइड अगर जो इसमें एक हेड अवेलेबल है, ये आपको दिख नहीं रहा यहाँ पे, इट इज द हेड। अगर ये हेड नहीं होगा तो पानी भी क्या नहीं करेगा? मूव नहीं करेगा। अगर आप ऐसे देखो, इस तरह से देखो, अगर ये खाली होता, मान लो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी पानी नहीं है, यहाँ पे पानी नहीं है, तो वहां पे कोई भी हमारा पानी जो है वॉइड्स के थ्रू पास नहीं करेगा। लेकिन अर्दन डैम्स में बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे परमेबिलिटी जो है बेसिकली वो क्या हो रही है, यहाँ से जो पानी है वो यहाँ को जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, वो इसके हेड को क्या करना चाह रहा है? कंप्लीट करना चाह रहा है, ताकि ये दोनों क्या हो जाए? एक सेम लेवल पे आ जाए। तो उस चीज के लिए क्या करता है? पानी जो है वो अपना रास्ता ढूंढता है। ठीक है, अब पानी कहीं से भी आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है। अगर यहाँ पे बेड नहीं है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हार्ड बेड नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या है? यहाँ पे भी सॉइल है। ठीक है, यहाँ पे भी क्या है? सॉइल है। अगर यहाँ पे भी सॉइल है तो सॉइल में क्या होंगे? वॉइड्स होंगे। अब इन वॉइड्स के थ्रू क्या जाएगा? पानी भी जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से क्या प्रॉब्लम होगी हमारी? यहाँ पे डैम फेलियर का प्रॉब्लम हो सकती है। तो जो परमेबिलिटी है बेसिकली वो क्या हो रही है? हमारे कंस्ट्रक्शन में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रही है, हमारी रोड कंस्ट्रक्शन में भी इंपॉर्टेंस दिखा रही है, और साथ में किसी एग्रीकल्चर में या फिर फाउंडेशन में भी वो क्या करती है? इंपॉर्टेंट करती है। ठीक है, दूसरा क्या बोला कि जो हमारा ग्राउंड वाटर है उसको रिचार्ज करने का काम कौन करती है? परमेबिलिटी काम करती है। अगर यहाँ पे हमारे पास क्या है? एक ऐसी सॉइल है जो परमेबिलिटी बहुत कम है, तो रिचार्जिंग ऑफ द ग्राउंड वाटर वो ज्यादा टाइम लेगा। ठीक है, एज कंपेयर टू वहां पे जहां पे क्या है? ग्रेवल्स है, तो ग्रेवल्स अलाउ करेंगे उसको पानी को इजिली पास थ्रू करने के लिए। तो इंपॉर्टेंस तो है परमेबिलिटी की। तो किस किस फील्ड में? सब फील्ड में, जो फील्ड सॉइल से रिलेटेड है, वॉइड से रिलेटेड है, और जो पानी से रिलेटेड है, वहां पे इंपॉर्टेंस किसकी है? परमेबिलिटी की है। ठीक है, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं।
इतना समझ में आया। और यहाँ पे मैंने अर्दन डैम के बारे में भी आपको बताया, ठीक है। इस अर्दन डैम में जनरली जो हमारा फेलियर होता है वो ड्यू टू द या तो इंटरनल कोरोजन की वजह से होता है, इरोजन की वजह से होता है, या फिर किसी वजह से होता है पाइपिंग की वजह से होता है। पाइपिंग मींस टू से कि अगर यहाँ पे सॉइल जो है हमारी परमेबल है तो यहाँ से भी तो पानी हमारा जाएगा। अभी जो पानी यहाँ से जाएगा बेसिकली परमेबिलिटी है क्या, वो जो मटेरियल है उस मटेरियल के बीच से निकलने वाला जो पानी है उसी को हम क्या बोलेंगे, बेसिकली परमेबिलिटी बोलेंगे। यानी अगर मैं बोलूं कि जो सॉइल है या फिर जो मटेरियल है उस मटेरियल के थ्रू जो है वो पानी फ्लो कर रहा है, उसी को हम क्या बोलेंगे, परमेबिलिटी बोलते हैं। अब क्या होता है कि जैसे आप यहाँ पे देखोगे इसके डाउनस्ट्रीम हेड पे देखोगे तो जैसे जैसे हमारा क्या है परमेबिलिटी इस तरह से जाएगा, है ना। परमेबिलिटी मींस टू से कि वो पानी जो है वो सॉइल के थ्रू किसी ना किसी वे में जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी क्या है हमारे पास, यहाँ पे भी सॉइल है। अब पानी क्या है, पानी यहाँ से भी जाएगा, ठीक है, इस तरह से जाएगा। और वो ना उसकी एंड में जाके ये जो हमारा डाउनस्ट्रीम है, इस डाउनस्ट्रीम पे यहाँ पे क्या करता है, जैसे ही वो पानी निकलेगा उसके साथ साथ जो है मटेरियल भी क्या करने लग जाता है, निकलने लग जाता है, जिसकी वजह से क्या करता है, एक पाइप सी, एक टनल सी फॉर्म होती है। अभी जो टनल है बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सॉइल के पार्टिकल जो है वो धीरे धीरे जो है बाहर निकलने लग जाएंगे, ठीक है, थोड़े थोड़े से निकलने यहाँ से शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से कॉज होता है पाइपिंग, ठीक है। और ये भी क्या है जिसकी वजह से यहाँ पे हमने जो डैम है वो क्यों कंस्ट्रक्ट किया, हमने इसलिए कंस्ट्रक्ट किया ताकि जो पानी है गर्मियों में हम उसे पी सके, यूज कर सके, एग्रीकल्चर में यूज कर सके। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे जो पानी है वो जनरली क्या हो जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा थ्रू अ पाइपिंग और थ्रू द परमेबिलिटी। अगर हाई रही, अगर यहाँ पे क्या हुआ, कोर्स सैंड हुई या फिर हमारी क्या ग्रेवल हुआ, तो वो क्या कॉज करते हैं, ज्यादा परमेबिलिटी को अलाउ करते हैं। दैट इज वाई हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ से सारा का सारा हमारा डैम जो है खाली हो जाएगा। समझ में आपको ये सब चीजें, है ना। वैसे ही परमेबिलिटी की लिमिट्स है जो कि आपको यहाँ पे दिखाई है कि जो ग्रेवल है, ग्रेवल की जो कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी यानी के जो है बेसिकली वो क्या है, वो ज्यादा है, ठीक है, यानी हाई परमेबिलिटी। यहाँ पे देखो पहले ग्रेवल जो है वो हाई परमेबल है। आप जब भी कोई भी ग्रेवल का एक बेड बनाओगे और वहां से पानी जो है, आप वहां से पानी ऊपर से पानी डालोगे, आप घर पे भी इसको कर सकते हो, ऊपर से पानी डालोगे तो एकदम से इवेपोरेट हो जाएगा, इवेपोरेट नहीं सॉरी, एकदम से पानी जो है नीचे पर्कुलेट कर जाएगा। तो दैट विल, वो क्या दिखाएगा आपको, वो ये दिखा रहा है कि वहां पे परमेबिलिटी जो है वो हाई परमेबिलिटी। क्लियर हो गया इतना। सेकंड ऑफ ऑल जो हमारी कोर्स सैंड रहती है उसकी जो परमेबिलिटी है वो थोड़ी सी मॉडरेट रहती है, ठीक है, ग्रेवल के बराबर नहीं रहती है लेकिन थोड़ी सी क्या रहती है, वो भी एक मॉडरेट लेवल पे परमेबिलिटी आपको दिखाती है। जैसे जैसे हमारे पार्टिकल साइज छोटे होते रहेंगे ना, वैसे वैसे परमेबिलिटी भी क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी। ये चीज आपको पहले भी बताया मैंने, पहले के चैप्टर से भी आप इसे कोरिलेट कर सकते हैं कि जो पानी है, अगर आप फॉर एग्जांपल ये कोर्स सैंड है, ठीक है, कोर्स सैंड और अगर मैं बोलूं यहाँ पे क्ले है, तो इन दोनों में पानी की होल्ड की कैपेसिटी किसकी ज्यादा है, जनरली क्ले की ज्यादा है ना। और हमारी कोर्स सैंड या फिर ग्रेवल की बात करूं तो वहां पे थोड़ी सी क्या रहती है, कम रहती है। तो जिसकी वजह से क्या है, जब वो पानी होल्ड नहीं करेगा, वो नेगेटिवली चार्ज नहीं है, जैसे क्ले है वो नेगेटिवली चार्ज है, तो जैसे ही इसमें पानी डालेंगे वो क्या हो जाएगा, इसमें यहाँ पे फंस जाएगा, है ना। तो इसकी परमेबिलिटी जनरली क्या रहती है, लो रहती है जनरली। और कोर्स सैंड और ग्रेवल की क्या रहती है, हाई रहती है। और इसको नंबर में अगर दिखाऊं, इसको यहाँ पे अगर आप नंबर में देखो तो यू कैन से कि 10⁻⁻2 मीटर पर सेकंड। अब परमेबिलिटी की जो हमारी यूनिट्स रहती है वो मीटर पर सेकंड रहती है। ये चीज क्या है, यहीं से पता लग गया आपको। द कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी उसकी यूनिट्स क्या है, मीटर पर सेकंड है। ग्रेवल की कितनी है, वो ज्यादा ही होगी, 10⁻⁻2 से वो ज्यादा ही होगी। कोर्स सैंड की कितनी है, 10 वो रेंज में 10⁻³ टू 10⁻² मीटर पर सेकंड। समझ में आया। फाइन सैंड का क्या है, 10⁻⁴ टू 10⁻3। आप क्या बोल सकते हैं, ये एक रेंज है। अब जब बात करेंगे सिल्क की, तो सिल्क की बेसिकली क्या है, 10⁻6 है टू 10⁻4 मीटर पर सेकंड, ठीक है। आपको याद नहीं करनी है जनरली, पर एक थोड़ा सा आइडिया आपको अगर लग जाए यहाँ से तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और भी होगी इसमें, जैसे क्ले की है, तो क्ले की क्या है जनरली, वो उससे भी कम रहती है, 10⁻7 मीटर पर सेकंड से बहुत कम रहती है। तो जिसकी वजह से क्या है, वहां पे जो परमेबिलिटी है वो जनरली क्या है, बहुत ज्यादा लो है। अब आपको पता है क्यों है, क्ले में किस तरह से लो है, तो आप ये टेबल जो है उसको अच्छे से बना सकते हो और यहाँ पे देख सकते हो कि क्या इसकी वैल्यूज रहेगी, ठीक है। उससे एक जनरल आइडिया आपको लग जाएगा कि सिल्ट की ज्यादा है, क्ले की ज्यादा है, इंपॉर्टेंट हो गया ना ये सब, तो इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे की पॉइंट्स है, कुछ ऐसे की पॉइंट्स है जो कि आपको याद रखने हैं, जैसे कि जो मैंने के की बात की है। अब ये जो के की बात है, यहाँ पे वही चीज बताइए कि के क्या है, बेसिकली हाई रहता है कोर्स सॉइल्स में, जैसे कि सैंड हो गए या फिर आपके ग्रेवल हो गए, उसमें क्या रहता है, परमेबिलिटी आपकी हाई रहती है। अब आप ये चीज जान चुके हो क्यों रहती है, और बहुत ज्यादा कम रहती है किसमें, जो भी हमारी फाइन सॉइल्स होती है, जैसे कि क्ले हो गया, सिल्ट हो गया, तो उन सब में क्या रहती है, जनरली परमेबिलिटी कम रहती है। समझ में आया। दूसरा क्या पॉइंट बोल रहा है कि फ्लो ऑफ वाटर अकर्स ड्यू टू द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट एंड फॉलोज द डार्सी लॉ इन अ लैमिनार कंडीशन, ठीक है। अभी डार्सी लॉ क्या होता है, ये चीज अभी मैंने बता दूंगा आपको, डार्सी लॉ क्या होता है, और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट भी क्या होता है मैं वहीं पे आपको बता दूंगा, ठीक है। बाकी ये चीज, सेकंड पॉइंट हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। परमेबिलिटी डिपेंड अपॉन सॉइल के टेक्सचर पे भी डिपेंड करेगी, इसके स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करेगी, वॉइड रेशियो पे भी डिपेंड करेगी, टेंपरेचर पे भी और डिग्री ऑफ सैचुरेशन पे भी डिपेंड करेगी। ये चीज भी मैं आपको बाद में बता दूंगा, ठीक है, कि किस तरह से ये फॉलो करती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखना है आपको, कि जो भी हम परमेबिलिटी की बात करते हैं तो वो कितनी वेरी करती है डिफरेंट सॉइल्स के साथ, वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। और किसी भी मटेरियल या फिर सॉइल से अगर जो पास होती है तो उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, पानी का पास हो जाना। किसी भी नॉट ओनली पानी, वो किसी भी पानी हो सकता है, वो शहद हो सकता है, किसी भी चीज की हम परमेबिलिटी अगर फाइंड आउट करना चाहते हैं वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आप पानी ले लो, केरोसिन ले लो, एनीथिंग इट कैन बी। पर वो बोल रहा है कि एक फ्लूइड का किसी ऐसे मटेरियल से, ऐसे पोरस मटेरियल से चले जाना, उसी को हम क्या बोलते हैं, परमेबिलिटी बोलते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है, कोई डिफिकल्ट नहीं है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि वो कहां, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये चीज आपको मैंने बताई है, ठीक है। अर्दन डैम्स हो गया, हमारा रिटेनिंग वॉल हो गया, स्लोप्स हो गया, उन सब में हेल्प करती है हमारी, ठीक है। रोड में करती है, रेलवे में करती है, एग्रीकल्चर में करती है, ठीक है। रेट ऑफ सेटलमेंट भी हमारी इफेक्ट होती है, जैसे क्ले सॉइल की बात करें, और क्रिटिकल है किसके लिए, ग्राउंड वाटर के रिचार्ज के लिए या फिर डी वाटरिंग द सिस्टम की बात की जाए। क्लियर हो गया। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको इसके साथ में, आप इसके साथ में याद कर सकते हो, ठीक है। इसको पहले मैं मिटा देता हूँ। कौन कौन से, सबसे पहली बात यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, टू बी रिमेंबर कि जो परमेबिलिटी है बेसिकली, है ना, वो परमेबिलिटी डिफरेंट सॉइल्स के लिए क्या रहती है, डिफरेंट रहती है। बस एक चीज, यही पॉइंट है कि परमेबिलिटी क्या है, ऐसे बोल सकते हैं द डिग्री ऑफ अ परमेबिलिटी, द डिग्री ऑफ अ परमेबिलिटी will be differ for the different soils, ठीक है। will be different for different soil, ठीक है। डिफरेंट सॉइल्स के लिए परमेबिलिटी क्या रहती है, डिफरेंट रहती है। और साथ में क्या बोल सकते हैं कि सेम सॉइल के लिए भी,
सेम सॉइल के लिए भी परमेबिलिटी जो है, यहाँ पे डिग्री ऑफ परमेबिलिटी बोलो, डिग्री ऑफ परमेबिलिटी विल बी डिफरेंट, है ना। किस पे डिपेंड करेगी? डिपेंडिंग अपॉन इट्स बेसिक स्ट्रक्चर एंड एड-ऑन्स। मीन्स टू से मतलब आप अगर जो डिग्री ऑफ परमेबिलिटी बोलो ना, तो डिफरेंट सॉइल्स के लिए वो डिफर हो सकती है, ये बात बिल्कुल क्लियर है, आपको ये चीज पता भी होगी। पर सेम सॉइल के लिए भी जो हमारी डिग्री ऑफ परमेबिलिटी है वो भी डिफर हो सकती है। वो डिपेंड किस पे करेगी? उसके बेसिक स्ट्रक्चर पे डिपेंड करेगी, और साथ में जो भी उसमें इंप्योरिटीज होगी, एड ऑन्स होंगे, आप फॉरेन इंप्योरिटीज होगी, और भी चीजें उन सबसे क्या करती है, रिलेट करती है। तो जो हमारी परमेबिलिटी है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे क्या करती है, डिपेंड करती है। ठीक है, ये चीज आप समझ सकते हो इससे कि परमेबिलिटी है सेम सॉइल के लिए भी डिफर हो सकती है, डिफरेंट सॉइल के लिए तो वो डिफरेंट रहेगी ऑटोमेटिकली। क्लियर हो गया? बस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि लोग सोचते हैं कि शायद सेम सॉइल के लिए भी परमेबिलिटी क्या रहे, सेम रहे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, यूनिवर्सली ये क्या है, अलाउड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है हमारा, डार्सी लॉ। जो हमारा सेकंड पॉइंट था ना, ये सेकंड पॉइंट हमारा क्या बुरा है यहाँ पे, जैसे कि आप देखो कि फ्लो ऑफ द वाटर अकर्स, दिस इज डार्सी लॉ इन अ लैमिनार कंडीशन। तो देखते हैं डार्सी लॉ बेसिकली है क्या। ठीक है, बहुत बात होती है डार्सी लॉ की, तो डार्सी लॉ है क्या यहाँ पे, क्या बोलता है हमारा ये लॉ। ठीक है, सबसे पहले डार्सी लॉ पढ़ना तो इंपॉर्टेंट है ही है, साथ साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि डार्सी जनरली थे कौन। ठीक है, इनका पूरा नाम जो था दैट इज द हेनरी फिल्बर्ट गैस्पर्ट डार्सी। ठीक है, इसको मैं पूरी तरह से नहीं लिख रहा हूँ, आप देख सकते हो ऑनलाइन भी, आप कहीं पे भी चेक कर लेना। ठीक है, उन्होंने एट द एज ऑफ 53 उन्होंने हमको एक लॉ दिया जिसका नाम है डार्सी लॉ, यानी वो 1803 में क्या हुए थे, जन्म लिया था, और 1856 में उन्होंने हमको ये लॉ दिया है। नाम क्या लॉ का? डार्सी लॉ। ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, और उस एक्सपेरिमेंट में बहुत सारी वेरिएशन की, और उस वेरिएशन को देख के उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन निकाली। ठीक है, उन्होंने जनरली क्या किया, ऑब्जर्वेशन निकाली, और उन्होंने कंक्लूड किया कुछ, जो कि हम अभी डार्सी लॉ में पढ़ेंगे कि क्या उन्होंने कंक्लूड किया। उन्होंने क्या किया, हम एक्सपेरिमेंट में डार्सी ने लिया एक तरह का हमारा ये यहाँ पे ये लॉ है, यहाँ पे देखो डार्सी एक्सपेरिमेंट लिखा है। उन्होंने जनरली क्या किया, एक उन्होंने ग्लास की ट्यूब ली, और उस ग्लास की ट्यूब को वर्टिकली उन्होंने ग्लास की ट्यूब ली, और उन्होंने यूनिफॉर्मली सैंड से उसे फिल कर दिया। ठीक है, उन्होंने क्या कर दिया, फिल कर दिया। अब उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने हेड डिफरेंस निकाला ना, डिफरेंट हेड डिफरेंस निकाला, तो उन्होंने देखा कि जो फ्लो है वो हमारा ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है। डिफरेंट हेड्स में उन्होंने कैलकुलेट किया, मेजर किया, यानी उन्होंने एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्वेशन किया। दूसरा उन्होंने क्या किया कि जो भी कॉलम की लेंथ है, यानी जो एल है, यहाँ पे डेल्टा एल लिख दो, जो हमारी डेल्टा एल है उसको चेंज करके देखा। ठीक है, फिर उन्होंने देखा कि जो हमारा फ्लो है वो कम हुआ है या ज्यादा हुआ है। तो फ्लो के बारे में जनरली उन्होंने ये सब ऑब्जर्वेशन देखी। जब उन्होंने कुछ चेंजेस किए, क्या चेंज किए, पहले तो उन्होंने हेड को चेंज किया। क्या किया उन्होंने हेड डिफरेंस देखा। ठीक है, जब उससे हेड डिफरेंस को बढ़ाया घटाया तो फ्लो ज्यादा हुआ या कम हुआ, उन्होंने ये देखा। दूसरा, जब उन्होंने लेंथ बढ़ाई, ठीक है, चेंजिंग द लेंथ, उन्होंने जब चेंज की हमारी ग्लास ट्यूब की जो लेंथ है, ये एल जो आपको दिख रही है, जब इस एल को उन्होंने चेंज किया तो उन्होंने बहुत सारी चीजें ऐसे देखी कि फ्लो जो है हमारा बेसिकली क्या देखा, उन्होंने एक सैंड से भरा ग्लास ट्यूब देखा, और उस ग्लास ट्यूब में उन्होंने रेत भर दी। ठीक है, यूनिफॉर्मली सैंड जो उन्होंने उसमें भर दी। उन्होंने क्या किया, ऊपर से पानी डालना शुरू कर दिया। सिंपल सा एक्सपेरिमेंट में आपको बता देता हूं, ऊपर से पानी डालना शुरू किया। ठीक है, अब पानी डालना शुरू किया, वो पानी इस सैंड के थ्रू जाएगा। ये चीज जो है वो आपको पता है कि फ्लो जो जनरली क्या होता है, फ्लो जो होता है दैट इज टोटल हेड, यानी हाई टोटल हेड से लेकर लो टोटल हेड की तरफ हमारा पानी जो है वो फ्लो करता है। ये चीज आपको क्लियर होगी कहां पे, फ्लूइड में क्लियर होगी। ठीक है, अच्छे से क्लियर कहां पे होगी, फ्लूइड में होगी, किस तरह से ये होता है। अब आपको ये चीज पता होगी, एक तो डेटम से निकली हुई एक हाइट होती है, ठीक है, जिसको हम एलिवेशन कहते हैं, फिर होता है हमारा प्रेशर हेड, फिर होता है हमारा वेलोसिटी हेड। ठीक है, और ये वेलोसिटी हेड सॉइल में जनरली क्या रहता है, नेग्लिजिबल रहता है। ये चीज आपको क्या पता है। ठीक है, इस पूरे को मिला के ही क्या बनता है, हमारा टोटल हेड बनता है। तो हाई टोटल हेड से लेकर लो टोटल हेड की तरफ हमारा क्या करता है, फ्लूइड जो है वो फ्लो करता है। इतनी चीज क्लियर होगी। तो जब ऐसा किया उन्होंने, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे हाई टोटल हेड है और यहाँ पे लो टोटल हेड है, तो पानी जो है जनरली क्या करेगा, ऊपर से लेकर नीचे को फ्लो करेगा। और बाय आपको पता भी है कि आप ऊपर से जब पानी डालोगे तो बाय द एक्शन ऑफ ग्रेविटी ये क्या करेगा, जनरली नीचे ही जाएगा। ठीक है, और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि हाई टोटल हेड से लेकर लो टोटल हेड की तरफ हमारा फ्लो जो है होता है। समझ में आया इतनी सी पॉइंट। ग्लास ट्यूब देखा, ग्लास ट्यूब में रेत भरी थी, ऊपर से पानी डाला, तो उन्होंने देखा कि पानी को उन्होंने क्या किया, एक कंटेनर में कलेक्ट किया। ठीक है, अब मान लो कि उन्होंने कलेक्ट किया 100 ml। ठीक है, 100 ml उन्होंने कनेक्ट किया, और उन्होंने बोला कि 25 सेकंड में ये हमारा 100 ml जो है यहाँ पे कलेक्ट होता है। क्लियर हो गया। तो यानी उन्होंने क्या फाइंड आउट किया, उन्होंने फ्लो रेट को कैलकुलेट किया। फ्लो रेट को क्या किया उन्होंने, मेजर किया बाय प्रोसेस। ये वाला जो एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने जनरली ऑब्जर्व किया ये चीज। और डिफरेंट चीजें जैसे कि हेड डिफरेंस को देखना, लेंथ को चेंज करना, और साथ में जो हमारा एरिया है उस पर भी क्या करता है हमारा जनरली जो है डिस्चार्ज जो है मैटर करता है, डिपेंड करता है। यानी तो उन्होंने कंक्लूड किया, जब हमारा फ्लो हो रहा है थ्रू अ पोरस मीडियम में बहुत सारी ऑब्जर्वेशन भी उन्होंने ली। क्या ली, बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेशन देखी उन्होंने, और साथ साथ में उन्होंने अजम्पशंस भी बहुत सारी ली है कि जो भी हमारा पानी होगा वो पानी सिर्फ पानी के थ्रू ही फ्लो करेगा। यानी हमारी जो सैंड होगी, हमारी जो भी सॉइल होगी, जो भी हमारा मटेरियल होगा बीच में, वो क्या रहना चाहिए, फुल्ली सैचुरेटेड रहना चाहिए। फुल्ली सैचुरेटेड क्यों रहना चाहिए, ये चीज आपको आगे फर्दर जो है क्लैरिफाई हो जाएगी कि फुल्ली सैचुरेटेड का केस क्यों लिया गया। ठीक है, समझ में आया। फुल्ली सैचुरेटेड होना चाहिए, जो भी हमारा फ्लो है वो क्या होना चाहिए, लेमिनार होना चाहिए। लेमिनार फ्लो शुड बी देयर। तो यानी लेमिनार कंडीशन को वहां पे एप्लीकेबल होना चाहिए। दीज आर द अजम्पशन। ठीक है, पहली चीज जो हमको किसने बोली है, हमको ये बोली डार्सी जी ने, यानी हेनरी डार्सी भी आप इससे डिनोट कर सकते हो, आपको पूरा नाम नहीं लेना। यू कैन से कि हेनरी डार्सी ने जनरली हमको ये अजम्पशन जो है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिगार्डिंग द डार्सी लॉ। ठीक है, अब ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन में, एसएससी के क्वेश्चंस में भी अजम्पशन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, और भी बहुत सारे ऐसे पेपर्स है जहां पे हमारे पास एजेई के पेपर होते हैं, तो उसमें भी क्या है जनरली हमारी अजम्पशन जो है डार्सी लॉ के रिगार्डिंग पूछी जाती है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि फुल्ली सैचुरेटेड जो है
हमारी सॉइल होनी चाहिए, जो भी हमारा मटेरियल है बीच में, लेमिनार कंडीशन होनी चाहिए, हमारा रेनॉल्ड्स नंबर जो है वो कम से कम होना चाहिए, ठीक है, लेस देन 1 होना चाहिए हमारा जनरली हमारा लेमिनार कंडीशन। अब रेनॉल्ड्स नंबर क्या है, वो ये शो करता है कि जो हमारा फ्लो है वो, ये भी हमारे फ्लूइड में अच्छे से क्लियर होगा कि हमारा जो फ्लो है जनरली वो क्या आएगा, या तो वो लेमिनार होगा, क्या वो ट्रांजिशन स्टेट में, या फिर वो टर्बुलेंट है, यानी जैसे आप टर्बुलेंस क्रिएट करते हो ना पानी में, जैसे आप हाथ से करते हो, तो वही चीज जो है यहाँ पे एक अच्छी डेफिनेशन के साथ यहाँ पे बताएगी कि रेनॉल्ड्स नंबर हमें ये शो करेगा कि फ्लो लेमिनार है या कुछ है। तो इसमें मतलब कि जो रेनॉल्ड्स नंबर है वो लेस रहना चाहिए, सॉइल जो है वो फुली सैचुरेटेड रहनी चाहिए, और हमारी जो सॉइल है बेसिकली वो ना डिफरेंट लेयर्स में नहीं होनी चाहिए, वो स्ट्रेटिफाइड सॉइल नहीं होनी चाहिए, वो होनी चाहिए होमोजेनियस सॉइल, यू कैन से कि सेम रहनी चाहिए ओवरऑल। जब भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो ओवरऑल जो हमारी सॉइल है वो होमोजेनियस रहनी चाहिए। क्लियर हो गया, ये दूसरा हमारा असम्पशन है। तीसरा क्या है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। ऐसा फ्लूइड होना चाहिए कि जनरली जो हमारे फ्लूइड्स रहते हैं वो इनकम्प्रेसिबल रहते हैं, जैसे कि हम पानी की बात करते हैं तो वाटर क्या है, इनकम्प्रेसिबल है, तो वही चीज बोली कि इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड रहना चाहिए, और नॉट समर क्या रहना चाहिए, जनरली लेस रहना चाहिए, और जो सॉइल है वो फुली क्या रहनी चाहिए, सैचुरेटेड रहनी चाहिए। ये क्या है, असम्पशन है। जब ऐसा होगा तो उन्होंने कंक्लूड किया जो पानी होगा हमारा, जो फ्लो होगा, ठीक है, जो हमारा फ्लो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा हमारे, जैसे कि यहाँ पे देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शन ना, ये वाला देखो, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन उन्होंने निकाला। क्या बोला उन्होंने, जो भी हमारा फ्लो है वो फ्लो जो भी हमारा फ्लो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, यहाँ पे सबसे पहली बात हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के, किसके, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के, और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के एरिया के हैं और लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये चीज किसने बोली, हमको डार्सी ने बोली। समझ में आया क्या चीज बोली उसने, क्या क्या सब कुछ, ये सारे एक्सपेरिमेंट क्या क्या उन्होंने फॉलो किए, उन्होंने बहुत सारी चीजें चेंज की, फिर जाके उन्होंने एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन जो है हमको दी, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है उन्होंने हमको दी है। ठीक है, समझ में आया ये चीज। अच्छा, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट बेसिकली होता क्या है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जो होता है ना, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट वो होता है हेड लॉस पर यूनिट लेंथ। हेड लॉस पर यूनिट लेंथ को क्या बोलते हैं हम, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट बोलते हैं। और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट को आप किस तरह से दिखाते हो, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आई चीज, ठीक है। हेड लॉस क्या है, अब मान लो हमारे पास क्या है, ये एक तरह का एक्सपेरिमेंट मैं आपके सामने दिखा रहा हूं, ठीक है। अब आपको मुझे इसका जवाब देना है, ठीक है। ये जो है आपको ये चीज जो है मुझे बतानी है, क्या ये हमारा क्या है, पोरस मटेरियल है, कोई भी मान लो सॉइल है। अब मुझे बताओ क्या यहाँ पे फ्लो होगा, क्या यहाँ पे फ्लो होगा, यस या नो। अगर जिसने यस बोला है तो वो बिल्कुल गलत है। देखो, जब भी आप दो उल्टे ट्रायंगल का थोड़ा सा भी अगर डिफरेंस होगा तो वहां पे फ्लो होगा, अदरवाइज वहां पे फ्लो नहीं होगा। अब यहाँ पे जो हमारा दो उल्टे ट्रायंगल का डिफरेंस है वो बिल्कुल जीरो है, जीरो के मुताबिक है। और फ्लो के बारे में मैंने आपको बताया कि टोटल हाई हाइट से लेकर लो हाइट तक जाता है। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे अगर मैं इसको डेटा मानूं तो डेटम से एक सर्टेन हाइट पे हमारे दो उल्टे ट्रायंगल है। अगर ये सर्टेन हाइट हमारी सेम है, यानी h0 अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं, अगर ये सेम है तो फ्लो जो है नहीं होगा। ये चीज आपको पता है, ठीक है। अगर यहाँ पे होता हमारा उल्टा ट्रायंगल, अब हमारा h0 माइनस h में थोड़ा सा डिफरेंस आ गया। ये डिफरेंस कितना है, इसका डिफरेंस मैं मान लू h2, तो H2 डिफरेंस के कारण यहाँ पे पानी जो है वो फ्लो करेगा। इतनी चीज क्लियर होगी। तो एक तो चीज हमारी हेड लॉस, ठीक है। और जैसे जैसे हमारी लेंथ जो है बढ़ती जाएगी, हमारा जो है हेड लॉस जनरली आपको ये चीज देखने को मिल रही है ना कि I इज इक्वल टू हेड लॉस डिवाइडेड बाय द लेंथ, यानी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, लेंथ के, और हेड लॉस के हमारे क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मींस टू से मान लो आपने यहाँ पे जो हमारा डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा है, वो डिफरेंस जो है वो बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से क्या होगा, इस डिफरेंस को वो क्या करना चाहता है, भरना चाहता है। कौन भरना चाहता है, पानी भरना चाहता है। अगर ये डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा तो पानी जो है वो बहुत तेजी से फ्लो करेगा। इतनी चीज तो आपको बताइए ना। अगर ये हमारा डिफरेंस जो है बहुत कम होगा तो हमारा जो पानी है वो इतनी स्पीड से नहीं जाया जाएगा जितनी स्पीड में पहले वाले केस में जाएगा। ये चीज तो क्लियर है ना। ये चीज हमारे को समझ में आ गई। दूसरा क्या है, हमारा लेंथ। अब ये चीज आपको सीधी पता लगी कि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी आप अगर लेंथ बढ़ा दोगे तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, उस टाइम पे कम हो जाएगा। अब ये चीज आपको मैंने बता दी, ठीक है। तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के बारे में आपको पता लग गया कि उसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। हेड लॉस डिवाइडेड बाय लेंथ जो है वही हमारे पास क्या होता है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होता है। हेड लॉस किस तरह से निकालोगे, h0 माइनस जो भी हमारा h2 होगा, जो भी हमारे पास यहाँ पे दूसरा वाला होगा, उन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास हेड लॉस आएगा, ठीक है। बड़ा कौन सा होगा, h1 हमारे पास क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। यू कैन राइट h1 माइनस h2 डिवाइडेड बाय जो भी उसकी लेंथ होगी, फॉर एग्जांपल 1 मीटर है, 2 मीटर है, या फिर सेंटीमीटर में है, जो भी आपको, तो वो चीज जो है आपको पता लग जाएगी। क्लियर हो गया। अच्छा, दूसरा क्या इसका कोई यूनिट होगा, हेड लॉस बेसिकली क्या है, एक तरह का हेड ही है ना। हेड किस में होगा, मीटर में होगा, लेंथ किस में होगी, मीटर में होगी। तो क्या इसका यूनिट रहेगा, नहीं। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का कोई भी यूनिट नहीं रहेगा, ये यूनिटलेस है, ये यूनिटलेस है। समझ में आया इतना सा पॉइंट। अब क्या बोला है उसने, हमको बोला है कि जो यहाँ पे नोटेशन क्या दे रखी है कि क्यू को किस तरह से किया है, डिस्चार्ज और क्वांटिटी ऑफ द वाटर फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, ठीक है, पर यूनिट टाइम। के क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी मीटर पर सेकंड में होती है। के जो है जनरली बेसिकली के जो है उसकी जो यूनिट्स होती है वो वेलोसिटी के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, वेलोसिटी की नहीं रहती, मीटर पर सेकंड रहती है। आई क्या है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है, जो जनरली क्या रहता है, डायमेंशनलेस रहता है। ई क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया परपेंडिकुलर टू द फ्लो। अब ये चीज भी मैं आपको बताता हूं अभी क्या है। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि वो डेफिनेशन में क्या बोलना चाह रहा है कि डार्सी लॉ इज अ फंडामेंटल लॉ इन अ सॉइल मैकेनिक्स, ठीक है, जो क्या स्टेट करता है, द रेट ऑफ अ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू अ सैचुरेटेड सॉइल। अब सैचुरेटेड सॉइल इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पे लिखा भी है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट प्रोवाइडेड द फ्लो इज लैमिनार एंड सॉइल इज होमोजेनियस। तो ये क्या होगी हमारे पास, असम्पशंस। दीज आर द असम्पशंस जो कि क्या है हमारे एक्सपेरिमेंटल को इजी करने के लिए बनाई गई है। इतना समझ में आया। तो डार्सी ने हमारे को क्या बोला कि जो हमारा डिस्चार्ज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के, और साथ में किसके, एरिया के। तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इस तरह से लिख सकता हूं, डिवाइडेड बाय द लेंथ, ये चीज मैंने आपको बता दिया, मल्टीप्लाई बाय हमारा एरिया के बराबर है, ठीक है। ये किसने बोला हमको, ये डार्सी लॉ से हमको ये चीज पता चली। क्लियर हो गया। अब मुझे डायरेक्टली प्रोपोर्शन का अगर साइन हटाना है, प्रोपोर्शनलिटी का मुझे साइन हटाना है, तो मुझे एक ऑप्शन देना पड़ेगा। तो Q विल बी इक्वल्स टू, हमारे पास यहाँ पे एक कोएफिशिएंट आता है जिसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, के बोलते हैं। ये चीज मैंने आपको पहले बताई। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट में हमारे पास जो डेल्टा एच है, वो डेल्टा एच क्या है, वो हमारे पास क्या है, ये ऐसा हेड है जो कॉज कर रहा है क्या, कॉजिंग फ्लो। जो फ्लो का कॉज करने वाला हमारे पास क्या है, हेड है। समझ में आई ये चीज आपको, ठीक है। अब इसको मैं किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, आई से मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं, और साथ में एरिया। अभी एरिया क्या है, परपेंडिकुलर टू द फ्लो क्या है। जैसे कि आपने ये एक्सपेरिमेंट देखा, इस एक्सपेरिमेंट में जो हमारा पानी जा रहा है वो पानी का फ्लो क्या है,
इस तरह से पानी का फ्लो है। अब इस पानी के फ्लो की जो परपेंडिकुलर एरिया यानी ये वाला एरिया है, इस एरिया की बात की है, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात की है, ये वाला पॉइंट की बात की है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा ओवरऑल एरिया हो गया। इस एरिया को क्या किया डार्सी ने कंसीडर किया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी आपको पता लग जाएगा क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यू कैन से कि Q इज इक्वल टू के आई ए, समझ में आया। तो ये क्या हो गया हमारे पास डार्सी लॉ हो गया। बहुत जगह देखा होगा आपने इस तरह से डार्सी लॉ, जहां पे के क्या है हमारे पास, यू कैन राइट कि के जो है दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। आई क्या है हमारे पास, इट इज द डेल्टा एच अपॉन एल, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम हाइड्रोलिक ग्रेडियंट से, समझ में आया। ए क्या है हमारे पास, इट इज द एरिया ऑफ अ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ अ क्रॉस सेक्शन। क्लियर हो गया इतनी सी बात। तो इस तरह से इसकी क्या है छोटी सी डेरिवेशन है जो कि मैंने आपको यहाँ पे बता दी। वही मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है यहाँ पे भी लिखा है और इसकी नोटेशन भी यहाँ पे मैंने अच्छे से लिखी है, ठीक है। सेकंड ऑफ ऑल क्या बोला इसने, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है, एच अपॉन एल, यानी डेल्टा एच अपॉन एल जो है आप उस तरह से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। समझ में आया। जहाँ पे डेल्टा एच क्या है यहाँ पे हेड लॉस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, जो कि चीज मैंने आपको बताई, और एल क्या है लेंथ ऑफ द सॉइल सैंपल, और जो भी हमारा फ्लो पाथ है उस चीज को रिप्रेजेंट करता है एल, ठीक है। मीटर मीटर में ये मैंने साथ में यूनिट्स भी इसके लिख दिए, समझ में आपको, ठीक है। यानी जो हमारी इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, ऐसा यूनिट विल भी नहीं, इसकी आई की क्या है कोई भी हमारी ऐसा यूनिट नहीं होगी, वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ठीक है। और साथ में ये डेरिवेशन वगैरह भी है जो कि यहाँ पे आपको अजम्पशन भी दी है कि ऐसा अज्यूम करो कि सॉइल जो है सैचुरेटेड है, उसकी लेंथ एल है, एक कांस्टेंट हेड जो है वो मेंटेन किया हुआ है। कांस्टेंट हेड कैसे मेंटेन किया होगा, अब कई बार पूछते हैं। कांस्टेंट हेड मेंटेन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, जो भी हमारे पास सोर्स है ना उस सोर्स के पास आप एक और नलका लगा दो, ठीक है। मान लो यहाँ पे आप कलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पे आपने कलेक्ट किया, आपने एक एक्सपेरिमेंट किया, तो आपने क्या किया कि यहाँ से पानी जा रहा है, आपने यहाँ पे कोई भी सोर्स लगा दिया, ठीक है। अभी जो हेड है आपका ये कांस्टेंट है, जैसे कि ये हो गया, और यहाँ पे भी है, ठीक है। तो एक हेड जो है उन्होंने मेंटेन किया हुआ है, ये चीज क्या डेरिवेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हेड को मेंटेन किया हुआ है और वाटर फ्लो अंडर दिस हेड डिफरेंस, ठीक है। ये हेड डिफरेंस मान लो h मान लिया मैंने, ठीक है। तो उसी बेस में किया हाइड्रोलिक ग्रेडियंट यानी आई को बोल रहा है, अज्यूम द कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी यानी k को बोल रहा है, एरिया यानी a को बोल रहा है। सो डिस्चार्ज की वैल्यू जो है इस तरह से आएगी, ये डेरिवेशन जो है यहाँ पे लिखी है, क्लियर हो गया, ठीक है। ये क्या है नेक्स्ट हमारी द कंडीशन फॉर द वैलिडिटी ऑफ अ डार्सी लॉ, ठीक है। ये अजम्पशंस भी है और इंपॉर्टेंट भी है, जैसे कि फ्लो मस्ट बी लैमिनार, रेनॉल्ड्स नंबर क्या रहना चाहिए, जनरली कम रहना चाहिए 1 से। बस आप इतना से समझो रेनॉल्ड्स नंबर से रिलेटेड कि रेनॉल्ड्स नंबर अगर कम रहेगा 1 से तो वो केस क्या होगा हमारा लैमिनार का केस होगा। किसका होगा, लैमिनार का केस होगा। और इससे ऊपर रहेगा तो हमारा कौन सा केस होगा, टर्बुलेंट का केस होगा, ठीक है। बस अभी के लिए आप यही समझो कि लैमिनार कब होगा, जब रेनॉल्ड्स नंबर लेस देन 1 होगा किसी भी सॉइल के लिए, तो उस केस में जो हमारा फ्लो होगा, जो हमारा पानी का फ्लो है वो जनरली क्या रहेगा, लैमिनार रहेगा। उससे ऊपर चल जाएगा तो टर्बुलेंट रह जाएगा, क्लियर हो गया। सॉइल शुड बी फुली सैचुरेटेड, सॉइल जो है वो फुली जो है सैचुरेटेड रहनी चाहिए। क्यों, अब 2 केस देखते हैं, ठीक है। समझने के लिए इसको 2 केस में देखते हैं, यहीं पे मैं आपको बता देता हूं। मान लो एक जो है हमारे पास इस तरह से कोई भी मटेरियल है, ठीक है, मैं इन दोनों को ड्रॉ कर लेता हूं। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, सॉइल है, हमारे पास क्या है, सॉइल। अब सॉइल में आपको पता है वॉइड्स भी होते हैं, ये चीज आपको मैंने पहले भी क्लियर किया है ना। सॉइल में क्या होंगे, वॉइड्स होंगे, एयर होगी, पानी होगा, ठीक है। ये क्या है, एक नेचुरल कंडीशन है, इट इज अ नेचुरल कंडीशन। क्या है, नेचुरल कंडीशन में हमारी सॉइल है, ठीक है। नेचुरल कंडीशन में यानी ये जो है ये फुली सैचुरेटेड नहीं है, ये पार्शियली सैचुरेटेड है। ये वाली सॉइल जो है इट इज अ पार्शियली सैचुरेटेड, और ये जो है वो फुली सैचुरेटेड है, फुली सैचुरेटेड है, ठीक है। ये क्या है, हमारी फुली सैचुरेटेड है। अब मैंने यहाँ पे पानी डाला, ठीक है, दोनों साइड से यहाँ से बंद है, पानी डाला और यहाँ से पानी हमने कलेक्ट कर लिया, यहाँ से भी पानी डाला और यहाँ से भी हमने कलेक्ट कर लिया। अब इसकी वॉइड्स में क्या रहेगा, जनरली जो इसकी वॉइड्स है, हमारी जो वॉइड्स है उसमें क्या रहेगा, एयर रहेगी, साथ में क्या रहेगी हमारी वाटर रहेगा, क्लियर हो गया। सेकंड ऑफ ऑल इसकी वॉइड्स में क्या है, फुली जो है यहाँ पे क्या है, पानी है, ठीक है। अब मुझे बताओ इन दोनों केसेस में परमेबिलिटी किसमें ज्यादा रहेगी, क्या वो केस नंबर 1 में रहेगी या फिर वो केस नंबर 2 में रहेगी, ये चीज आपको बतानी है मुझे। तो अगर जिसने बोला केस नंबर 1 में सही रहेगी, केस नंबर 1 में ज्यादा रहेगी, तो वो बिल्कुल गलत है, और केस नंबर 2 वाले बिल्कुल करेक्ट है। क्यों, देखो जब भी हमारी ये वॉइड्स है, छोटे छोटे जो छेद है, इन छेद में क्या है, एयर पॉकेट्स है ना, एयर है, इसमें हवा है। तो सबसे पहले क्या होगा, पानी पहले इस हवा को आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है, यहाँ पे हवा है। एक जो एयर है ये एंट्रैप गैसेस जो है जनरली एक तरह का रेजिस्टेंस जो है इस पानी को मतलब रेजिस्टेंस से ओवरकम करके उसे निकलना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे तो जो वॉइड्स है वो जनरली पानी से भरे हैं, तो पानी से पानी भरे तो वहां पे रेजिस्टेंस जो है उनको कम मिलता है। दैट इज वाई ये जो अभी मैंने छोटा सा एक्सप्रेशन दिया है, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा कि एयर की वजह से जो एक रेजिस्टेंस है पानी को वो देखने को मिलता है, जिसकी वजह से परमेबिलिटी वहां पे कम रहती है और यहाँ पे क्या रहती है, ज्यादा रहती है, ठीक है। ये चीज क्लियर होगी। अब परमेबिलिटी कम या ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, रेनॉल्ड्स नंबर जो है वो बढ़ने लग जाता है। रेनॉल्ड्स नंबर क्या रहता है, जनरली बढ़ने लग जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से हमारा जो परमेबिलिटी है वो कम हो जाएगी। सेकंड ऑफ ऑल हमको क्या चाहिए, लैमिनार फ्लो चाहिए। लैमिनार फ्लो तभी मिलेगा जब हमारे पास क्या है कि पानी जो है वो फुली सैचुरेटेड मिलेगा, क्लियर हो गया। तो लैमिनार के केस में ये चीज क्लियर होगी कि लैमिनार होगा, रेनॉल्ड्स नंबर नहीं बढ़ेगा, एयर पॉकेट है, इसकी वजह से। सॉइल शुड बी होमोजेनियस, एक जैसी सॉइल रहनी चाहिए। मान लो कि डिफरेंट सॉइल्स है, अब मैंने आपको ये चीज बताई थी कि डिफरेंट सॉइल्स की परमेबिलिटी डिफरेंट रहती है, तो दैट इज वाई जो हमारे को सॉइल चाहिए वो होमोजेनियस चाहिए, क्लियर हो गया है ना। थ्रू आउट एवरीथिंग जो है सॉइल में वो बिल्कुल सेम साइज चाहिए। तो ये चीज क्या होगी, हमारी यहाँ पे अजम्पशन है कि फुली सैचुरेटेड होनी चाहिए, होमोजेनियस होनी चाहिए। टेम्परेचर एंड विस्कोसिटी, इन दोनों का क्या इफेक्ट है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो पानी पतला होगा, पानी पतला होगा यानी विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी उस केस में। सो हम नहीं चाहते कि टेम्परेचर बढ़ने से विस्कोसिटी कम हो, विस्कोसिटी कम होने से रेनॉल्ड्स नंबर हमारा बढ़े। समझ रहे हो, सब कुछ कनेक्टेड है ना। रेनॉल्ड्स नंबर हमारा बढ़े, जिसकी वजह से होगा क्या, फ्लो जो है वो टर्बुलेंट की तरफ चल जाएगा और हमारा डार्सी लॉ वहां पे क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, वहां पे वैलिड नहीं होगा। तो हम नहीं चाहते कि टेम्परेचर भी उसका बढ़े, विस्कोसिटी भी कांस्टेंट रहे, कोई भी केमिकल इंटरेक्शन ना हो सॉइल और पानी के बीच में। अगर कोई भी केमिकल इंटरेक्शन हो, फॉर एग्जांपल कोई भी मतलब जैसे कोई भी केमिकली कोई भी इसमें अगर कोई भी चीज, देखो जनरली हमें फाइंड आउट क्या करना है, डिस्चार्ज फाइंड आउट करना है। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर जो होगा तो उसकी वजह से डिस्चार्ज पे फर्क पड़ेगा, तो वो चीज जो है हमारी सेटिस्फाई नहीं होगी। तो हम नहीं चाहते कि ऐसा होगा, क्लियर हो गया। तो ये सारी असम्पशन जो है आपको पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। सेकंड ऑफ ऑल अब हम यहाँ पे बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पे आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जो हमारा, मैंने आपको ये चीज बताई थी कि फ्लो जो हो रहा है जनरली, जो हमारा फ्लो होता है वो क्यों होता है, हमारा फ्लो जो होता है किसी भी पोरस मटेरियल के वॉइड्स के थ्रू होता है, ठीक है। जैसे कि हमारा ये पोरस मटेरियल है वो वॉइड्स के थ्रू ही क्या होगा, पास होगा, है ना, पानी जो है यहाँ से पास होगा, ठीक है। लेकिन जब आपने डार्सी लॉ पढ़ा है तो डार्सी लॉ में आपने क्या देखा, Q इज इक्वल टू के
आई मल्टीप्लाई बाय ए। अब ये ए इंपॉर्टेंट क्यों है यहाँ पे, एरिया ऑफ अ क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, यानी जो हमारा फ्लो हो रहा है उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जितना भी हमारा एरिया है, इस एरिया को हमारे क्या है, डार्सी साहब ने, हेनरी डार्सी ने कंसीडर किया है कि नहीं, कंसीडर किया। ये चीज मैं आपको पहले से बोल रहा हूँ कि जो फ्लो हो रहा है वो थ्रू अ वॉइड्स हो रहा है, किससे हो रहा है, थ्रू अ वॉइड्स हो रहा है, थ्रू अ वॉइड्स, ठीक है, थ्रू थ्रू वॉइड्स हो रहा है जनरली, ठीक है। यू कैन से कि भाई जो फ्लो है वो तो वॉइड से हो रहा है। आपने जो एरिया लिया है वो तो आपने पूरी सॉइल मटेरियल का लिया है जो भी इसके बीच में आ रहा है। तो आप बोलोगे सर इतना बड़ा साइंटिस्ट है तो उसने एरिया जो लिया है वो थ्रू वो पूरे का लिया है, उसने इंटरकनेक्टेड हमारे वॉइड्स का एरिया तो लिया ही नहीं है। तो अगर जो आप अगर जो इंटरकनेक्टेड वॉइड्स का एरिया अगर फाइंड आउट करने जाओगे ना तो आप वो बहुत ज्यादा इंपॉसिबल है, ठीक है, सुबह से लेकर शाम हो जाएगी, लेकिन यू कैन नॉट फाइंड द एरिया ऑफ इंटरकनेक्टेड वॉइड्स। आप उसका एरिया जो है वो वहां पे फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो इस टाइम पे जो हमारे पास दो कॉन्सेप्ट आते हैं, एक तो आता है डार्सी की वेलोसिटी और दूसरा आता है हमारा एवरेज वेलोसिटी, यानी जो एक्चुअल वेलोसिटी है, ठीक है, एक्चुअल वेलोसिटी जो हमारी जनरली जो है ये दो वेलोसिटीज है, ठीक है, एक तो डार्सी वेलोसिटी होगी, दूसरा कौन सा होगा हमारे पास सीपेज वेलोसिटी होगी, ठीक है। अब ये दोनों कॉन्सेप्ट कहां से आते हैं, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कि Q इज इक्वल टू के आई ए, ठीक है, इस ए को नीचे ले आओ तो Q अपॉन ए इज इक्वल टू के आई, ठीक है, और ये Q अपॉन ए ही क्या होती है हमारी, इट इज नोन एज अ डार्सी वेलोसिटी, डार्सी वेलोसिटी बोलते हैं इसको, समझ में आया, इसको डार्सी वेलोसिटी की बोलते हैं, इसको वी बोलते हैं, ठीक है, वी डी भी बोल सकते हैं आप इसको, या फिर आप वी से ही रिप्रेजेंट करो इसको, वो ज्यादा सही रहेगा कि वी डार्सी वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू Q अपॉन ए जो है हमारी डार्सी वेलोसिटी होती है। अभी जो डार्सी वेलोसिटी है जनरली ये क्या कैलकुलेट कर रही है, ये कैलकुलेट कर रही है हमारे एक तो इंटरकनेक्टेड वॉइड्स को कैलकुलेट कर रही है, साथ में जो हमारी पार्टिकल्स हैं इनको भी हमारे को क्या करना है, इनको भी ये काउंट कर रही है जनरली, है ना, जो कि क्या है वो हमारे लिए ज्यादा फिजिबल है एज कंपेयर टू अगर आप इंटरकनेक्टेड वॉइड्स को कैलकुलेट करने जाओगे, उसका एरिया आप कैलकुलेट करने जाओगे तो वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, इंपॉसिबल हो सकता है। तो आप क्या बोल सकते हो कि इन द डार्सी जो हमारे पास डार्सी से आने वाली, डार्सी लॉ से आने वाली जो हमारी वेलोसिटी है वो एक तरह की डार्सी वेलोसिटी है जो काउंट करती है पार्टिकल्स को भी और पार्टिकल्स के अंदर इंटरकनेक्टेड वॉइड्स को भी वो क्या करती है, काउंट करती है। इतना क्लियर हो गया। लेकिन जो हमारा पानी है वो किससे पास हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ वॉइड से पास हो रहा है ना, सिर्फ और सिर्फ किससे हो रहा है, हमारा वॉइड से पास हो रहा है। ये चीज आपको क्लियर होगी यहाँ से। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम सीपेज वेलोसिटी, ठीक है। सीपेज वेलोसिटी क्या होगी, जो कि पानी फ्लो कर रहा है थ्रू वॉइड से, वो इंटरकनेक्टेड वॉइड से जो हमारा पानी फ्लो कर रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, सीपेज वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। द वेलोसिटी थ्रू द पोर्स कैन बी रेफर्ड एज सीपेज वेलोसिटी, और उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, वीएस से रिप्रेजेंट करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये चीज जो है यहाँ पे मैंने लिखी है कि डार्सी लॉ में जो भी यूज हुई है वेलोसिटी, ठीक है, जैसे कि डार्सी वेलोसिटी, डिस्चार्ज वेलोसिटी या फिर आप बोलो सीपेज वेलोसिटी वर्सेस द एक्चुअल वेलोसिटी। तो व्हाट वेलोसिटी डज द डार्सी लॉ गिव्स, पहली बात तो जो डार्सी लॉ है वो कौन सी वेलोसिटी देता है, वो हमारे को डिस्चार्ज वेलोसिटी देता है, जिसको हम सुपरफिशियल या फिर एवरेज वेलोसिटी भी बोलते हैं, ठीक है। व्हाट इज द व्हिच इज द रेट ऑफ अ डिस्चार्ज पर यूनिट टोटल एरिया ऑफ अ क्रॉस सेक्शन ऑफ द सॉइल सरफेस। ये चीज मैंने आपको बता दी कि v इज इक्वल टू q अपॉन जो एरिया है दैट इज नोन एज हमारे पास क्या, इसको बोलते हैं हम डिस्चार्ज वेलोसिटी या फिर क्या बोल सकते हैं इसको, डिस्चार्ज वेलोसिटी या फिर आप इसको बोल सकते हैं डार्सी वेलोसिटी। समझ में आया आपको डार्सी वेलोसिटी क्या है, ठीक है। डिस्चार्ज वेलोसिटी इसका एक्सप्रेशन मैंने आपको बता दिया, जहां पे डिस्चार्ज या फिर डार्सी वेलोसिटी v वो इस तरह से मीटर पर सेकंड में दिखाई जाती है। टोटल फ्लो रेट थ्रू द सैंपल विल बी q, टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया जो कि यूनिट है वो क्या हो गया हमारे पास, दैट इज द ए। समझ में आपको कि v इज इक्वल टू q अपॉन a। ये चीज आपको मैंने बता दी कि ये है हमारे पास डिस्चार्ज वेलोसिटी जो कहां से आती है, डार्सी लॉ से हमारे पास आती है, ठीक है। बट साथ में क्या बोला कि जो पानी है वो तो सिर्फ वॉइड से पास करता है। इन रियलिटी वाटर डज नॉट फ्लो थ्रू द एंटायर एरिया, पूरे एरिया से नहीं वो फ्लो करता है, वो कहां से करता है, सिर्फ वॉइड्स के बीच में जो भी स्पेस है उसके बीच से निकलता है। सो एक्चुअल फ्लो वेलोसिटी जो है वो जनरली क्या रहती है, हाई रहती है। ऐसा क्यों, देखो जो भी हमारी एक्चुअल वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी जनरली क्या है, डिस्चार्ज अपॉन द एरिया, है ना। ये एरिया ज्यादा होने की वजह से वेलोसिटी क्या रहेगी, जनरली कम रहेगी। लेकिन जो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ स्पेस जो हमारे पास स्पेस का एरिया होगा, यानी ए एरिया ऑफ द वॉइड जो होगा वो जनरली क्या रहेगा, ए एरिया ऑफ द एक्चुअल जो है हमारे पास उससे जनरली क्या रहेगा, कम रहेगा, यानी एरिया ऑफ द वॉइड्स विल बी लेस, है ना। ये चीज आपको पता है, जिसकी वजह से क्या होगा, वेलोसिटी यानी वीएस जो हमारी वेलोसिटी होगी जनरली, जो हमारे पास एवरेज जो हमारे पास डार्सी वेलोसिटी है वो जनरली क्या रहेगी, लो रहेगी। लेकिन जो हमारे पास एक्चुअल वेलोसिटी है जो कि क्या है, हमारे पानी जो है फ्लो कर रहा है थ्रू द वॉइड्स, वो जनरली ज्यादा रहेगी, यानी अगर जो उसको मैं वीएस से रिप्रेजेंट करूं तो वीएस विल बी ग्रेटर देन द वी। इतनी चीज समझ में आ गई, वो चीज यहीं पे बताइए, ठीक है। सीपेज वेलोसिटी जनरली कहती है वीएस, वेयर वीएस इज इक्वल टू पोरोसिटी वगैरह, ठीक है। जनरली जो सीपेज वेलोसिटी, आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि वीएस जो है, अच्छा यहाँ पे मैं पूरी डेरिवेशन करता हूँ फिर आपको पता लग जाएगा। देखो जब भी हम यहाँ पे बात करते हैं दोनों वेलोसिटीज को अगर मुझे कंपेयर करना है, जैसे कि डिस्चार्ज वेलोसिटी, डार्सी वेलोसिटी भी बोल सकते हैं, और दूसरी कौन सी हमारे पास सीपेज वेलोसिटी, इन दोनों को मुझे कंपेयर करना है, ठीक है। सो आई कैन से कि जो हमारा डिस्चार्ज है, यहाँ पे लिखता हूँ डेरिवेशन, जो हमारा डिस्चार्ज है वो क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी, है ना, एरिया इनटू द वेलोसिटी जो है वो डिस्चार्ज है। क्लियर हो गया, ठीक है। हमें कंपेयर करना है तो डिस्चार्ज जो है वो दोनों केसेस में क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए यानी कांस्टेंट रहना चाहिए, ठीक है। तो डिस्चार्ज दोनों केसेस में सेम रहना चाहिए। क्यों, एक्चुअल एरिया एक्चुअल एरिया नहीं, ये किसके लिए है, जब हम थ्रू आउट द इस सॉइल के पूरे मास को अगर हम देख रहे हैं तो पूरे जंग को देख रहे हैं, वॉइड्स को भी और साथ में पार्टिकल को भी कनेक्ट करें तो ए इंटू वी, यू कैन राइट ए इंटू वी विल बी द डिस्चार्ज, ठीक है। एक दूसरा डिस्चार्ज है, दोनों से सेम आना चाहिए, ठीक है। तो एरिया कौन सा हो गया, वॉइड्स का एरिया हो गया, मल्टीप्लाई बाय जो भी वेलोसिटी है थ्रू द वॉइड्स, है ना, जो भी वेलोसिटी है जो सीप कर रही है, यानी वीएस से अगर जो से रिप्रेजेंट करूं तो वो इस तरह से लिख सकता हूं, आई कैन राइट ए वी वीएस। समझ में आया आपको। तो इन दोनों को बाय द कंटिन्यूटी इक्वेशन हम क्या बोल सकते हैं कि देखो जब एरिया हमारा बड़ा होगा तो वेलोसिटी कम होगी, एरिया हमारा कम होगा तो वेलोसिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ये चीज आपको क्लियर है, ठीक है। तो इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो ए मल्टीप्लाई बाय वी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ द वॉइड्स मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम थ्रू द वॉइड्स, वेलोसिटी थ्रू द वॉइड्स। क्लियर हो गया, इतनी सी बात, ये चीज आपको क्लियर होगी। अच्छा, सेकंड अपॉन हमको वीएस कैलकुलेट करना है तो आई कैन से वेलोसिटी इनटू एरिया अपॉन हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ द एक्चुअल वॉइड्स, है ना, और इज इक्वल्स टू वीएस। इसको और किस तरह से लिख सकता हूं मैं यहाँ पे कि वेलोसिटी इज इक्वल्स टू वीएस मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ द वॉइड्स डिवाइडेड बाय द
हमारे पास थ्रू आउट द एरिया, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया। अब इस वाली टर्म्स को देखते हैं, ए अपॉन वी अपॉन ए को, ठीक है, ए वी मल्टीप्लाई बाय ए, इन दोनों में मैं लेंथ को मल्टीप्लाई कर देता हूं, ऊपर भी नीचे भी, अगर जिनको काट देंगे तो वही एक्सप्रेशन वापस आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्या हो गया हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स, वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स, है ना, ये चीज है ना, एरिया ऑफ द वॉइड्स हो गया और साथ में मल्टीप्लाई हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास टोटल वॉल्यूम हो जाएगा। आपको इतना चीज समझ में आ रहा है ना कि ये हमारे पास एक सॉइल मटेरियल है, ठीक है, मतलब सॉइल का चंक है, और जब हमने बात की एवी की तो वो सिर्फ और सिर्फ किसको कंक्लूड कर रहा है, इसकी वॉइड्स को कंक्लूड कर रहा है। जब ए की बात की है वो थ्रू आउट दिस पूरा एरिया जो है उसको कंक्लूड कर रहा है। समझ में आया, यानी पानी एक्चुअली कहां से फ्लो किया और पानी जो डार्सी ने हमें बताया कि कौन से एरिया से फ्लो कर रहा है। सो ये वाला क्या हो जाएगा, ये हमारे पास टोटल एरिया हो जाएगा। ए इंटू एल क्या है हमारे पास, इट विल बी टोटल वॉल्यूम, है ना, इट विल बी टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम। अगर मैं इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है, हाँ, कोई रिलेशन बनाना है ना, तो उस चीज के लिए हम इस तरह से करते हैं। अब जब मैं वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम को देखूंगा तो ये क्या होता है, ये फॉर्मुला किसका होता है, ये चीज मैंने आपको पहले चैप्टर में बताई थी, इट इज नोन एज द पोरोसिटी। ये चीज आपको मैंने क्लियर की थी। सो अगर ये पोरोसिटी है तो आई कैन राइट की रिलेशन मेरे लिए कैसा हो जाएगा, इजी हो जाएगा देखना। तो v इज इक्वल टू vs मल्टीप्लाई बाय पोरोसिटी विल बी द एक रिलेशन, ठीक है। और इस रिलेशन में मुझे vs फाइंड आउट करना है, तो vs कैन बी रिटन एज वेलोसिटी अपॉन द पोरोसिटी, है कि नहीं। अच्छा, यहाँ पे जो हमारी वेलोसिटी का इस्तेमाल हुआ है, ये वेलोसिटी कौन सी वाली है हमारी वेलोसिटी, ये हमारे पास डार्सी वेलोसिटी है। n क्या है हमारे पास, इट इज द पोरोसिटी। यानी सीपेज वेलोसिटी को इजीली अगर मुझे डिफाइन करना है तो मैं बोल सकता हूं कि डार्सी की वेलोसिटी डिवाइडेड बाय जो पोरोसिटी है उससे मैं सीपेज वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकता हूं। अगर मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा ना सीपेज वेलोसिटी, तो मैं इस तरह से कैलकुलेट कर सकता हूं। इस तरह से क्यों किया, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि सर इस तरह से क्यों किया, एरिया में ही रहने देते हैं। तो एक बात मुझे बताओ, ये मेरे पास पूरा क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है, इस पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया को तो आप इजीली फाइंड आउट कर लोगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है आपको फाइंड आउट करने के लिए। पर जो इसका एरिया है ऑफ द वॉइड्स वो फाइंड आउट करके बताओ, कर पाओगे क्या, नहीं कर पाओगे। तो ऐसा रिलेशन बनाना इंपॉर्टेंट हो जाता है जहां पे एरिया का इंक्लूड नहीं हो, जहां पे डायरेक्टली आपको क्या मिले, एक वेलोसिटी मिले और साथ में पोरोसिटी मिले। किसी भी सॉइल की पोरोसिटी इजीली निकाल सकते हैं, मैंने आपको बताया किस तरह से निकाल सकते हैं, वेलोसिटी आप बड़े आराम से निकाल सकते हो। तो ये चीज जो है इजी हो जाती है। अगर जो मुझे वीएस फाइंड आउट करना है तो मैं एरिया के साथ नहीं खेल सकता हूं, वहां पे एरिया जो है कैलकुलेट करना थोड़ा सा इंपॉसिबल हो सकता है। तो आप क्या बोल सकते हो कि फाइंडिंग आउट द एरिया, यहां पे लिख सकते हो आप, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, यहां पे लिख दो, यू कैन राइट कि एरिया को अगर जो फाइंड आउट करने जाओगे तो एरिया ऑफ वॉइड्स वी कैन नॉट बी, ऐसे लिख सकते वी, ऐसे लिखो वी हैव एरिया ऑफ जो वॉइड्स है बेसिकली। आप क्या लिखोगे कि सबसे पहली बात ऐसे बोल सकते हैं कि जो डार्सी है वो हमको कौन सी एरिया देता है, इसको इस तरह से लिखो, ठीक है, कि डार्सी गिव्स डार्सी वेलोसिटी, या फिर क्या बोल सकते हो उसको, डिस्चार्ज वेलोसिटी हमें देता है, बट बट वी हैव टू फाइंड द ट्रू वेलोसिटी, ठीक है, हमको ट्रू वेलोसिटी जो है वो वहां पे फाइंड आउट करनी पड़ती है। फॉर दैट we need to find the area of voids, which is impossible। समझ में आया ये चीज मैंने क्या लिखी है कि डार्सी डिस्चार्ज वेलोसिटी देता है, पर हमारे को तो फाइंड आउट करनी है ट्रू वेलोसिटी, उसके लिए हमें चाहिए एरिया ऑफ द वॉइड्स, और जिसको ढूंढना क्या है, इम्पॉसिबल है। सो हम इसलिए इस चीज के लिए करते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, ये जो फॉर्मूले वगैरह सब कुछ मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, बस थोड़े बहुत जो पॉइंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो आपको समझ में आ गया, ठीक है। डेरिवेशन समझ में आई किस तरह से आई, क्यों लिया है, क्यों ये चीजें की है, मैंने आपको बता दी। तो सीपेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा हमारे पास, दैट विल बी इक्वल टू हमारे पास डिस्चार्ज वेलोसिटी या फिर डार्सी वेलोसिटी डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या होता है, पोरोसिटी। ये चीज आपको पता लगी है, क्या हो गया, ये सीपेज वेलोसिटी होगी। और ये सीपेज वेलोसिटी क्या है, इट इज एन एक्चुअल वेलोसिटी, है ना। एक्चुअल वेलोसिटी कहां से हो रही है, ये वॉइड से हो रही है। तो हमारे पास एक्चुअल वेलोसिटी जो रहेगी वो जनरली हायर साइड पे रहती है एज कंपेयर टू वेलोसिटी। समझ में आया। अब इस रिलेशनशिप को देखिए, आप क्या बोल सकते हो कि वेलोसिटी जो है अगर वो बढ़ गई, अगर वेलोसिटी हमारी बढ़ गई तो वी कैन से कि देखो वेलोसिटी सॉरी, अगर जो हमारी यहाँ पे पोरोसिटी जो है अगर वो बढ़ गई तो हमारी जो सीपेज वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। पोरोसिटी बढ़ गई हमारी तो जो सीपेज वेलोसिटी थ्रू द वॉइड जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, घट जाएगी। इतना क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। कई बार क्या पूछता है वो, कोएफिशिएंट ऑफ पर्कुलेशन भी कई बार पूछता है, कोएफिशिएंट ऑफ पर्कुलेशन के हिसाब से भी कभी वो क्वेश्चन पूछ सकता है। तो कोएफिशिएंट ऑफ पर्कुलेशन क्या हो गया, जैसे मैंने बताया कि v अपॉन v जो है दैट इज इक्वल टू ki, ये चीज मैंने बताई ना कि q इज इक्वल टू ki a है, a को मैं नीचे ले आऊं तो ये क्या हो जाएगा ki, ठीक है। और q अपॉन a जो है दैट इज द डार्सी वेलोसिटी व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड एज इन द फॉर्म ऑफ अ ki। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे v को मैं रिप्लेस करके क्या लिख सकता हूँ, इट कैन बी रिटन एज, क्या लिख सकता हूँ इसको मैं लिख सकता हूँ ki, ये चीज मैं लिख सकता हूँ डिवाइडेड बाय द पोरोसिटी, ठीक है। इस k अपॉन द पोरोसिटी को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक तरह की kp लिख सकता हूँ, एक तरह का कांस्टेंट की टर्म्स में लिख सकता हूँ kp मल्टीप्लाई बाय i। तो यहाँ पे kp क्या है, इट इज द कोएफिशिएंट ऑफ पर्कुलेशन। अगर जो डायरेक्टली आपको कभी वैल्यू दे दे कोएफिशिएंट ऑफ पर्कुलेशन, तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली आप कोएफिशिएंट ऑफ पर्कुलेशन की वैल्यू डालोगे मल्टीप्लाई बाय हाइड्रोलिक रेडिएंट, जो कि क्या होता है हेड लॉस डिवाइडेड बाय द लेंथ। इतनी चीज मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब कोएफिशिएंट ऑफ पर्कुलेशन आपसे पूछेगा तो आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो कि kp इज नोन एज द कोएफिशिएंट ऑफ पर्कुलेशन, यू कैन राइट द वैल्यू, कोई भी वैल्यू आपको देगा तो वो आप डायरेक्टली इसमें पुट कर सकते हो। समझ में आपको किस तरह से आया, है ना। अब ये सीपेज वेलोसिटी है तो वेलोसिटी है तो इसकी यूनिट्स क्या रहेगी, मीटर पर सेकंड रहेगी, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं, वेलोसिटी वेलोसिटी रहेगी, चाहे उसके आगे कुछ भी लगा दो आप, है ना। अब इन दोनों के लिए एक एग्जांपल समझते हैं, मतलब एक एग्जांपल से आपको ज्यादा अच्छे समझ आएगा कि मान लो फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, हमारे पास फ्लो रेट दे रखा है, फ्लो रेट माने क्यू हमारे को किस में दे रखा है, सेंटीमीटर पर सेकंड में, सेंटीमीटर पर सेकंड में आपको वैल्यू दी, और ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है। मान लो 100 है, 100 हमारे पास वैल्यू देगी 100 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड हमको वैल्यू दी। अब आपको समझ में आ जाएगा डार्सी लॉ बेसिकली क्या होता है और सीपेज वेलोसिटी दोनों में क्या अंतर है।
क्यों हमारे को वैल्यू दे दी, पोरोसिटी की वैल्यू मान लो 0.40 दे दी हमारे को, पोरोसिटी की वैल्यू हमारे पास ये दे दी, ठीक है। और जो एरिया है वो अराउंड हमारे पास 50 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया। क्लियर हो गया इतनी सी चीज, ठीक है। अब मुझे दोनों चीज कैलकुलेट करके दिखाओ, एक तो हमारे पास जो एक्चुअल वेलोसिटी होती है और एक वीएस होती है, ठीक है। जब इन दोनों को आप कैलकुलेट करोगे तो आपको क्या पता है कि वी किसके बराबर होता है, क्यू अपॉन एरिया के बराबर होता है। क्यू क्या है, 100 है, एरिया क्या है 50 है, ठीक है। सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कट गया, हमारे पास मीटर पर सेंटीमीटर पर सेकंड में हमारे पास क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। और ये क्या होता है, ऑलरेडी हमारे पास पता है कि 2 सेंटीमीटर पर सेकंड वैल्यू आ जाएगी, है ना। ये क्या हो गया हमारे पास एक्चुअल वेलोसिटी, मतलब ये जो पूरा मटेरियल है, इस पूरे मटेरियल से जो भी पानी फ्लो करेगा डार्सी लॉ के अकॉर्डिंग वो वैल्यू आएगी 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, वेलोसिटी ऑफ द फ्लो। क्लियर हो गया। तो वीएस की वैल्यू कितनी होगी, वीएस विल बी इक्वल्स टू, हमने देखा था वीएस जो होता है वी अपॉन पोरोसिटी होता है, ठीक है। यानी 2 अपॉन 0.40 जो है हमारे पास क्या होगी, ये चीज जो है वीएस होगी, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करो कितनी वैल्यू आ रही है, वीएस की वैल्यू जो है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड वैल्यू आ रही है। ये क्या हो गया, ये तो दोनों अलग अलग वैल्यू होगी। जो एक्चुअल वेलोसिटी है वो जनरली क्या है, कम है, और जो हमारे पास जो हमारे पास डार्सी वेलोसिटी है वो जनरली कम आ रही है, लेकिन एक्चुअल वेलोसिटी जो है वो तो 5 सेंटीमीटर पर सेकंड आ रही है, यानी एक्चुअल वेलोसिटी हमेशा ज्यादा रहती है एज कंपेयर टू वी। इतनी चीज क्लियर होगी। अब ये वाली चीज भी आपको समझ में आ गई किस तरह से वेलोसिटीज की डिफरेंस जो है आपको देखने को मिलता है। यही चीज यहां पे लिखी कि देखो डार्सी वेलोसिटी जो है वो अपैरेंट वेलोसिटी बोल सकते हैं, जो बेस्ड होती है किस पे, टोटल एरिया पे बेस्ड होती है। उसका मैग्नीट्यूड जनरली क्या रहता है, कम रहता है, लोअर रहता है ऑलवेज, हमेशा याद रखना। सीपेज वेलोसिटी यानी वीएस से अगर रिप्रेजेंट करूं, हमारे को वैल्यू भी पता है वी इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, और वीएस विल बी इक्वल टू वी अपॉन पोरोसिटी। समझ में आया, हायर द डार्सी वैल्यू। क्लियर हो गया। एक्चुअल वेलोसिटी सेम एज द सीपेज वेलोसिटी रहती है, बट नॉट सेपरेटेड नेम ऑफन मींस सेम एज वीएस। इसको छोड़ दो, ठीक है। एक्चुअल वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी के बारे में बात कर रहा है यहाँ पे। समझ में आपको डार्सी लॉ के बारे में जो भी मैंने बताया, तो इंपॉर्टेंट लॉ था, इसमें जो भी कॉम्प्लिकेशन वगैरह आपको समझ नहीं आई होगी, एक बार दोबारा से वीडियो देख लेना, आपको चीजें पता लग जाएगी। मैंने बहुत ही ईजी वे में आपको वो चीज क्लियर किया, राइट। समझ में आया, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं छूटा है, ठीक है। बस इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है आपको याद रखना कि इसकी जो अजम्पशन है वो इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या है, रेनॉल्ड्स नंबर कितना रहना चाहिए। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारा लेमिनार फ्लो होता है ना, लेमिनार फ्लो वो हमेशा हमारे कौन से पार्टिकल साइज से कम पे होता है, पार्टिकल साइज जब हमारा लेस देन 0.5 mm होगा ना, तभी हमारा लेमिनार फ्लो होगा। बस एक छोटा सा पॉइंट है, ठीक है, आपको याद रखने के लिए इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे ध्यान में रखना है। अगर क्वेश्चन में कुछ भी ऐसे असेशन रीजनिंग में अगर क्वेश्चन है तो आपको ये पता होना चाहिए कि पार्टिकल साइज जब उसका 0.5 से नीचे रहेगा तो फ्लो क्या है, ऑलरेडी लेमिनार फ्लो होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन में आता है तो क्वेश्चन में वहां पे कंफ्यूजन हो जाती है, तो इसको भी आप अच्छे से लिखना है। जैसे कि वहां पे लिख देगा कि आपको नहीं बताएगा कि फ्लो लेमिनार है या नहीं है, और आपको बोलेगा कि भाई कोई मतलब 1 mm के लिए आप बात करो पार्टिकल साइज के लिए, तो आपको ये चीज समझ आनी चाहिए कि डार्सी लॉ वहां पे वैलिड नहीं होगा, वहां पे फिर कुछ और लगेगा। समझ में आया, क्वेश्चन में ऐसा इस तरह से बोल सकता है, ठीक है। आगे क्या देखेंगे हम, जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि लेबोरेटरी मेथड है फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ फॉर डिटर्मिंग द पैरामीटर परमेबिलिटी। बेसिकली हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है के। अब जब हमें के को फाइंड आउट करना है तो उसके बहुत सारे तरीके, ठीक है। तो जनरली हम क्या करना चाहते हैं यहाँ पे, द डिटर्मिनेशन ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। इसको कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी बोलते हैं। इतनी चीज तो आपको ये चीज जो है क्लियर है, ठीक है। अब इसको कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी किसी भी सॉइल की अगर हमें डिटर्मिन करनी है तो उसके बहुत सारे मेथड होते हैं। पहला होता है कौन सा, लेबोरेटरी मेथड, कि लैब में आप जो ऑपरेटर्स है उन सबका इस्तेमाल करो और आप कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी को फाइंड आउट करो। तो लेबोरेटरी मेथड पहला हो गया। दूसरा हो गया हमारा क्या, फील्ड मेथड, जो कि आप फील्ड में अप्लाई करोगे। थर्ड मेथड क्या हो गया हमारा, दैट इज द इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है, इनडायरेक्ट मेथड। तो ये 3 मेथड से हम क्या करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी को फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहला कौन सा हमारे पास, लेबोरेटरी मेथड। अब इस लेबोरेटरी मेथड में बहुत सारे ऐसे मेथड्स होते हैं, मतलब ऐसे टेस्ट होते हैं जिनको आप इस्तेमाल करके कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहला होता है हमारा क्या, कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं मैं इसको, यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट। सेकंड ऑफ ऑल क्या होता है हमारा, वेरिएबल हेड परमेबिलिटी टेस्ट, ठीक है। थर्ड वन क्या हो गया हमारे पास, कैपिलरी परमेबिलिटी टेस्ट हो गया। तो ये किसके लिए हो गया, हमारा लेबोरेटरी मेथड के लिए हो गया, ठीक है। अब इसको एक एक करके समझते हैं कि क्या बोलना चाह रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी किस तरह से फाइंड आउट करेगा, क्या वहां पे बेसिस लगेंगे हमारे, वो सब हम यहाँ पे चेकआउट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला कौन सा हमारे पास, द लेबोरेटरी मेथड, ठीक है। अब लेबोरेटरी मेथड में भी सबसे पहले क्या आएगा, कांस्टेंट परमेबिलिटी टेस्ट आएगा। समझ में आपको, जो भी मैंने अभी तक मैंने इसका जो बेसिस है वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। अच्छा, जब हम बात करते हैं कांस्टेंट हेड टेस्ट की ना, तो ये कांस्टेंट हेड टेस्ट बेसिकली क्या है, परमेबिलिटी टेस्ट जो है, कांस्टेंट परमेबिलिटी टेस्ट लिखना आप, कांस्टेंट परमेबिलिटी टेस्ट। ये कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट बेसिकली क्या है, एक तरह का लेबोरेटरी मेथड है, ठीक है। मेथड है जो कि बेस किस पे, बेस हमारा डार्सी लॉ पे ही है, इस पे बेस है, ये हमारे डार्सी लॉ के ऊपर ही बेस है। और जनरली हम क्या फाइंड आउट करते हैं इससे, हम कोर्स ग्रेन सॉइल की, जो हमारी कोर्स ग्रेन सॉइल है, जैसे कि सैंड हो गया या फिर हमारी क्या ग्रेवल होगी, इन सब के बारे में हम क्या डिटरमिन करते हैं, वहां से हम वहां पे डिटरमिन करते हैं के को, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी को हम जनरली वहां पे डिटरमिन करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट हेड लिखा है, तो यहाँ पे हम करने क्या वाले हैं, हम यहाँ पे क्या है, एक कांस्टेंट हेड को प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। वो बाय किसी भी सोर्स की वजह से हम वहां पे एक कांस्टेंट हेड को प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि जो हमारी कोर्स ग्रेन सॉइल है ना, जैसे कि आप सैंड को देखो या फिर ग्रेवल को देखो, तो उससे जो पानी है वो बहुत ही फास्ट क्या करता है, परकुलेट करता है। यानी अगर आप किसी भी यहाँ पे अगर आप कोर्स ग्रेन सॉइल लोगे, जैसे कि सैंड हो गया या फिर कोई ग्रेवल हो गया, उससे अगर आप पानी को फ्लो कराओगे तो आपको क्या देखना पड़ेगा, आपको मेजरमेंट करने के लिए के की मेजरमेंट करने के लिए आपको एक फॉर्मुला का इस्तेमाल होता है, जो फॉर्मुला मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि देखो, सबसे पहली बात, अगर मैं डिस्चार्ज की बात करूँ तो डिस्चार्ज जनरली किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, एक तो वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम से रिप्रेजेंट किया जाता है ना, दूसरा भी इसका। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम है, आप उसको लिख सकते हो वी अपॉन टी, है ना, इसमें तो कोई गड़बड़ नहीं है, ये चीज बिल्कुल सही है। और ये बेस किसमें, कांस्टेंट टेस्ट हमारा परमेबिलिटी टेस्ट, ये डार्सी लॉ पे बेस्ड है। तो डार्सी लॉ क्या बोलते हैं कि Q इज इक्वल टू के आई है ना, ये चीज आपको अभी तक क्लियर होगी किस तरह से मैंने बोला। अगर मैं Q को इसी तरह से रखूं तो फिर कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। अगर मैं Q को वॉल्यूम अपॉन टाइम से रिप्रेजेंट करूं और के आई ए इस तरह से लिखूं और मुझे कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी यानी के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इन सबको मैं एक साइड ला सकता हूं। तो आई कैन राइट कि वी आई नीचे आ जाएगा, है ना, ए टी यहाँ पे आ जाएगा और साथ में क्या आ जाएगा, एरिया भी जो है यहाँ पे आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू के। लिख सकता हूं कि नहीं इस तरह से मैं, और आई को मैं क्या लिख सकता हूं, आई कैन राइट आई इज इक्वल टू हाइड्रोलिक हेड लॉस डिवाइडेड पर यूनिट लेंथ, है ना,
इसी तरह से मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो यहाँ पे आई कैन बी रिप्लेस एज, किस तरह से रिप्लेस कर सकता हूं मैं आई को, आई कैन राइट v डिवाइडेड बाय हमारा हेड लॉस HL से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ऊपर आ जाएगा क्या लेंथ मल्टीप्लाई बाय जो भी हमारा टाइम है और क्रॉस सेक्शन एरिया। क्लियर हो गया। तो इससे हम क्या फाइंड आउट करेंगे, जनरली कोएफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी को फाइंड आउट करेंगे। समझ में आई जो चीज मैंने आपको बताई। यानी इन जनरल आप क्या लिख सकते हो, अगर आपको वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम नहीं लिखना है तो वॉल्यूम अपॉन टाइम को क्या लिख सकते हो आप, इसका एक और वेरिएशन होता है दैट इज द QL अपॉन हाइड्रोलिक लॉस मल्टीप्लाई बाय क्रॉस सेक्शन एरिया एंड द परमिबिलिटी। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता है। अच्छा, आपको फाइंड आउट क्या करना है, कोएफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी फाइंड आउट करना है। तो ये चीजें जो है आपको वहां पे फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो डिस्चार्ज आपको वहां पे फाइंड आउट करना पड़ेगा, डिस्चार्ज दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन टाइम। अब मैंने इसका बेस क्लियर कर दिया। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं अच्छे से क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे जनरली और किस तरह से आप इसको फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला स्क्रीनशॉट लेके लिख लेना अपने पास। ठीक है, शॉर्ट नोट्स में कि इंपॉर्टेंट है इसके लिए, कांस्टेंट हेड परमिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, तो देखते हैं इसका प्रिंसिपल क्या है। बेसिकली यहाँ पे लिखा है कि वाटर इज अलाउड टू फ्लो थ्रू अ सॉइल। ठीक है, अब वो सॉइल कौन सी है, हमारी कोर्स ग्रेन सॉइल है। ये चीज आपको क्लियर है यहाँ से, है ना। अंडर अ कांस्टेंट हेड। अब कांस्टेंट हेड क्यों है, ये चीज मैंने आपको बताई कि जो हमारी कोर्स सॉइल है वो जो पानी है उसको बहुत ही फास्ट क्या करती है, फ्लो करती है। अगर जो हम इसका हेड, अगर जिसका हेड हम कांस्टेंट नहीं रखेंगे, यानी हमारा जो हेड है, यानी एक तो ऊपर से लगने वाला जो भी हमारा पानी है और नीचे जो हम वाटर कलेक्ट करेंगे, उन दोनों के बीच का जो भी हमारा जनरल डिफरेंस है, अगर वो डिफरेंस जो है कांस्टेंट नहीं रहेगा, उस टाइम पे क्या है वो चेंज होता रहेगा। अगर जिसका जो हेड है वो जनरली क्या है, वो चेंजिंग हेड है। ये मतलब एक किसी सर्टेन पॉइंट पे वो क्या है हमारा H1 है, किसी अदर पॉइंट पे वो H2 है। तो एक सर्टेन हेड को मेंटेन करना पड़ता है कोर्स ग्रेन सॉइल में, ताकि जो पानी है, एक तो पानी बहुत ज्यादा फास्ट फ्लो करता है हमारी कोर्स ग्रेन सॉइल से। आपने देखा होगा, आपने सैंड के ऊपर पानी डाला होगा तो आपने देखा होगा कि बहुत जल्दी क्या है, पानी नीचे चला जाता है ना, पर्कुलेट कर जाता है उस टाइम पे। तो हम चाहते हैं कि जो इसका हेड है वो मेंटेन रहे कोर्स ग्रेन सॉइल में। इसलिए मेंटेन करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे क्या करना है, वाटर को कलेक्ट करना है। यानी जितना भी मिलीलीटर ऑफ वाटर जितने भी टाइम में वो कलेक्ट हुआ है, दैट इज द वॉल्यूम अपॉन द टाइम दैट विल गिव अस द डिस्चार्ज की वैल्यू, है ना। अगर ये हेड हमारा कांस्टेंट नहीं रहेगा और हेड अगर ये डिफरेंट वेरी करता जाएगा तो हमारी जो कैलकुलेशन है वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। ठीक है, टू रिड्यूस द कॉम्प्लिकेशन हम क्या करते हैं, एक कांस्टेंट हेड को प्रोवाइड करते हैं। किसमें, कोर्स ग्रेन सॉइल में। बार बार बोल रहा हूं, कोर्स ग्रेन सॉइल इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपसे ये कई बार पूछा जाता है कि कांस्टेंट हेड टेस्ट में, परमिबिलिटी टेस्ट में आप कौन सी सॉइल का इस्तेमाल करते हो। तो आपको पता होना चाहिए कि कोर्स ग्रेन सॉइल का आप इस्तेमाल करते हो ताकि आप उसकी क्या कोएफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी को फाइंड आउट कर सको। क्लियर हो गया। फाइन के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं वो चीज मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो आपको बस इतना सा याद रखना है कि देखो आपको कांस्टेंट हेड बोला है तो आपको हेड जो है वो वहां पे मेंटेन करना पड़ेगा ताकि फास्ट फ्लो होता है वाटर, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन आ जाती है हमारे डिस्चार्ज को फाइंड आउट करने के लिए। तो उस चीज को हमने निगलेक्ट यानी अवॉइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक कांस्टेंट हेड को प्रोवाइड कर सकते हैं। अब वो कांस्टेंट हेड कैसे प्रोवाइड करेंगे, ऊपर एक और नलका लगा दो। ठीक है, एक सोर्स लगा दो जिसकी वजह से क्या है, ये पानी यहाँ का यहीं रहेगा, ये कभी भी यहाँ नहीं पहुंचेगा, नीचे नहीं पहुंचेगा ना ऊपर जाएगा, ये यहाँ का यहीं रहेगा। इट विल नेवर चेंज। ठीक है, इन द कांस्टेंट हेड परमिबिलिटी टेस्ट ये जो है यहाँ पे ही हमारा पानी हमेशा रहेगा। क्लियर हो गया। तो कांस्टेंट हेड हमको यहाँ से मिल गया, समझ में आया, ऊपर जो हमारा पानी होगा जहां से हमारा सोर्स है। अब जनरली कांस्टेंट हेड टेस्ट में बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं, उन सब के बारे में आपको जानने की ऐसा तो जरूरत नहीं है। बस जनरल आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। किस तरह से लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू K इज इक्वल टू QL और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, टाइम एंड द एरिया क्रॉस सेक्शन। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अच्छा, वॉल्यूम दी वाटर कलेक्टेड सेंटीमीटर क्यूब, यानी इसको किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जितना सेंटीमीटर क्यूब वाटर हमारा कलेक्टेड हुआ है। लेंथ ऑफ दी सॉइल सैंपल, यानी आपको क्या है, इस लेंथ जिस लेंथ से जो भी हमारा ये सॉइल सैंपल है, इस सॉइल में कितनी इसकी लेंथ है वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा एल। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए से, कांस्टेंट हेड हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, H से रिप्रेजेंट करेंगे और टाइम को T से एंड कोएफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी को K से रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये फॉर्मूला वगैरह आपको क्लियर है। ठीक है, अब अगर आपको और भी ध्यान से देखना है कि कांस्टेंट हेड परमिबिलिटी टेस्ट बेसिकली दिखता कैसे है, क्या होता है उसमें, यहाँ पे देख सकते हैं आप किस तरह से क्या होगा। आपका एक ओवरहेड वाटर टैंक होगा, यहाँ पे अच्छे से नहीं बनाया, मैं इसको बना भी देता हूँ साथ में, कि एक ऊपर क्या होगा हमारे पास, एक कांस्टेंट हेड परमिबिलिटी सॉरी एक हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे एक वाटर का सोर्स होगा। ठीक है, वाटर सप्लाई हो रहा होगा जहाँ से, यहाँ पे क्या कैन राइट कि यहाँ से हमारा क्या होगा, वाटर का सप्लाई होगा। ठीक है, यहाँ से क्या हो रहा है, इस नलके से हमारा क्या हो रहा है, पानी सप्लाई हो रहा है। और ये जो हमारा क्या है, इट इज अ रिजर्वॉयर, जिसका नाम हमने क्या दिया, इट इज अ कांस्टेंट हेड रिजर्वॉयर, कांस्टेंट हेड रिजर्वॉयर। ठीक है, अब ये चीज आपको पता है कि इसको रिजर्वॉयर क्यों बोल रहे हैं, इसको कांस्टेंट रिजर्वॉयर, ये चीज भी आपको क्या होगी, क्लियर होगी किस तरह से हमने इसको कांस्टेंट रिजर्वॉयर बोला है। ठीक है, यहाँ पे जनरली क्या है, हमारा जो पानी है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं उल्टा ट्रायंगल बनाऊं, अभी दो उल्टे ट्रायंगल के बीच में जो भी हमारे पास डिफरेंस आता है उसी को क्या बोलते हैं, हेड लॉस बोलते हैं, है ना, उसको बोलते हैं कांस्टेंट हेड। तो यहाँ पे आई कैन राइट की एक तो यहाँ पे हो गया, दूसरा एक हमारे को क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे परमियोमीटर देखने को मिल रहा है। ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप का जो हमारे पास क्या होता है, इसके ना ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं, एक तो आपको देखो सबसे पहले दिख रहा है क्या, एक परमियोमीटर, एक तरह का क्या होगा, ये हमारा सॉइल का चैम्बर होगा जो कि सिलेंड्रिकल शेप में होगा, सॉइल का चैम्बर होगा जिसमें सॉइल रखेंगे, उस तरह का क्या होगा, एक चैम्बर होगा जो कि क्या होगा, सिलेंड्रिकल शेप का होगा, सिलेंड्रिकल शेप का होगा। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, परमियोमीटर जनरली हम उसको रेफर करते हैं। ठीक है, परमियोमीटर हो गया। और हमारे पास क्या होगा, एक दूसरा पॉइंट दैट इज द ओवरहेड, हमारे पास क्या होगा, एक रिजर्वॉयर होगा जिसमें कि हेड जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, इस तरह से आपको एक दिख रहा है ना, ऊपर से यहाँ से हमारा फ्लो है। क्लियर हो गया। तीसरा क्या चाहिए आपको, तीसरा आपको चाहिए स्टॉप वॉच, एक स्टॉप वॉच जो है वो रिक्वायर्ड है ताकि हम टाइम को भी कैलकुलेट कर सके, तो स्टॉप वॉच भी हमको पता होना चाहिए। ठीक है, दूसरा एक हमारे को इस तरह का ऐसा जार चाहिए जो कि क्या होना चाहिए, ग्रेजुएटेड जार होना चाहिए। इट इज अ ग्रेजुएटेड और किस शेप में होगा हमारा, ग्रेजुएटेड सिलेंड्रिकल जार, सिलेंड्रिकल या फिर ऐसे बोलो और मेजरिंग जार, मेजरिंग जार। ठीक है, मेजरिंग जार। इस तरह से हमारे पास क्या हो गया, ये थर्ड हो गया, दिस इज द फोर्थ वन, ये फोर्थ वन हमारा ऑपरेटर्स हो गया। फिफ्थ क्या हो गया हमारे पास, फिफ्थ इसमें ना थर्मोमीटर का यूज होता है। अगर जो क्वेश्चन हमारे करेक्शन से भी आएंगे तो वो यहाँ पे मैं क्लियर कर दूंगा। थर्मोमीटर चाहिए होता है, क्यों चाहिए होता है हमको, टेम्परेचर के करेक्शन के लिए, टेम्परेचर के करेक्शन के लिए हमको थर्मोमीटर जो है रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, सिक्स्थ क्या है हमारे पास, जो भी हमारा पीजोमेट्रिक ट्यूब है जिससे हम मेजर करेंगे, हेड को मेजर करेंगे। ठीक है, वो हमको चाहिए होगा। तो आई कैन राइट कि हमको क्या चाहिए, हमको एक स्केल चाहिए या फिर ऐसा बोलो कि एक हमारे को पीजोमेट्रिक ट्यूब चाहिए। ठीक है, क्या करेंगे हम इससे, ताकि हम मेजर कर सके क्या, हेड को, हेड माने H।
समझ में आया? ये 6 ऑपरेटर्स जो है हमको रिक्वायर्ड होंगे अगर हमें कॉन्स्टेंट परमेबिलिटी टेस्ट को करना है। क्लियर हो गया? तो एक हमारा रिजर्वायर टॉप पे देखने को मिल रहा है आपको, फिर यहां से क्या होगा, हमारा पानी फ्लो करेगा, ठीक है, इस पाइप से हमारा पानी फ्लो करेगा और इस सिलेंड्रिकल यानी परमीमीटर में जनरली हमारा पानी जो यहां से फ्लो करेगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जनरली एक तरह का क्या होता है, एयर रिलीज वेल्व होता है, ठीक है। जितनी भी एयर होगी वो सब हमको निकाल देनी है। क्यों? क्योंकि डार्ट होगा पहले यही है कि जो भी सॉइल होगी वो फुली सैचुरेटेड होनी चाहिए, क्योंकि जो भी हमारा पानी जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ पानी के ही थ्रू जाएगा, वो वॉइड्स में एयर की वजह से कोई भी रेजिस्टेंस जो है वहां पे नहीं देखने को मिलेगी। तो एयर रिलीज वेल्व जो है आपको प्रोवाइड यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। अभी सैंपल है, इस सैंपल की कोई ना कोई लेंथ रहेगी, यहाँ पे एच लिखा है लेकिन आप एल से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये सैंपल है हमारा जहाँ पे सॉइल है, कोर्स सॉइल है। कोर्स सॉइल में कौन कौन सा है, इसमें सैंड होगी, है ना, या फिर ग्रेवल होगा। ये दोनों चीजें यहाँ पे यूज हो सकती है, जिससे कि हम मेजर करेंगे जनरली क्या, हम जनरली कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी को मेजर करेंगे, यानी के को हम यहाँ से मेजर करेंगे। समझ में आपको ये चीज, है ना। दूसरा क्या है कि यहाँ पे आपको इस तरह से देखेगा, यहाँ पे मैं ड्रॉ भी कर देता हूँ। ये जो हमारा एक ग्रेजुएटेड हमारा बेसिकली मेजरिंग जार है, उससे पहले एक हमारे पास यहाँ पे एक जार होता है, ठीक है, एक तरह का इस तरह का जार होगा। अब ये जो जार है यहाँ पे भी जनरली क्या होगा हमारा, इट इज द कांस्टेंट हेड चैम्बर, ठीक है। ये भी एक तरह का क्या होगा, कांस्टेंट हेड चैम्बर होगा। यहाँ पे भी अगर मैं उल्टा ट्रायंगल बनाऊं तो इस वाले उल्टे ट्रायंगल से लेकर इस वाले उल्टे ट्रायंगल तक जो हमारा हेड रहेगा, जनरली इन दोनों का डिफरेंस ही हेड होता है। अब वो डिफरेंस जो हेड है वो जनरली क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इसको मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूं कि यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक ये हमारा जो हेड है, ये एच जो है ये क्या है, कांस्टेंट है। समझ में आया ये चीज? तो इसी तरह से हम क्या करते हैं, इसी तरह से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे चैम्बर में, इस चैम्बर में हम यहाँ पे सॉइल डालेंगे, कोई भी सॉइल जैसे कि सैंड वगैरह ग्रेवल उसको डालेंगे और यहाँ से हम क्या आउटलेट वेल को यहाँ से खोल देंगे और फिर उसके बाद क्या करेंगे, जनरली हमारे पास यहाँ से पानी जो है वो पास थ्रू करना शुरू कर जाएगा। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे दूसरा पास थ्रू होना शुरू हो जाएगा। उससे पहले क्या करना है, आपको लेंथ को मेजर कर देना है कि लेंथ क्या होगी, वहां पे क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, इन दोनों को मेजर कर लेना है। और हमारे को क्या करना है, जो भी हमारा आउटफ्लो से वाटर आ रहा है इसको हमारे को मेजरिंग जार में डाल के कलेक्ट करना है। अभी कलेक्टेड जो भी हमारा वाटर होगा इसको हमें क्या करना है, हमें नोट डाउन करना है और हमारा जो डिस्चार्ज है उसको फाइंड आउट करना है, ठीक है। वॉल्यूम डिवाइडेड बाय द टाइम से हम डिस्चार्ज को कैलकुलेट करेंगे। क्लियर हो गया? तो के से क्या मिलेगा हमको, क्यू, हमारे को क्यू जो है हमारे वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम से हमको क्यू मिल जाएगा, है ना। लेंथ आपने अभी फाइंड आउट कर दिया है, आपने कांस्टेंट हेड तो पहले से ही फाइंड आउट कर रखा है और वो कांस्टेंट हेड क्या रहेगा, वो कभी चेंज नहीं होगा। तो हेड जो है यहाँ पे वही रहेगा, एच रहेगा, मैंने कैपिटल एच लिख दिया। और क्या साथ में एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो भी आपने फाइंड आउट कर दिया। तो आपको कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी इजीली मिल जाएगा, ठीक है। डिस्चार्ज पता लग गया, लेंथ पता लगी, एरिया लग गया पता, हमको हेड जो है वो आपने कांस्टेंट कर ही रखा है, तो वहां से आप उसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम क्या करते हैं, कांस्टेंट परमेबिलिटी टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं और यहीं से हम कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी को फाइंड आउट करते हैं। समझ में आया? इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि कांस्टेंट हेड होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए इस्तेमाल होता है, सैंड और ग्रेवल के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ में आ गया? कोई डिफिकल्टी नहीं है इसमें, है ना। सिंपल सा मेथड है, लेबोरेटरी मेथड है। एक कांस्टेंट हेड आपको टेस्ट का इस्तेमाल करना है। लेबोरेटरी मेथड जनरली आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो हमारी सॉइल है, जो हमारी क्या है, सॉइल है, मतलब लेबोरेटरी टेस्ट तब हम परफॉर्म करते हैं किसमें परफॉर्म करते हैं, बोथ, ऐसे लिख सकते हैं, बोथ, या तो अनडिस्टर्ब्ड हमारा सैंपल होना चाहिए या फिर कोई भी हमारा रीमोल्डेड सैंपल होना चाहिए। उसी को हम जनरली क्या बोलते हैं, लेबोरेटरी मेथड से डिनोट करते हैं, ठीक है, ताकि हम क्या फाइंड आउट कर सके, कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी को फाइंड आउट कर सके। पहला वाला जो था हमारा इंपॉर्टेंट कांस्टेंट हमारा परमेबिलिटी टेस्ट, पता लग गया, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है, इजी है, कुछ भी टफ नहीं है ना। डायग्राम से भी आपको क्लियर कर दिया किस तरह से डायग्राम आएगा, बाकी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है मैंने आपको बता दिए, ठीक है। और क्या बच गया इसमें हमारा टेम्परेचर का बच गया। मैं आपको बता रहा था ना, यहाँ पे करेक्शन लगता है एक टेम्परेचर का, करेक्शन ऑन टेम्परेचर, है ना। अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप यहां से डायरेक्टली क्या फॉर्मुला का इस्तेमाल करना। और अगर जो बोला हमारे क्वेश्चन में कि अच्छा क्यों टेम्परेचर का करेक्शन करना क्यों जरूरी है, आपको मैंने बताया था कि जो वाटर की विस्कोसिटी है वो चेंज करती है विद द टेम्परेचर। ये चीज मैंने समझाई थी आपको किस तरह से वेरी करती है। तो अगर जो हमारा टेम्परेचर भी चेंज करेगा तो हमारी जो परमेबिलिटी है वो भी क्या करेगी, चेंज कर जाएगी। तो हमें देखना है कि टेम्परेचर ना ज्यादा चेंज ना हो, ठीक है। जो हमारे पास टेम्परेचर है तो वहां पे चेंज ना हो। जो हमारे पास स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है ना, स्टैंडर्ड, आप इस तरह से लिखते हो कि जो स्टैंडर्ड रिपोर्टेड टेम्परेचर होता है, रिपोर्टेड जो है ना, स्टैंडर्ड परमेबिलिटी एट रिपोर्टेड टेम्परेचर जो है दैट इज 27 डिग्री सेल्सियस। क्लियर हो गया? अब इसी में ही हम क्या लगाते हैं, करेक्शन फैक्टर लगाते हैं, करेक्शन फैक्टर लगाते हैं, ठीक है। अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो आप इसे लिख सकते हो, ठीक है। सी करेक्शन फैक्टर विल बी इक्वल टू सी म्यू एट 27 डिग्री सेल्सियस और म्यू एट जो भी हमारे पास टेम्परेचर आएगा, ठीक है, टेम्परेचर, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन पूछा गया तो इस तरह से आप करेक्शन फैक्टर लगाना और आप इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। परमेबिलिटी, तो करेक्टेड परमेबिलिटी क्या रहेगी हमारे पास, करेक्टेड परमेबिलिटी यानी केस में उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी यानी परमेबिलिटी बोल दो, ठीक है। ऐसे करेक्टेड हमारी परमेबिलिटी क्या रहेगी उस टाइम पे कि के एट 27 डिग्री सेल्सियस विल बी इक्वल्स टू के एट जो भी टेम्परेचर आपको दिया जाएगा मल्टीप्लाई बाय म्यू टी डिवाइडेड बाय डायनामिक विस्कोसिटी एट 27 डिग्री सेल्सियस। क्लियर हो गया? तो इस तरह से आप करेक्टेड परमेबिलिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर जो टेम्परेचर में ज्यादा वेरिएशन देखने को मिला तो करेक्शन, अगर जो टेम्परेचर का आपको बोला जाए निकालने के लिए तो आप इस तरह से निकाल सकते हो। स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या बोला मैंने कि करेक्टेड फॉर्मूला विल बी इक्वल्स टू करेक्शन फैक्टर विल बी इक्वल्स टू डायनामिक विस्कोसिटी एट 27 डिग्री सेल्सियस और डायनामिक विस्कोसिटी एट अ सर्टेन टेम्परेचर जो भी आपको दी जाएगी। क्लियर हो गया? ठीक है, K27 KT UT डिवाइडेड बाय UTC U27। क्लियर हो गया? इतनी चीज समझ में आ गई। अब ये छूट गया था हमारा ना, तो ये भी मैंने आपको बता दिया, इसको भी शॉर्ट नोट्स में अपने लिख लेना। और क्या बोला था मैंने कि किसके लिए ये क्या बोलते हैं सूटेबल किसके रहेगा, किसके लिए रहेगा हमारा कांस्टेंट परमेबिलिटी टेस्ट, एक तो कोर्स ग्रेन सैंड के लिए हमारा क्या रहेगा, सूटेबल रहेगा, और किसके लिए सूटेबल नहीं रहेगा, इसका ऑपोजिट जो हमारे पास क्ले है उसके लिए ये हमारे पास यहाँ पे लिख देता हूँ कि किसके लिए ये सूटेबल रहेगा और किसके लिए हमारे पास सूटेबल नहीं रहेगा। देखो अभी जब आप पढ़ रहे हो ना तो आप सब कुछ कंपाइल करके सब कुछ पढ़ो, ठीक है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बहुत ज्यादा पढ़ा रहा हूँ, इसमें कांस्टेंट हेड है, सिंपल सा फॉर्मुला बताना था और डायरेक्टली आपको बता देना था, उससे कुछ नहीं होगा। मेंस में जब पेपर देने जाओगे तो आपको हर एक चीज जो है नॉलेज होनी चाहिए। अब सूटेबल किसके लिए है, सूटेबल सेकंड थर्ड, सबसे पहले किसके लिए मैंने बोला कि कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए, ठीक है, कोर्स सैंड के लिए होगी और साथ में ग्रेवल के लिए भी होगी।
ठीक है, इसको अपनी भाषा में लिख देना जिस तरह से लिखनी है। दूसरा, हमारे पास जो सॉइल होनी चाहिए वो परमिएबल सॉइल होनी चाहिए, तो परमिएबल सॉइल के लिए हमारे पास सुटेबल रहेगा। थर्ड ऑफ ऑल किसके लिए होगा कि जहां पे हमको लार्ज वॉइड रेशियो देखने को मिलेगा किसी भी सॉइल में, वॉइड रेशियो सॉइल में, वहां पे क्या होगा, सुटेबल होगा। ठीक है, नॉट सुटेबल किसके लिए सुटेबल नहीं है, नॉट सुटेबल किसके लिए नहीं होगा, ये सबसे पहली बात कोर्स के लिए है, तो फाइन के लिए नहीं होगा। तो फाइन में कौन आता है, क्ले आ गया हमारे पास, सिल्ट आ गया, यानी जनरल वाइज में बोलूं तो फाइन सॉइल का ये क्या है, सुटेबल नहीं है, कॉन्सेंट्रेट परमिटिविटी टेस्ट जो है सुटेबल नहीं है, क्योंकि आप रात से दिन हो जाएगी और यहाँ पे पानी जो है वो बहुत ही स्लोली जो है यहाँ पे आपको कलेक्टेड होते हुए देखने को मिलेगा। तो दैट इज वाई इस टेस्ट में हम फाइन का इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, क्ले सिल्ट फाइन सॉइल के लिए हो गया। दूसरा, इसका ऑपोजिट इम्पर्मिएबल सॉइल के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे हम, इम्पर्मिएबल सॉइल के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। थर्ड ऑफ ऑल क्या है, जहां पे स्मॉल पोर्स आ जाएंगे, स्मॉल पोर्स देखने को मिलेंगे, स्मॉल पोर्स यानी साइज सॉइल जो है जनरली वहां पे आपको क्या है, वहां पे यहाँ पे सुटेबल नहीं है। तो दोनों चीजें क्लियर होगी। करेक्शन किस तरह से लगना है, कौन टेम्परेचर का करेक्शन किस तरह से लगना है, कोएफिशिएंट ऑफ परमिटिविटी किस तरह से फाइंड आउट करनी है, वॉल्यूम वगैरह ये सब किस तरह से आपको फाइंड आउट करना है, आपको क्लियर हो गया। अब आपकी पिक्चर जो है बिल्कुल क्लियर होगी कॉन्स्टेंट परमिटिविटी टेस्ट से रिलेटेड। ठीक है, समझ में आया आपको सब कुछ। नाउ इंपॉर्टेंट क्या है, जब हमने कॉन्स्टेंट परमिटिविटी टेस्ट के बारे में देखा है तो यहाँ पे हमने यूज किया है कोर्स ग्रेन सॉइल का। अब आपका क्वेश्चन होना चाहिए था सर कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए तो आपने परमिटिविटी इजीली फाइंड आउट कर लिया, लेकिन फाइन ग्रेन सॉइल के लिए भी तो कैसा टेस्ट होना चाहिए जहां पे हम फाइंड आउट कर सके परमिटिविटी को, यानी कोएफिशिएंट ऑफ परमिटिविटी को फाइंड आउट कर सके। तो उसके लिए मैंने बोला कि एक और टेस्ट है, लेबोरेटरी टेस्ट है, दैट इज आल्सो नोन एज अ फॉलिंग हेड टेस्ट बोलता हूं, या तो इसको मैं फॉलिंग हेड टेस्ट बोलूं या फिर मैं इसको क्या बोलूं, वेरिएबल हेड परमिटिविटी टेस्ट इसको बोलूं। क्या बोल सकता हूं, यहां पे लिख दो वेरिएबल हेड परमिटिविटी टेस्ट। ठीक है, ये दो नाम किसको दे रखे हैं हमारे को, एक ही चीज को दे रखे, दैट इज द फॉलिंग हेड, हमारा फॉलिंग हेड टेस्ट, या फिर उसको मैं वेरिएबल हेड टेस्ट बोलूं, बात एक ही है। क्लियर हो गया। यहाँ पे यूज क्या होगा कि यहाँ पे पहली बात तो इसका वेरिएबल हेड टेस्ट बोला गया, तो वेरिएबल हेड टेस्ट बोला है, यहाँ पे कांस्टेंट हेड टेस्ट नहीं बोला है। ठीक है, तो पहले हमने क्या रखा था, जो हमारा हेड था वहां पे कांस्टेंट है, यहाँ पे हमको वेरिएशन देखने को मिलेगा हेड्स में। क्लियर हो गया, पहली चीज तो जो चीज आपको समझ आनी चाहिए नाम से। दूसरा क्या है कि यूज कोर्स ग्रेन के लिए नहीं हो रहा है, किसके लिए हो रहा है, फाइन ग्रेन सॉइल के लिए हो रहा है। उसमें कौन कौन आ जाता है, या तो आपके सिल्ट आ जाएंगे या तो फिर हमारा क्या आ जाएगा, क्ले आ जाएगा, जिनकी जो परमिटिविटी रहती है जनरली वो किसकी रहती है, लो परमिटिविटी जो है वहां पे देखने को मिलती है हमको फाइन ग्रेन सॉइल की, है ना। ये चीज आपको मैंने अभी बताई किस तरह से, अगर फाइन ग्रेन सॉइल होगा तो वो पानी को होल्ड करने की क्षमता रखता है, तो होल्ड रखने की क्षमता को अगर जब वो रखेगा तो वहां पे जो है परमिटिविटी हमको क्या है, जनरली थोड़ा सा लो परमिटिविटी देखने को मिलती है, लो परमिटिविटी साइड में देखने को मिलती है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसका टेस्ट का जो हमारे पास ऑपरेटर्स है वो यहाँ पे मैं आपको बनाया हुआ पहले से। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि किस तरह से आपको फॉलिंग हेड परमिटिविटी टेस्ट को यूज करना है। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, एक तरह का ऑपरेटर्स है। ठीक है, तो ये क्या है, फॉलिंग हेड परमिटिविटी टेस्ट का जो ऑपरेटर्स है, इसमें जनरली क्या हो रहा है, एक तरह का हमारे पास यहाँ पे देखने को मिल रहा है स्टैंड पाइप। अब स्टैंड पाइप क्या हो गया, ये एक जो हमारा ये ना बिल्कुल सीधा वर्टिकली जो है, दिस इज बीइंग नोन एज अ स्टैंड पाइप, स्टैंड पाइप, इसको क्या बोलेंगे हम, स्टैंड पाइप बोलेंगे। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो यहाँ पे जनरली क्या करते हैं हम, एक स्टॉप वॉच रखते हैं, स्टॉप वॉच रखते हैं, और डिफरेंट हेड्स पे हम टाइम को नोट करते हैं। जैसे कि सर्टेन हेड जो है, फॉर एग्जांपल इनिशियल हेड जो है इसका, यहाँ पे हमने इनिशियल हेड देखा। ठीक है, इसको मैं उल्टे ट्रायंगल से शो कर रहा हूँ। अभी जो वेरिएबल हमारे पास क्या है, फॉलिंग हेड है, यानी वेरिएबल हेड टेस्ट है, तो यहाँ पे जो हमारे पास हेड होगा वो आपको इस तरह से देखने को मिलेगा कि एट द फर्स्ट जो इनिशियल पॉइंट है वो हमने अगर H1 बता दिया है, तो किसी सर्टेन पॉइंट में आपको यहाँ पे जो हेड है उसमें फॉल देखने को मिलेगा, यानी वो कहां पे चला गया, अब यहाँ पे चला गया। लेट अस अज्यूम दैट कि वो यहाँ पे चला गया, और इस पॉइंट को मैं क्या नोट करता हूँ, H2 में इसको बोलता हूँ। ठीक है, H2 इसको मैं बोलता हूँ। तो दो पॉइंट बोल दिए, दो हेड बोल दिए मैंने कि H1 एंड H2। H1 पे जो हमारे पास टाइम होगा, दैट इज H1 की रेफरेंस में क्या बोल सकते हैं, T1 जो है हमारे पास टाइम होगा। ठीक है, T1 हमने टाइम नोट कर दिया कि H1 इस टाइम पे पहुंच गया। अब जब ये फॉल कर रहा है तो हमने H2 तक हमने फॉल कराने दिया इसको, फिर उसके बाद हमने स्टॉप वॉच में टाइम को रोका, यानी हमारे पास जो भी टाइम आएगा दैट विल बी नोटेड एज T2। समझ में आया किस तरह से करना है। अच्छा, यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे हम छोटे छोटे पार्टिकल्स से दिखा रहा हूँ मैं, जैसे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना, तो छोटे छोटे पार्टिकल्स किसमें होते हैं, जनरली फाइन ग्रेन सॉइल में होते हैं, यानी सेल्ट या क्ले में आपको मैं फाइन ग्रेन सॉइल इस तरह से दिखा रहा हूँ। क्लियर हो गया। ठीक है, अच्छा ये नीचे वाला क्या, इट इज द कांस्टेंट हेड चैम्बर। क्लियर हो गया। यहाँ से वाटर क्या है, यहाँ से हमारा पानी अंदर को आएगा और यहाँ से हमारा पानी जो है बाहर को जाएगा, यानी पानी हमारा स्टैंड पाइप से एक सॉइल के थ्रू फिर बाहर निकल जाएगा और इस हमारे कहाँ पे पहुंच जाएगा, कांस्टेंट हेड चैम्बर में हमारे पास पहुंच जाएगा। क्लियर हो गया। उल्टे ट्रायंगल से इस तरह से मैंने इसको शो कर रखा है, यहाँ पे क्या है, उल्टा ट्रायंगल है। ठीक है, समझ में आपको जो भी चीज मैंने बोली, यहाँ पे वाटर जो है कलेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे वाटर जो है, यहाँ पे सब कुछ में वाटर है। क्लियर हो गया। तो इस तरह से हमारे को एक फॉलिंग हेड परमिटिविटी टेस्ट जो है देखने को मिलता है। क्लियर हो गया। यहाँ पे इतना सा पॉइंट समझ में आया। कि एक तो ग्लास का हमारे पास क्या रहेगा, स्टैंड पाइप रहेगा, नैनो वर्टिकल स्टॉप वॉच रहेगी और स्केल रहेगा जिससे हम मेजर करेंगे क्या, H1 को और H2 को मेजर करेंगे। क्लियर हो गया। और साथ में थर्मोमीटर भी रहेगा और वाटर रहेगा, प्लस जो हमारे पास सॉइल का सैंपल है वो रहेगा। ठीक है, फाइन सॉइल रहेगी, सैचुरेटेड फाइन सॉइल जो है इसके लिए वहां पे देखने को मिलेगी। क्या करना है आपको, फाइन ग्रेन सॉइल सैंपल इन सिलेंडर, कनेक्ट अ वर्टिकल स्टैंड पाइप टू टॉप ऑफ सॉइल, फिल वाटर अप टू द हेड H1, स्टार्ट स्टॉप वॉच। ठीक है, लेट वाटर फ्लो हेड slowly through the soil. After a time t, record a new head as it has to measure LA stand pipe cross section area A, calculate K using the falling head formula. Clear हो गया। अब इस पूरे प्रोसेस को स्टैंड आउट यानी इसको करते कैसे हैं, अब यहाँ पे देखते हैं हम किस तरह से वो हम फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे सारी चीजें जो मैंने आपको बताई है उसको मैं बता देता हूँ और दोबारा से कि यहाँ पे ऑपरेटर्स कौन कौन सा यूज होगा, क्या होगा यहाँ पे यूज, ये सब कुछ मैंने जनरल वे में आपको बताया। अब इसको मैं अच्छे से क्लियर करके आपको बताता हूँ।
कौन कौन से हमारे को यहाँ पे ऑपरेटर्स यूज करने हैं? सबसे पहले तो हमारे को एक क्या यूज करना है, पर्मियोमीटर। इट्स अ पर्मियोमीटर, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इट इज अ पर्मियोमीटर। क्या है ये? इट इज अ पर्मियोमीटर। पर्मियोमीटर मींस एक स्मॉल सिलेंड्रिकल पार्ट है जिसमें आप सॉइल रखोगे, ठीक है। अच्छा, ये इट इज बीइंग नोन एज अ स्टैंड पाइप, ये चीज मैंने आपको पहले क्लियर किया है ना, स्टैंड पाइप। अभी क्या है स्टैंड पाइप? बेसिकली होता क्या है, एक तरह का ग्लास की एक स्टैंड पाइप रहेगी, यानी एक नैरो वर्टिकल पाइप जो है आपको देखने को यहाँ पे मिलेगी, ग्लास की होगी ये जनरली, ठीक है। आपको एक स्टॉप वॉच रिक्वायर्ड होगी, तो स्टॉप वॉच आपको रिक्वायर्ड होगी यहाँ पे। आई कैन राइट की स्टॉप वॉच जो है इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया? क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमको टाइम नोट करना है, बिकॉज यहाँ पे जो हेड है वो कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। तो इसका प्रोसीजर ऐसे है कि सबसे पहले आप फाइन ग्रेन सॉइल जो है यहाँ पे डाल दो, ठीक है। फाइन ग्रेन सॉइल सैंपल जो है आप इसमें डाल दो, और इसकी लेंथ जो है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसकी लेंथ भी आपको पहले से देखनी पड़ेगी कि इसकी लेंथ कितनी है, ठीक है। वो आप कैलकुलेट कर सकते हो लेंथ, उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है आपको, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करोगे, आप पानी भरोगे किसमें? स्टैंड पाइप में पानी भरोगे, यानी एक स्टैंड पाइप में आप पानी भर दिया, उसने एक हेड जो आपको दिखा दिया है ना, H1 जो है आपको यहाँ पे उसने शो कर दिया। तो आई कैन राइट कि H1 हमारे को सबसे पहले कहां दिख दिया? स्टैंड पाइप में हमने पानी भरा तो H1 आपको सबसे पहले दिख गया, ठीक है। अब आप क्या करोगे, जो भी आपने किया है, जो भी आपका सर्टेन टाइम होगा जिस पे भी आप कर रहे हो, तो H1 के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको एक T1 मिलेगा। अब क्या करो, आप यहाँ से वेल खोल दो, ठीक है। वेल खोल दो यानी पानी जो है अब वो यहाँ से मूव करते करते इस सॉइल के थ्रू जो है वो यहाँ पे हमको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे यानी कॉन्स्टेंट हेड चैम्बर में आपको कलेक्ट होता हुआ देखने को मिलेगा, ठीक है। साथ में आपको और क्या चाहिए, हमारे को स्केल चाहिए ताकि हम मेजर कर सके क्या, H1 को मेजर कर सके। और दूसरा क्या हमारे को मेजर करना है, दैट इज एक तो H1 को हमारे को मेजर करना है, और हमारे को क्या इंपॉर्टेंट है, दैट इज द टाइम। एक तो टाइम भी इंपॉर्टेंट है, यानी H1 और H2 को हमारे को जनरली कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए स्केल जो है रिक्वायर्ड है। टाइम के लिए तो आपके पास स्टॉप वॉच है, तो एट अ सर्टेन पॉइंट आपको H1 दिखेगा, फिर वो पानी जो है नीचे फॉल करेगा, यानी वो किसी एक सर्टेन पॉइंट पे यानी H2 पे जाके वहां पे आप क्या कर दो, स्टॉप वॉच को रोक दो, ठीक है। आपने H1 पे शुरू की स्टॉप वॉच और H2 पे आपने स्टॉप वॉच को रोक दिया। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे जनरली होगा क्या, आपने टाइम देख लिया, उस टाइम को आपको नोट करना है, ठीक है। आपने T2 नोट कर लिया। क्लियर हो गया? तो एक फॉल जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो अब जब इस फॉल को आप देखोगे आफ्टर जो हमारा टाइम T है, उस टाइम पे आप रिकॉर्ड करोगे H2 पे जो भी टाइम है आपका न्यू वो होगा। दूसरा हमारे को इस स्टैंड पाइप का एक क्रॉस सेक्शन एरिया है जिसको मैं छोटे ए से रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। छोटे ए से मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इसका एक क्रॉस सेक्शन एरिया। इतना समझ में आया आपको? तो ये चीज अगर फॉल हो रही है H1 से लेकर अगर वो H2 जा रही है, तो हमारे को इन बिटवीन जो है वहां पे देखना पड़ेगा, यानी एक ऐसी इंटरमीडिएट स्टेज जहां पे हमारे को फॉल जो है देखने को मिलेगा, ठीक है। तो उस पॉइंट को अगर मैं बोलूँ उस पॉइंट पे जो हमारा हेड है दैट इज द H, ठीक है। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि वो H है, ठीक है। और वहां पे जो हमारे को फॉल देखने को मिल रहा है वो बहुत ही स्मॉल फॉल जो है वो देखने को मिलेगा वहां पे, ठीक है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम फॉलिंग हेड टेस्ट कर रहे हैं, तो हमारे को ये भी जानना पड़ेगा, क्योंकि हमारे को इंटीग्रेशन भी करना पड़ेगा, है ना। एक H1 से लेकर H2 तक जा रहा है, तो हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं ताकि हमें क्या पता चल जाए। तो H जो है हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे हमारे पास इंटरमीडिएट स्टेट में हमारे पास जो वाटर लेवल है दैट इज H। क्लियर हो गया? यहाँ पे इतना सा पता लग गया। अब जो हमारा फॉल हो रहा होगा उस पॉइंट पे एक सर्टेन पॉइंट होगा, यानी एक DT टाइम पे, अगर मैं DT टाइम पे कोई भी फॉल देखूं तो वो फॉल भी क्या होगा, स्मॉल ही होगा। तो वो स्मॉल फॉल जो है दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज DH, ठीक है। उसको मैं एज अ DH रिप्रेजेंट कर रहा हूं। क्लियर हो गया? इतनी सी बात। तो हम अगर हेड डिफरेंस को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हेड डिफरेंस क्या होगा, जनरली H ही होगा। वो चीज तो आपको क्लियर है ना। तो इस स्टेज पे एट दिस स्टेज अगर मैं लिखूं कि एट दिस स्टेज हमारी इंटरमीडिएट स्टेज है, तो यहाँ पे यू कैन राइट की इंटरमीडिएट स्टेज या फिर एट दिस स्टेज हो क्या रहा है। अगर मैं कोई डिस्चार्ज की बात करूं, ठीक है, डिस्चार्ज, ठीक है, डिस्चार्ज, तो डिस्चार्ज किसके बराबर होगा, डिस्चार्ज इज इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, किया के बराबर होगा। ये चीज मैंने आपको पहले बताई है बाय अकॉर्डिंग टू द डार्सी लॉ, है ना। अकॉर्डिंग टू द डार्सी लॉ ये चीज जो है वो प्रूवन है, मैंने आपको पहले बताई, ठीक है। अब डार्सी लॉ के अकॉर्डिंग जो है Q इज इक्वल्स टू किया है, और I हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है, जो भी हमारा हेड लॉस होता है पर यूनिट लेंथ जो है वो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है, ठीक है। इंटरमीडिएट स्टेज पे सॉरी जो हमारा हेड लॉस है वो क्या है, H डिवाइडेड बाय जो भी हमारे पास लेंथ है वो क्या है, बेसिकली I है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है। तो यहाँ पे मैं Q को किस तरह से लिख सकता हूँ कि K मल्टीप्लाई बाय H अपॉन L मल्टीप्लाई बाय A। क्लियर हो गया? यहाँ पे ए कौन सा वाला यूज होगा, हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, ये वाला पूरा जो है ये वाला यूज होगा, हमारा स्टैंड पाइप का यूज नहीं होगा। यहाँ पे स्टैंड पाइप का क्या है, हमारे पास क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, स्मॉल ए। ये चीज मैंने आपको क्लियर कर दी, ठीक है। अच्छा, Q इज इक्वल टू K H अपॉन L मल्टीप्लाई बाय A जो है वो हमारे पास क्या है, डार्सी लॉ से हमने निकाल दिया। क्लियर हो गया? इतनी सी बात। अब हमें अब क्या देखना है, जो वॉल्यूम ऑफ द वाटर है, वॉल्यूम ऑफ द वाटर कलेक्टेड, वॉल्यूम ऑफ द वाटर कलेक्टेड, ठीक है। अब हमें क्या चेक करना है कि एट टाइम DT पे कितना पानी जो है हमारा कलेक्ट हुआ है, ठीक है। एट टाइम DT कौन सा टाइम हो गया, जहां पे आपको DH यानी DH का आपको फॉल देखने को मिल रहा है। उस DT टाइम पे हम क्या देख रहे हैं कि कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है कलेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो उसको अगर जो देखना है तो आई कैन राइट की डिस्चार्ज इज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज द वॉल्यूम अपॉन टाइम, है ना। ये चीज क्लियर है ना। इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, अगर जब मैं वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम क्या होगा, जो स्टैंड पाइप का एरिया होगा मल्टीप्लाई बाय DH होगा कि नहीं। हमको वॉल्यूम देखना है ना, तो इतना वॉल्यूम क्या होगा, यहां से लेकर यहां तक का वॉल्यूम हमारा डिक्रीज हुआ है। पानी वॉल्यूम बेसिकली क्या है, वॉल्यूम डिस्चार्ज क्या है, बेसिकली वॉल्यूम अपॉन टाइम है ना। जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है हमारे पास कलेक्ट हुआ है एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ अ टाइम पे, दैट इज आल्सो नोन एज अ Q, दैट इज नोन एज अ Q, है ना। आल्सो दैट इज नोन एज अ Q। अब वॉल्यूम कितना डिक्रीज हुआ है, हमारा वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है DH। ये चीज कहां से पता चली, ये चीज मैंने आपको पहले बता दी कि DH जो है वहां पे फॉल है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे वॉल्यूम बेसिकली क्या होता है, एरिया मल्टीप्लाई बाय जो भी हमारा क्या होता है, जो भी हमारा फॉल होता है, जो क्रॉस सेक्शन एरिया मल्टीप्लाई बाय जो हमारी क्या है हाइट है, उसी को मैं रिप्रेजेंट करूंगा। तो एरिया मल्टीप्लाई बाय जो भी हाइट है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया तो मुझे पता लग गया, है ना। एरिया मुझे पता लग गया, और मल्टीप्लाई बाय अगर मैं इसके साथ DH कर दूं तो मेरे पास ओवरऑल वॉल्यूम जो है वो यहाँ पे मिल जाएगा। और टाइम कितना है, टाइम मैंने बताया था DT है। क्लियर हो गया? ठीक है, DT। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डिस्चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो DH है वो जनरली क्या हो रहा है, वो फॉल हो रहा है ना। DH क्या है, जनरली वो कम हो रहा है एज पर, अगर मैं देखूं इसकी ऊपर वाली लिमिट को देखूं तो ऊपर वाली लिमिट जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू लोअर वाली लिमिट। तो आई कैन से कि जो यहाँ पे फॉल है वो जनरली नेगेटिव में देखा जा रहा है, पानी कम हो रहा है ना उस टाइम पे। तो ये जो हमारा DH है वो जनरली क्या शो कर रहा है, एक फॉल को शो कर रहा है, तो हमें उससे माइनस साइन के साथ शो करना पड़ेगा।
हमें इसे माइनस साइन के साथ शो करना पड़ेगा। आप कई बोलेंगे कि सर माइनस साइन के साथ क्यों शो करना पड़ेगा? अगर आप इसे माइनस साइन के साथ शो नहीं करोगे तो उस पॉइंट पे जो डिस्चार्ज है वो नेगेटिव दिखने लग जाएगा। और क्या कभी डिस्चार्ज जो है वो नेगेटिव होता है? मुझे बताओ, क्या डिस्चार्ज कभी नेगेटिव होता है? कहीं आपने देखा है ऐसी चीज? नहीं होता है। तो इस वजह से हम इसे नेगेटिव शो करते हैं, क्योंकि ये फॉल है और फॉल को नेगेटिवली शो करना जरूरी है ताकि डिस्चार्ज जो है वो पॉजिटिव दिखे। जब ओवरऑल एक्सप्रेशन आप देखोगे तो आपको वहां पे देखो, वॉल्यूम मैंने बता दिया, एरिया मल्टीप्लाई बाय हमारे को फॉल है, डिस्चार्ज को नेगेटिव नहीं शो करना है, तो हम इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? माइनस डी से रिप्रेजेंट करेंगे, डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन, dt। ठीक है, क्यों मल्टीप्लाई बाय, अगर मैं इसको dt लिखूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एरिया माइनस डी। क्लियर हो गया? इतनी सी बात क्लियर होगी। अच्छा, क्यू को क्या रिप्लेस कर सकता हूं मैं? ये वाली चीज है कहां पे, हो कब रही है? ये किसी इंटरमीडिएट स्टेज पे हो रही है, और ये जो हमने डिस्चार्ज निकाला था ये भी इंटरमीडिएट स्टेज में हो रहा है। तो यानी ये क्यू, ये वाला क्यू सेम है ना? तो इन दोनों को मैं रिप्लेस करके क्या लिख सकता हूं कि के मल्टीप्लाई बाय एच अपॉन एल मल्टीप्लाई बाय, यहां पे क्या होगा? एरिया मल्टीप्लाई बाय dt इज इक्वल्स टू, यहां पे क्या हो जाएगा? एरिया माइनस डी। ठीक है, अब ये वाला एरिया क्या है और ये वाला एरिया क्या है, ये चीज आपको पता है। ठीक है, आपको मेरे को दोबारा बताने की जरूरत नहीं कि ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया है और ये जो है स्टैंड पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया है। समझ में आया इतना सा पॉइंट जो भी मैंने बताया आपको? ठीक है, अब इसको रीअरेंज करते हैं और रीअरेंज करके इसको हम इंटीग्रेट करते हैं। तो सबसे पहले क्या कर दिया मैंने कि के को मैंने यहीं पे रख दिया, dt है, dt को मैंने यहीं पे रख दिया। ठीक है, समझ में आया? dt को मैंने इधर ही रखा। यहाँ की बाकी चीजें हम यहाँ पे लाते हैं। ठीक है, ए यहाँ पे आ गया, साथ में हमारे पास क्या आ गया? माइनस साइन है, माइनस साइन बाहर निकाल दो, माइनस साइन हमने बाहर निकाल दिया। अब लेंथ नीचे है तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, लेंथ ऊपर मल्टीप्लाई कर दी। डिवाइड में क्या आ जाएगा हमारे पास? h यहाँ पे है, h को हम अंदर ले जाएंगे, इसके नीचे h लाएंगे, क्योंकि हमें को इंटीग्रेट करना है ना, तो h को हम इधर ले आएंगे। लेकिन जो एरिया है, एरिया को हम बाहर लिख सकते हैं, एरिया इज अ कांस्टेंट। ये चीजें जो है वो चेंज नहीं हो रही, ये कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन के अंदर इनको लाना सही नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस तरह से लिख सकते हैं, साथ में क्या लिख सकते हैं? डी एच डिवाइडेड बाय एच की तरह हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन, इंटीग्रेटिंग। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, इंटीग्रेट करके हमें क्या मिलेगा? सबसे पहले बात तो देखो, हमको ये फाइंड आउट करना है, कोएफिशिएंट ऑफ परमिटिविटी फाइंड आउट करना है, और ये जितने भी हमारे पास शॉर्ट टर्म्स है इनको हमको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, अभी dt है तो dt को इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि इंटीग्रेशन dt। अब इसकी अपर और लोअर लिमिट जो हमको लिखनी पड़ेगी। ठीक है, वो अभी मैं बताता हूँ, h अपॉन सॉरी एल अपॉन एरिया। क्लियर हो गया? ये चीजें क्या इंटीग्रेशन में नहीं आएगी, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही है, इज इक्वल्स टू डी अपॉन एच। इस तरह से मैं लिख सकता हूँ, इसमें कोई गलती नहीं है ना? अच्छा, जब हमने बात की इंटीग्रेशन की तो उसकी अपर लिमिट क्या है? h1 से लेकर h2 तक जा रही है। क्या टाइम इंटरवल था? t1 से लेकर t2 तक जा रही है। समझ में आया? तो या आई कैन राइट कि देखो t1 से लेकर t2 तक जा रही है ना, t1 से लेकर t2 तक जा रही है, और t1 पे क्या है हमारे पास? t1 पे हमारे पास h1 है, और t2 पे क्या है हमारे पास? h2 है। ठीक है, इसकी लिमिट्स पता लगी किस तरह से हमने यहाँ पे, तो सिंपली इसको सॉल्व कर लो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? k विल बी इक्वल्स टू t2 माइनस t1, है ना? t2 माइनस t1 हो जाएगा ना, t2 माइनस t1। अच्छा, यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, al अपॉन a। क्लियर हो गया? अब इस माइनस साइन को मैं अंदर ले, चलो यहीं पे मैं दोबारा से लिख देता हूँ, जैसे कि dh अपॉन h, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी? दैट विल बी log टू द बेस e मल्टीप्लाई में क्या आएगा हमारे पास? दैट इज द h2। पहले h2 आएगा, फिर माइनस में क्या आएगा हमारे पास? log टू द बेस e h1 क्या आ जाएगा हमारे पास? इस तरह से हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, अगर इस माइनस साइन को मैं अंदर ले जाऊं तो आई कैन राइट कि h1 माइनस h2 मैं इसको लिख सकता हूं। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं कि t2 माइनस t1 इज इक्वल्स टू माइनस al मल्टीप्लाई बाय a। इसको मैं दूसरे पेन से लिखता हूं, मल्टीप्लाई बाय a। अंदर क्या आ जाएगा हमारे पास? माइनस को अगर मैं अंदर कॉमन ले लूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और माइनस अंदर आ जाएगा तो h1 आगे आ जाएगा और h2 बाद में आ जाएगा। तो आई कैन राइट log टू द बेस e h1 माइनस log टू द बेस e h2। इस तरह से मैं लिख सकता हूं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, है ना? अब जनरली हम क्या करते हैं, इस चीज को हम किस तरह से लिखते हैं? मल्टीप्लिकेशन। इस तरह को हम क्या लिखते हैं? डिवाइड में लिखते हैं, मल्टीप्लिकेशन नहीं लिखते। ठीक है, तो आई कैन राइट कि इट विल बी इक्वल्स टू al डिवाइडेड बाय एरिया, और इसको क्या लिख सकता हूं मैं? log e, ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास? h1 डिवाइडेड बाय h2 आ जाएगा। तो इस शॉर्ट फॉर्म में मैं इसको लिख सकता हूं, ये कि नहीं, है ना? दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि t2 माइनस t1 जो है उसको मैं क्या लिख सकता हूं? उसको मैं t लिख दूंगा, है ना? एक जनरल फॉर्म में मैं t2 माइनस t1 जो उसको मैं अगर t लिखता हूं, या फिर आप डेल्टा t लिख दो। ठीक है, चेंज को टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है तो डेल्टा t रहने दो, आप क्या करो? t से रिप्रेजेंट करो इसको, तो t क्या हो जाएगा उस टाइम पे? टाइम इंटरवल। इट विल बी अ टाइम इंटरवल। आई कैन राइट t जो है वहां पे टाइम इंटरवल है। ठीक है, मैंने चेंज कर दिया इसको जनरली, आई कैन राइट कि t जो है हमारे पास क्या है? इट इज अ टाइम इंटरवल। क्या बोल सकते हैं? इट इज अ टाइम इंटरवल। ठीक है, तो उस केस में हमारी जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी? इक्वेशन विल बी k इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा? al डिवाइडेड बाय एरिया मल्टीप्लाई बाय t हमारे पास था, t2 माइनस t1 को क्या लिख दिया? t लिख दिया, तो t हमारे पास नीचे आ जाएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे? log टू दी बेस e, है ना, h1 माइनस h2। समझ में आया? तो ये हमारे पास क्या आ गई? एक एक्सप्रेशन आ गई जो कि इंपॉर्टेंट है आपको परमिबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए कि कौन सा केस है हमारे पास? फॉलिंग हेड केस में हमको परमिबिलिटी फाइंड आउट करनी है, तो ये एक तरह का क्या है? फॉर्मूला है। क्लियर हो गया? अब log टू दी बेस जो e है, इसको अगर मुझे कन्वर्ट करना है log टू दी बेस 10 में अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना है तो सिंपली क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस इक्वेशन में अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, 2.303 को मल्टीप्लाई कर दूं al डिवाइडेड बाय एरिया एंड t, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू log टू द बेस 10 h1 माइनस h2। बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा। चेंज क्या होगा? सिर्फ ये वाली इक्वेशन जो है इस तरह से चेंज होगी। ठीक है, और ये वाली इक्वेशन जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये दो फॉर्मूले हैं, और आप जो अपना साइंटिफिक कैलकुलेटर है, अगर जो उसमें आप ln देखोगे ना, तो ln दैट इज इक्वल्स टू log टू द बेस e है, और जो हमारा log है लिखा हुआ दैट इज टू द बेस हमारी क्या है? 10 है। ठीक है, आप इन दोनों में से किसी से भी अगर जो फॉर्मुला फाइंड आपको क्वेश्चन में आएगा तो आप इन दोनों में से कोई भी फॉर्मुला इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको यही फॉर्मुला इस्तेमाल करना है या फिर यही फॉर्मुला इस्तेमाल करना है। आप दोनों से अगर जो फॉर्मुले का इस्तेमाल करोगे तो आंसर क्या है हमारे पास? सेम ही आएगा ऑलवेज। ठीक है, सेम आंसर आएगा दोनों से। ठीक है, बस उसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी अलग हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। वहां पे जो कन्वर्जन फैक्टर है, अब ये चीज मैंने आपको बता दी कि ln को अगर मुझे कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है? log 10 में कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्जन फैक्टर क्या होगा? 303 हो जाएगा।
ठीक है 2.303 जो हमारे पास कन्वर्जन फैक्टर हो जाएगा। समझ में आया हमने किस तरह से किया। कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी इन द केस ऑफ अ फॉलिंग हेड परमेबिलिटी टेस्ट किस तरह से फाइंड आउट करना है, ये चीज जो है मैंने आपको यहाँ पे बता दी। ठीक है, इसकी डेरिवेशन भी थी, छोटी सी डेरिवेशन है, इंपॉर्टेंट नहीं है, मत देखना इसको। अगर जो इसमें कुछ पूछा जाएगा, वैसे जनरली नहीं पूछा जाएगा डेरिवेशन, आप देखना चाहो तो ठीक है, अदरवाइज क्या है आप डायरेक्टली फॉर्मुला जो है यहाँ पे याद रखना। ठीक है, ये दो फॉर्मुले इंपॉर्टेंट है, आप इन दोनों को याद रखना, अदरवाइज एक ही फॉर्मुले को याद रखना, उसी से आप कन्वर्ट कर सकते हो log टू द बेस 10 में भी कन्वर्ट कर सकते हो इजीली। ज्यादा हमारा ln रहता है क्योंकि साइंटिफिक कैलकुलेटर में ln जो है डायरेक्टली अलाउडेड होता है, तो आप क्या कर सकते हो, इसको इस्तेमाल कर सकते हो ये दोनों फॉर्मुले का। तो समझ में आया फॉलिंग हेड परमेबिलिटी टेस्ट किस तरह से इस्तेमाल करना है, क्या उसकी कॉम्प्लिकेशन है, कौन कौन सा। अच्छा, स्टैंड पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, ए है, तो जब भी हमारे पास इसके डाया दिया जाएगा तो आपको कुछ नहीं करना, पाई डी स्क्वायर बाय 4 से आप क्या कर सकते हो, एरिया फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आपको क्वेश्चन में एरिया बोला गया फाइंड आउट करने के लिए, सिमिलरली जो हमारे पास यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया उसको भी इसी तरह से फाइंड आउट करना है, पाई डी स्क्वायर बाय 4 से इस्तेमाल करना है। क्लियर हो गया इतनी सी बात जो भी मैंने आपको बताई, किस तरह से आपको इसका इस्तेमाल करना है। लेंथ आपको सब कुछ दे दी जाएगी, अगर नहीं भी दी होगी तो आप डायरेक्टली क्या है इस फॉर्मुले से इस्तेमाल करके आंसर तक आप पहुंच सकते हो। ठीक है, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको क्वेश्चन में पूछेगा कि भाई टाइम इंटरवल बताओ, है ना, आपको बोलेगा कि टाइम इंटरवल बताओ, टाइम इंटरवल बताओ, इंपॉर्टेंट है, बस उसको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। फॉर एग्जांपल आपको बोला गया कि मान लो जो इनिशियली जो हमारे पास हेड था वो हमारे पास मान लो कि 90 था, ठीक है 90 सेंटीमीटर इनिशियल हेड था, और बाद में बोला कि जो ड्रॉप है वो हमारे पास 6 सेंटीमीटर है, ड्रॉप जो है वो 6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि 90 सेंटीमीटर जनरली क्या दिखा रहा है, H1 की वैल्यू दिखा रहा है, और H2 की वैल्यू 6 नहीं, H2 की वैल्यू ड्रॉप है ना, ये इट इज अ ड्रॉप। तो ड्रॉप अगर ये है 6 सेंटीमीटर का ड्रॉप है, तो उस टाइम पे H2 की वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास, इट विल बी डेफिनेटली 84 सेंटीमीटर। तो ये दोनों चीजें जो इंपॉर्टेंट तब हो जाती है जब आपको क्वेश्चन पढ़ना नहीं आता। अगर क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ना आता है, इंग्लिश आपको अच्छे से समझ में आती है, तो ये चीजें जो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, और टाइम इंटरवल पूछेगा, टाइम इंटरवल इजीली बता देना है, इसमें निकाल के आप देख सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो H1 और H2 की वैल्यू। ठीक है, इसमें और कुछ भी नहीं इंपॉर्टेंट, और आपसे पूछेगा कि टाइम इंटरवल निकाल के दिखाओ पहले इनके लिए, फिर बोलेगा कि अब आप मुझे बताओ कि जब वो दूसरा हमारा H2 होगा, उस H2 मतलब कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा, टाइम रिक्वायर्ड है ना, फॉर द हेड टू फॉल टू द, मतलब कोई भी बोल सकता है, कोई वैल्यू बोल सकता है, मान लो 46 सेंटीमीटर, उसने वैल्यू बोल दी कि 46 सेंटीमीटर तक H2 की वैल्यू है, तो उसके लिए टाइम कितना रिक्वायर्ड होगा। तो आपको सबसे पहले आपको वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, यहाँ पे परमेबिलिटी की वैल्यूज भी आपको दे रखी है ना, जो चीजें आपको नहीं दे रखी होगी उसको आप एक साइड ले आना, और बाकी की चीजें जो भी आपको है उसको कैलकुलेट कर लेना, उसकी अपनी वैल्यू आएगी, फिर उस वैल्यू को क्या करना, जनरली इस वैल्यू से कंपेयर कर लेना कि जो हमारी पास वैल्यू है। फॉर एग्जांपल जैसे इसी क्वेश्चन में अगर मैं देखूं तो यू कैन से कि हमारे पास क्वेश्चन अगर इस तरह से दिया होगा कि परमेबिलिटी टेस्ट आपको एक किया हुआ है, कंडक्ट किया हुआ है परमेबिलिटी टेस्ट, जहां पे H1 की वैल्यू हमको गिवन है, दैट इज द 90 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन ले लेते हैं, 90 सेंटीमीटर जो है हमारे पास H1 की वैल्यू है, और इनिशियली मतलब H1 आपको H1 करके नहीं दिया जाएगा, वहां पे जनरली ऐसे लिखा जाएगा कि हमने फॉलिंग हेड टेस्ट हमने अप्लाई किया है, और एक हेड है, उसकी वजह से एक हेड जो है आपको देखने को मिला है इनिशियली, दैट इज इक्वल टू 90 सेंटीमीटर, इस तरह से आपको बोला जाएगा। और बोला जाएगा कि जो वहां पे ड्रॉप है एंड द ड्रॉप इज 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा 6 सेंटीमीटर है इन अ 15 मिनट, इस तरह से क्वेश्चन आपको फ्रेम कर दिया जाएगा, और पूछ जाएगा कि हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर द हेड टू फॉल अप टू 45 सेंटीमीटर ले लेते हैं इसको। ठीक है, 46 की जगह 45 सेंटीमीटर ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे को क्वेश्चन क्या आया कि इनिशियली 90 सेंटीमीटर, तो हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन है कि H1 की वैल्यू हमारे को गिवन है कितनी, दैट इज द 90 सेंटीमीटर। ठीक है, H2 की वैल्यू कितनी गिवन है हमारे को यहाँ पे क्वेश्चन में कि 90 माइनस 6 दैट विल बी इक्वल टू 84 सेंटीमीटर। समझ में आया किस तरह से निकालना है। तो और टाइम कितना दे रखा है, अच्छा जो टाइम आपको दे रखा है ये किसके लिए दे रखा है, जो ड्रॉप हुआ है 6 सेंटीमीटर 15 मिनट में, ये जनरली हमको T1 की वैल्यू दे रखी है, T1 की वैल्यू कितनी है 15 सेंटीमीटर, जो हमको T1 की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, क्लियर हो गया। हमें फाइंड आउट क्या करना है, पहले तो हमको सबसे पहले इसको फॉर्मुला में इस्तेमाल करना है। तो फॉर्मुला कौन सा यूज कर सकते हैं, कोई भी यूज कर लो। ठीक है, 2.303 वाला फॉर्मुला अगर मैं इस्तेमाल करूं, एरिया मल्टीप्लाई बाय द लेंथ डिवाइडेड बाय कितना था, एरिया था, और साथ में क्या था, इसके साथ में था हमारे पास टाइम इंटरवल। ठीक है, तो टी से अगर मैं रिवीजन करूं, टी इज द टाइम इंटरवल, मल्टीप्लाई क्या था log टू दी बेस 10, और यहाँ पे कितना था 90 डिवाइडेड बाय, यानी H1 डिवाइडेड बाय 84। इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन में दिया था, हमने इक्वेशन में इसकी वैल्यू डाल दी। ठीक है, अब टाइम इंटरवल हमको जनरली क्या है, जो टाइम इंटरवल है T1 है। अच्छा, इसकी अगर मुझे कंप्लीट वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आई कैन से कि भाई जो टाइम इंटरवल, इस टाइम को मैं इधर ले आऊं और इस कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी को मैं एक साइड ले आऊं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इससे। तो आई कैन राइट कि अगर टी यहाँ पे आ जाए तो आई कैन से कि टी इज इक्वल टू 2.303 AL डिवाइडेड बाय एरिया मल्टीप्लाई बाय हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। क्लियर हो गया। और इसको क्या लिख सकता हूं मैं, log 10, इन दोनों की वैल्यू कितनी है 90/84। ठीक है, इस तरह से मैं लिख सकता हूं इसको। अब हमारे को क्या पता है कि इन सब की वैल्यूज जो है हमारे को गिवन नहीं है, इन सब की वैल्यूज जो है हमारे को गिवन नहीं है, तो इसको एक साइड ले आओ, सिंपल सी बात। और टी को एक साइड ले आओ, क्योंकि टी की वैल्यू तो आपको गिवन है ना, 15 मिनट जो हमारे गिवन है टाइम इंटरवल की वैल्यू। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस वैल्यू को यहीं पे रहने देता हूँ, इसको मैं नीचे ले आता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा 2.303 AL मल्टीप्लाई बाय AK इज इक्वल टू टी डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या हो जाएगा log टू दी बेस 10 90/84। यहाँ पे कितना आ जाएगा 15 मिनट डिवाइडेड बाय ये सारी वैल्यू। अब इन सारी वैल्यू को कैलकुलेट करो, इसमें जैसे कैलकुलेटर में डाल दो इसको, लेकिन राइट 15 डिवाइडेड बाय log वाला यूज करना, log 10 वाला यूज नहीं करना, 90 डिवाइडेड बाय 84। तो क्या आ जाएगी वैल्यू, दैट विल बी इक्वल टू हमारी 500 समथिंग कुछ आ रही है ना, तो 500.61
मिनट जो है हमारे पास क्या आ गई, वैल्यू आ गई। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, इस पूरी इक्वेशन की वैल्यू जो है हमें यहाँ पे दिख गई है, दैट इज 500.61 मिनट जो है आपको पूरी वैल्यू दिख गई है। क्लियर हो गया। अब हमें फाइंड आउट क्या करना था, हमें टाइम रिक्वायर्ड जो है फॉर द हेड टू फॉल 45, जहां पे हमें 84 दिख रहा था वो 45 सेंटीमीटर तक फॉल कितने टाइम में करेगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम फॉर्मुला इस्तेमाल करेंगे। आई कैन राइट की जो हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ प्रोबेबिलिटी है उसकी वैल्यू कितनी है, 2.303 है ना, मल्टीप्लाई बाय एल और डिवाइडेड में क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय टाइम आ जाएगा। क्लियर हो गया। log टू द बेस 10 90 डिवाइडेड बाय कितना फॉल हो रहा है हमारे पास 45 सेंटीमीटर जो है फॉल हो रहा है। क्लियर हो गया, इतनी सी बात। ठीक है, यहाँ पे 45 सेंटीमीटर इस तरह से आ गया। अच्छा, इसकी वैल्यू तो आपको पता है ना, a इंटू दिस दिस। अगर मैं k को भी इधर ले आऊं और t को मैं उधर ले जाऊं तो इस पूरी की वैल्यू मेरे को पता है कितनी है। तो आई कैन राइट कि t को अगर मैं इधर ले गया, यहाँ पे पूरी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 500.61 मिनट जो है इसकी पूरी वैल्यू आ गई। क्लियर हो गया। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, हमको इस चीज के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा इसके साथ तो वैल्यू नहीं आ जाएगी, 500.61 मल्टीप्लाई बाय log टू द बेस 10, मतलब डायरेक्टली आप 90/80 45 लिख दो। ठीक है, तो वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 150.169। यू कैन राइट कि जो हमारे पास टाइम रिक्वायर्ड है 150 पॉइंट हमारे पास 69 70 मिनट बोल सकता हूँ। ठीक है, 70 मिनट, यानी 45 सेंटीमीटर फॉल करने के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा हमको, 150.70 मिनट जो है रिक्वायर्ड होगा हमको। तो ये समझ में आया, डिवाइड बाय 60 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, यानी 2 मिनट 5 मिनट जो है हमारे पास जनरली क्या रहेगा, हमारे पास टाइम रहेगा। तो आई कैन राइट कि टी विल बी इक्वल टू कितना है हमारे पास 2.51 आवर्स जो है हमको रिक्वायर्ड होगा टाइम, जिससे कि 45 सेंटीमीटर आपको फॉल करने को देखने को मिलेगा। कहां से, 90 से लेकर जो हमारे पास टॉप में था ना, जैसे स्टैंड पाइप है, तो इस स्टैंड पाइप में हमारे सबसे टॉप पे कितना है 90 है। फिर जो हमको फॉल दिखा था वो कितना दिखा था, हमको 6 का फॉल दिखा था। तो यहाँ पे कितना बच गया हमारे पास 84 बच गया। अब क्वेश्चन में पूछा था कि कितना टाइम रिक्वायर्ड है फॉर 6 मिनट, कितने में हुआ हमारे पास 15 मिनट में हुआ। 6 मिनट कितने में हुआ, 15 मिनट में हुआ। तो ये T1 हो गया। सेकंड ऑफ ऑल जो हमारे पास लास्ट वन था दैट इज द 46 था, 45 था, कितना था 45 था ना। तो 45 का जो अगर जो फॉल है वो कितने में देखने को मिलेगा, 2.5 आवर्स में देखने को मिलेगा। समझ में आपको 15 मिनट, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि 150.70 मिनट जो है रिक्वायर्ड होगा। क्लियर हो गया। इस तरह से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं इससे रिलेटेड ना, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे टाइम रिक्वायर्ड के लिए पूछ लिया। अब और भी चीजें पूछ सकता है, इसमें आपको एरिया दे देगा तो एरिया फाइंड आउट करके दिखाओ, और बहुत सारी चीजें जो है इसमें वो पूछ सकता है। तो फॉलिंग हेड टेस्ट आपको लग गया पता किस तरह से हमारे पास आया। इसमें तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ईजी है ये तो हमारे पास। अब मैंने सब कुछ समझा दिया है तो इसमें डिफिकल्ट नहीं है, और सब कुछ आपको मैंने सामने रख दिया। ठीक है, किस लिए यूज होता है, फाइन ग्रेन सॉइल के लिए होता है, जनरली सिल्ट और क्ले के लिए यूज होता है, जहां पे परमेबिलिटी जो है लो देखने को मिलती है। वाटर लेवल इज अलाउड टू फॉल विद टाइम इन अ स्टैंड पाइप, द रेट ऑफ अ फॉल इंडिकेट्स द परमेबिलिटी। क्लियर हो गया। फॉर्मुला क्या है इसका मैंने बताया था, k विल बी इक्वल्स टू 2.30, दोनों फॉर्मुले में से कोई भी आप फॉर्मुला इस्तेमाल कर सकते हो, AL डिवाइडेड बाय हमारे पास एरिया इनटू द टाइम log टू द बेस 10। ठीक है, अभी 2.30 कन्वर्जन फैक्टर यूज किया तो log टू द बेस 10 ही आपको यूज करना है। ठीक है, ये चीज गलती नहीं करनी है, H2। ठीक है, ये एक जनरल फॉर्मुला है जिससे आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, एरिया ऑफ अ स्टैंड पाइप किससे रिप्रेजेंट किया, A से किया, क्रॉस सेक्शन एरिया किससे रिप्रेजेंट किया, A से रिप्रेजेंट किया, लेंथ ऑफ द सैंपल L से किया, इनिशियल एंड फाइनल हेड किससे रिप्रेजेंट किया, H1 से, और H2 से हमने रिप्रेजेंट किया, टाइम किससे रिप्रेजेंट किया, T से किया। ये टाइम इंटरवल लिख दो, है ना, टाइम इंटरवल लिख दो यहाँ पे। क्लियर हो गया। अच्छा, ये यूज क्यों होगा फॉलिंग हेड या फिर वेरिएबल परमेबिलिटी टेस्ट, किस लिए यूज होगा, फाइन सॉइल के लिए, जहां पे फ्लो जो होता है स्लो होता है जनरली, और कांस्टेंट हेड जो है वो प्रैक्टिकल नहीं होता। क्यों नहीं होगा प्रैक्टिकल, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा ना। आप जब फाइन सॉइल को इस्तेमाल करोगे और कांस्टेंट हेड को मेंटेन करोगे तो वहां पे जो आपको पानी जो है बहुत ही लो स्पीड में देखने को मिलेगा। लेकिन कैलकुलेशन जो है हमको फास्ट करनी है, तो कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए हमने दूसरा कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया, फॉलिंग हेड टेस्ट। समझ में, इसमें तो कोई डिफिकल्टी नहीं है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। इतना पॉइंट क्लियर हो गया है ना, इसमें तो कुछ भी डिफिकल्टी नहीं है। अच्छा, इससे रिलेटेड ना कई बार हमारे कंपैरिजन वाले क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ किस तरह से आएंगे। ठीक है, कि यहाँ पे आप नोट पॉइंट करके लिख लो उसको। ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है वो, आपको पढ़ना भी चाहिए, और हमको करेक्शन फाइंड आउट करने के लिए, यानी रीडिंग हमको कंसिस्टेंसी अगर फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मान लो कि जो हमारा वाटर है, वाटर जो है वो वाटर जो है फॉल कर रहा है। ठीक है, वॉल फ्रॉम, मान लो कि वो वाटरफॉल अभी किस पे कर रहा था, H1 से लेकर H2 तक। तो आई कैन राइट कि H1 से H2 तक जो है वो फॉल हो रहा है। ठीक है, और किसी सर्टेन टाइम में, है ना, इन टाइम इंटरवल लेट अस अज्यूम कि वो जो टाइम इंटरवल है वो हमने T अज्यूम किया है। ठीक है, एक सर्टेन टाइम इंटरवल पे H1 से लेकर H2 तक जाएगा, तो कोई ना कोई टाइम तो वो लेगा ही लेगा। ठीक है, अब मान लो H1 से लेकर H2 तक कितना गया। नाउ इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे कि मान लो H1 से लेकर H2 तक T पे गया, और H2 से लेकर H2 से H3 तक भी वो सेम इंटरवल टाइम इंटरवल पे गया, सेम टाइम इंटरवल पे गया। जैसे अभी हमने बोला था कि 6 सेंटीमीटर का हमको ड्रॉप देखने को मिल रहा है, तो वो 15 मिनट में देखने को मिल रहा है। मान लो कि 15 मिनट में H1 से H2 तक जाता है, सेम 15 मिनट में H2 से लेकर H3 तक जाता है। इतना क्लियर हो गया। यानी अगर मैं यहाँ पे स्टैंड पाइप बनाऊं, ठीक है, इसको मैं स्टैंड पाइप बनाता हूँ यहाँ पे, अगर मैं स्टैंड पाइप बनाऊं, इसका कोई क्रॉस सेक्शन एरिया रहेगा। ठीक है, अभी ये बन नहीं रहा है, ये स्टैंड पाइप है, जैसे कि हमारे क्या एक स्टैंड पाइप है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसको मैं सीधा कर दूं, इस तरह से क्या है, हमारी एक स्टैंड पाइप है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ ना कुछ रहेगा। ठीक है, अब जनरली क्या है कि H1 जो है हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, H2 हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, और H3 हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। क्लियर हो गया। अब H1 से लेकर H2 तक जाता है वो किसी टाइम T पे जाता है, और H2 से लेकर H3 तक भी वो सेम टाइम इंटरवल यानी T पे जाएगा। तो इस केस में आपको अगर जो फॉर्मुला लगाना है तो फॉर्मुला आप किस तरह से लगाओगे, ये क्वेश्चन में भी आता है ना जैसे, तो फॉर्मुला क्या हो जाएगा 2.303, है ना। अभी समझ में आ जाएगा आपको मैंने क्यों कराया ये, AL डिवाइडेड बाय एरिया मल्टीप्लाई बाय T log टू द बेस 10। अब यहाँ पे क्या आएगा बताओ मुझे, यहाँ पे क्या आएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू H1 डिवाइडेड बाय H2। क्लियर हो गया। ठीक है, सेम टाइम इंटरवल पे गया है, तो अगर जो मैं परमेबिलिटी को नीचे भी लाऊं और T को मैं ऊपर भी लाऊं, तो अगर जो मैं इसको रिप्लेस कर देता हूं, ठीक है, सेम टाइम इंटरवल पे गया है तो ये दोनों का सेम टाइम इंटरवल होगा, है ना। इसको भी हटा देता हूं यहाँ से, यहाँ पे क्या लिख सकता हूं मैं,
यहाँ पे मैंने परमेबिलिटी लिख दी, हाँ यहाँ पे मैंने परमेबिलिटी लिख दी और इसको मैंने टी से रिप्रेजेंट किया कि ये टी है। तो सेम टाइम इंटरवल पे तो ये भी जा रहा है ना, H2 से लेकर H2 से लेकर H3 तक, तो इसको भी मैं इसी तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, AL A अपॉन के log टू द बेस 10। यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, H2 से लेकर H3 तक। क्लियर हो गया, ये दोनों बराबर हो जाएंगे है ना। अभी पूरे टर्म्स जो है वो अगर जो मान लो मैं इन सबको कैंसिल आउट भी कर देता हूँ तो हमारे को क्या मिल रहा है यहाँ से कि जो H1 है डिवाइडेड बाय जो H2 है वो किसके बराबर है, दैट इज इक्वल्स टू H2 अपॉन H3 के बराबर है कि नहीं। ये चीज क्लियर होगी आपको यहाँ से। तो आई कैन राइट कि H2 का स्क्वायर, ये दोनों स्क्वायर हो जाएंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, दैट विल बी इक्वल्स टू H1 इनटू H3। यानी मैं क्या बोल सकता हूँ, अगर सेम टाइम इंटरवल है और सेम टाइम इंटरवल पे अगर जो रीडिंग लेते हैं ना, तो जो हमारा H2 है वो क्या होना चाहिए, वो ज्योमेट्रिकल मीन होना चाहिए H1 एंड H3 का, H2 H1 एंड H3 का क्या होना चाहिए, वो ज्योमेट्रिकल मीन होना चाहिए, ताकि आपकी जो करेक्शन है बेसिकली क्या हो, वो करेक्ट हो। तो अगर जब आपको चेक करना होता है ये मेथड जनरली क्यों यूज होता है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप क्या कर सकते हो, आप बॉक्स में बंद कर सकते हो, इट इज एन इंपॉर्टेंट। ठीक है, अच्छा ये यूज क्यों करते हैं हम, H2 इज द ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ H1 एंड H2, इसका यूज हम कब करते हैं, दिस मेथड इज बीइंग यूज्ड, दिस मेथड इज यूज्ड टू चेक द कंसिस्टेंसी ऑफ द रीडिंग, टू चेक द कंसिस्टेंसी ऑफ द रीडिंग, कंसिस्टेंसी ऑफ द रीडिंग। अगर H2 बराबर है हमारे किसके, H2 का जो स्क्वायर है अगर वो बराबर है H1 और H3 के, तो आप क्या बोल सकते हो उस केस में कि उस केस में जो हमारी रीडिंग होगी वो क्या होगी, हमारी कंसिस्टेंट होगी। ठीक है, कंसिस्टेंट रीडिंग होगी। अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट हमारी रीडिंग होगी वहां पे, है ना। और इनकंसिस्टेंस हो सकती है, यानी मींस टू से हमारा टेस्ट में क्या है, एरर है, एरर इन दी टेस्ट जो है वो आपको देखने को मिलेगा, या तो फिर एयर बबल होगा, ठीक है, बबल की वजह से होगा, है ना, या फिर किसी लीकेज की वजह से आपको एरर जो है देखने को मिलेगा, स्टॉप वॉच की वजह से भी हो सकता है कि स्टॉप वॉच टाइम पे बंद नहीं की। तो अगर जो ज्योमेट्रिकल एरर आपको, सॉरी ज्योमेट्रिकल मीन जो है H2 जो है दैट इज द ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ H1 एंड H3, तो आप क्या बोल सकते हो कि हमारा जो पूरा सिस्टम है, पूरा जो हमारा टेस्ट है वो कंसिस्टेंट है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कि H1 की वैल्यू आपको मान लो 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, और H3 की वैल्यू आपको बोलती है कि 9 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। तो अगर आप इसका फाइंड आउट करने जाओगे तो यू कैन राइट कि भाई H1 यानी 4 मल्टीप्लाई बाय 9 दैट विल बी इक्वल टू कितने बराबर होगा, दैट H2 के स्क्वायर, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 36, है ना। और 36 का भी क्या लेना पड़ेगा हमको, अंडर रूट लेना पड़ेगा, अंडर रूट मींस उसे 6 आ जाएगी वैल्यू। तो हम क्या बोल सकते हैं कि अगर हमारा क्या है, अगर H2 की वैल्यू भी हमारी 6 आती है तो हमारा जो टेस्ट है वो कंसिस्टेंट है। और ये टेस्ट जो है बेसिकली ज्योमेट्रिकल मींस होता है कि वो एक तरह का एवरेज जो है आपको प्रोवाइड कराती है। ठीक है, आप इसको एवरेज के रूप में देख सकते हैं, H1 और स्पेशल केस में आप इसको देख सकते हैं एवरेज के रूप में। तो आई कैन राइट कि H1 और H3 के बीच में अगर जो वैल्यू कोई आ रही है तो वो 6 आ रही है ना, एवरेज अगर देखा जाए इनका। अब ऐसे यूज किया जाता है प्रोपोर्शनल के लिए, और बाकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको पता ही है कि ज्योमेट्रिकल मीन क्यों यूज होता है, मैं आपको पता ही होगा ये चीज। ठीक है, अच्छा जो H2 है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है फॉर द सेम टाइम इंटरवल, अगर H2 और H2 की वैल्यू क्या होगी, अगर H1 और H3 की वैल्यू ये है तो H2 की वैल्यू जनरली क्या होगी, तो आपको यहाँ से पता लगा सकते हैं। ठीक है, अब ये रह गया था, ये चीज मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब इससे रिलेटेड और कुछ नहीं पूछेंगे आपसे। फॉलिंग हेड टेस्ट में भी हमारा जो है सेम हमारा क्या करेक्शन फैक्टर लगता है, जैसे कि हमने कांस्टेंट प्रोबेबिलिटी टेस्ट में बोला था, तो यहाँ पे भी सेम करेक्शन फैक्टर लगता है फॉलिंग हेड प्रोबेबिलिटी टेस्ट में भी। ठीक है, अगर यहाँ पे भी करेक्शन फैक्टर के लिए बोले टेंपरेचर से रिलेटेड, तो यहाँ पे भी आप सेम करेक्शन फैक्टर का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, ये सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको सब कुछ डिटेल में बढ़ा दिया, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जानी चाहिए सारी की सारी चीजें। ठीक है, इतना पता लग गया किसके लिए यूज है, किसके लिए सुटेबल है हमारा फॉलिंग हेड टेस्ट, किसके लिए सुटेबल है, सेट के लिए सुटेबल है, और किसके लिए फाइन सैंड के लिए हमारे पास सुटेबल है। ठीक है, और किसके लिए सुटेबल नहीं है, कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए ये क्या नहीं होगा, सुटेबल नहीं होगा, नॉट सुटेबल सुटेबल होगा। क्लियर हो गया। लो प्रोबेबिलिटी सॉइल्स के लिए सुटेबल है, हाई प्रोबेबिलिटी सॉइल्स के लिए सुटेबल नहीं है। ठीक है, ये चीज मैंने आपको बता दी है। स्लो फ्लोइंग सॉइल, ठीक है, स्लो फ्लोइंग सॉइल या फिर रैपिड डिस्चार्ज सॉइल, इसके लिए इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन स्लो फ्लोइंग सॉइल जो है उनके लिए इस्तेमाल होगा, जहां पे पानी जो है जनरली बहुत ही स्लो, मतलब टाइम टेकिंग प्रोसेस है, जहां पे पानी जो है हमारी क्ले से पास थ्रू करता है लेकिन टाइम ज्यादा लेता है, तो उसी को बोलते हैं स्लो फ्लोइंग सॉइल। क्लियर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट टेस्ट देखते हैं, उससे पहले मैं ये सब कुछ मिटा देता हूं, फिर हम नेक्स्ट टेस्ट की तरफ बढ़ते हैं। कांस्टेंट हेड प्रोबेबिलिटी टेस्ट के बाद हमें कौन सा करना था, फॉलिंग हेड टेस्ट करना था। ठीक है, और वो भी हमने दोनों कंप्लीट कर लिया। तो इन दोनों के बारे में आपको कोई भी डाउट रहेगा तो दोबारा से वीडियो एक बार जरूर देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट टेस्ट देखते हैं, जो कि ऑल्सो क्या है, हमारा लेबोरेटरी मेथड है, जिसमें क्या बोला गया कि कैपिलरी प्रोबेबिलिटी टेस्ट। अब नाम से आपको पता लग रहा है कि कैपिलरी बोला है तो यानी कैपिलरी रिएक्शन जो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जनरली ये जो हमारा टेस्ट है, ये टेस्ट जो है बेसिकली किसके लिए यूज होगा, अभी हमने कांस्टेंट के लिए बात की तो कोर्स ग्रेन के लिए होगा, फाइन के लिए बात की तो हमने क्या की, सॉरी फॉल के लिए हमने बात की तो हम बोला कि फाइन ग्रेन सॉइल का इस्तेमाल होगा। तब हम वहां पे अगर कोएफिशिएंट ऑफ प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम फॉलिंग हेड या फिर कांस्टेंट हेड प्रोबेबिलिटी टेस्ट का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट टेस्ट क्या बोल रहा है, हमारा कैपिलरी प्रोबेबिलिटी टेस्ट है। और ये जो कैपिलरी प्रोबेबिलिटी टेस्ट है ये सूटेबल किसके लिए, सबसे पहली बात ये हमारा सूटेबल है ओनली फॉर द फाइन ग्रेन सॉइल के लिए। फाइन ग्रेन सॉइल के लिए क्या है, ये सूटेबल है, पहली चीज। ठीक है, फाइन ग्रेन सॉइल के लिए दो हो जाएंगे, फॉलिंग भी होगा और कैपिलरी प्रोबेबिलिटी टेस्ट भी जो है इसके लिए क्या होगा, सूटेबल होगा। क्लियर होगा इतना सा बात। अच्छा, जब भी हम परमेबिलिटी की बात करते हैं तो परमेबिलिटी बेसिकली आपको पता ही है कि परमेबिलिटी किसी भी सॉइल से थ्रू जो पानी पास हो रहा है उसको परमेबिलिटी की तरह हम शो करते हैं, और एक तरह का टेस्ट है। तो कैपिलरी रिएक्शन परमेबिलिटी के साथ कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए हम एक कैपिलरी रिएक्शन का इस्तेमाल करेंगे, और वही टेस्ट के बारे में हमें बताएगा। सेकंड ऑफ ऑल यहाँ पे रेयर लिखा हुआ है ना, रेयर लिखा हुआ है। अच्छा, ये क्यों लिखा होगा रेयर, अभी देखते हैं कि मान लो हमारे पास क्या है, एक तरह का डैम है। ठीक है, अभी ये जो डैम है, अभी हमने इसमें पानी जो है वो फिल नहीं किया हुआ है, और अर्दन डैम है। अर्दन डैम है तो यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलेगा, सॉइल देखने को मिलेगी, जो कि क्या है, जिसमें भी वॉइड्स रहेंगे, है ना। ये चीज तो आपको क्लियर है ना कि सॉइल में वॉइड्स रहते हैं, और वॉइड्स में क्या क्या होगा, पानी भी होगा, एयर भी होगा, है ना। और क्या होंगे हमारे जो भी हमारे सॉइल के सॉलिड्स होंगे वो भी उसमें प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अभी सॉलिड्स के बारे में नहीं बात करते, बात करते हैं वाटर और एयर की बात करते हैं।
अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे अभी पानी नहीं आ रहा है, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम में अगर हमारे पास अगर यहाँ पे क्या नहीं है, हमारी जो सॉइल है वो फुल्ली सैचुरेटेड नहीं है, वो कौन सा केस है, पार्शियली सैचुरेटेड का केस है। यानी पार्शियली सैचुरेटेड केस में क्या आ जाएगा, वाटर और एयर दोनों वॉइड्स में प्रेजेंट रहेंगे। अब पानी भर दो, ठीक है जी सर, हमने पानी भर दिया, तो अभी इस पॉइंट पे जो हमारे पास परमेबिलिटी है, मान लो कि वो परमेबिलिटी हमारे पास क्या है कि पीएस है, ठीक है, उसको पार्शियली सैचुरेटेड हमने इस तरह से दिखा दिया। पार्शियली सैचुरेटेड मींस कि वो अनसैचुरेटेड है, अभी सैचुरेटेड नहीं है, अनसैचुरेटेड है। ये अब तो आप केपी से दिखा दो या तो फिर आप के यू से इसके रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको पता है कि देखो पानी आ गया, पानी की वजह से एक हेड मेंटेन है, हेड मेंटेन की वजह से यहाँ पे पानी जो है वो पास थ्रू करेगा, यानी पानी जो है इससे पास थ्रू करेगा और उस टाइम पे कोई ना कोई इसकी परमेबिलिटी रहेगी। लेट अस अज्यूम दैट कि वो परमेबिलिटी हमारी केपीएस है या फिर केयू है। क्लियर हो गया, इतना पॉइंट समझ में आ गया। अब कुछ समय बाद हमारे पास क्या है, केपीएस और केयू है ना, और कुछ समय बाद क्या है हमारे पास कि ये जो हमारे पास एयर है, अब वो एयर जो है वो बाहर आ जाएगी, ठीक है, एयर जो है बाहर आ जाएगी, सॉइल उस टाइम पे क्या हो जाएगा, फुली सैचुरेटेड केस में बदल जाएगा, तब्दील हो जाएगा, पहले नहीं था अब हो गया, ठीक है। और उस पॉइंट ऑफ टाइम में अगर मैं परमेबिलिटी बोलूं तो परमेबिलिटी वहां पे के रहेगी, ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या केयू और के इन दोनों में से कौन सा ज्यादा बड़ा होगा, ज्यादा बड़ा मतलब कि कहां पे परमेबिलिटी आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, क्या आपको के में ज्यादा देखने को मिलेगी या केयू में देखने को मिलेगी। तो अगर जिसने के बोला है, ठीक है, या फिर जिसने केयू बोला है, तो इसके पीछे का रीजन भी होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं पार्शियली सैचुरेटेड केस की, यानी पानी जो है उस टाइम पे जा रहा है, पास हो रहा है, लेकिन पास किससे हो रहा है, ऐसी सॉइल से पास हो रहा है जो कि अनसैचुरेटेड केस में है ना, अनसैचुरेटेड केस में, यानी पार्शियली सैचुरेटेड का केस है उस टाइम पे, तो उस टाइम पे क्या होगी, एयर भी रहेगी। अब ये जो एयर है ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगी, जिसकी वजह से हमारा जो परमेबिलिटी है उस परमेबिलिटी को ओवरकम करने के लिए ज्यादा पावर लगेगी, ज्यादा एनर्जी लगेगी, पानी को निकलने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो यहाँ पे जो केयू की वैल्यू होगी वो जनरली क्या दिखेगी, आपको कम देखने को मिलेगी। तो हम क्या बोल सकते हैं कि कम वैल्यू देखने को मिलेगी हमारे इन द केस ऑफ पार्शियली या फिर अनसैचुरेटेड केस में। समझ में आया, तो केयू की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। अब फुली सैचुरेटेड केस है, तो फुली सैचुरेटेड केस में कोई भी हमारे पास रेजिस्टेंस नहीं है, तो रेजिस्टेंस की वजह से के जो है वो ज्यादा आएगा, यानी के यू हमारा लेस होगा एज कंपेयर टू के। क्लियर हो गया इतना। अच्छा, ये चीज मैंने क्यों बताई, इसके पीछे का क्या रीजन है। अगर मैं बात करूं डार्सी लॉ की, तो डार्सी लॉ क्या बोलता है कि Q इज इक्वल्स टू जो भी हमारे पास परमेबिलिटी रहेगी मल्टीप्लाई बाय हाइड्रोलिक ग्रेडिएंट और जो भी हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया रहेगा, ये डार्सी लॉ बोलती है, Q के बारे में बताती है, ठीक है। अब जिसका Q फॉर एग्जांपल अगर मैं KU की बात करूं, तो उस टाइम पे जो हमारा डिस्चार्ज आएगा विद कंपैरिजन टू उस केस में जहां पे हमारी सॉइल जो है वो फुली सैचुरेटेड है। ये क्या है, पार्शियली सैचुरेटेड का केस, और सेकंड ऑफ ऑल क्या है हमारे पास, फुली सैचुरेटेड का केस, ठीक है। इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करो, तो इसमें इन दोनों में अगर मैं कंपैरिजन करूं तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि डिस्चार्ज इन द केस ऑफ KU जो है वो कम होगा। क्यों होगा कम, क्योंकि KU भी वहां पे कम है एज कंपेयर टू K, और यहाँ पे डिस्चार्ज क्या होगा, जनरली ज्यादा होगा, ठीक है। ये चीज समझ में आई, ठीक है। अच्छा, ये चीज मेरे को पता लगी ये कि KU जो है लेस देन है K। क्लियर हो गया, डिस्चार्ज जो है हमारा इन द वन केस और द टू केस में वन केस वाला कम होगा, ठीक है। इतनी समझ में आ गई बात। अब ये दोनों चीजें से हमें मिलेगा क्या, इससे हमें कुछ नहीं मिलेगा, हम बस एक चीज जानना चाहते हैं कि यहाँ से पानी जो है, यहाँ से हम ये जानना चाहते हैं कि रिजर्वॉयर खाली कब होगा, हमको डिस्चार्ज डिजाइन करना है। तो हमें अगर ये पता होगा कि KU जो है, KU उस टाइम पे कम था, यानी यहाँ से निकलने वाला पानी कम था, और हम इसको KU को लेकर अगर मैं डिजाइन करूंगा, तो ये जो डिजाइन है बेसिकली क्या होगा, हमारा रफ एंड रफ खराब हो जाएगा, गलत हो जाएगा, उसमें एरर आ जाएंगे। क्यों होगा एरर, क्योंकि पार्शियल सैचुरेटेड केस तो एक पार्शियली सैचुरेटेड केस तो एक तरह का ऐसी केस है जहां पे सॉइल में एयर भी है, लेकिन एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम या फिर कुछ समय बाद वो भी किस में कन्वर्ट हो जाता है, फुली सैचुरेटेड सॉइल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यानी KU जो है वो किसी टेम्परेरी टाइम के लिए रहेगा, लेकिन K जो है वो परमानेंट टाइम के लिए रहेगा। मतलब K अगर जो ज्यादा है तो पानी क्या है, ज्यादा निकल रहा है, KU अगर जो हमारा कम है, इसका मतलब क्या है, KU जो है वो कम निकल रहा है, यानी पानी जो है कम निकल रहा है। तो इन दोनों में जो कंपैरिजन करेंगे, जिसने डिजाइन KU के हिसाब से किया होगा, जिसने डिजाइन K के हिसाब से किया होगा, उसे ये पता होगा कि अगर इस अर्दन डैम को मैं बनाऊंगा और अगर जो मुझे पानी चाहिए, फॉर एग्जांपल जैन में हमने इसको भरा, ठीक है, और आपने बोला कि मैं जुलाई तक का पानी जो है, जुलाई तक के लिए जब गर्मी आ जाएगी तो हमारे पास क्या है, बेसिकली जुलाई नहीं सॉरी जून तक हमारे पास जब पानी यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, क्योंकि हमने KU के हिसाब से डिजाइन किया है, तो वो डिजाइन फैक्टर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो जुलाई तक पानी नहीं रहेगा, क्योंकि एक सर्टेन टाइम तक तो वो बेशक एक सर्टेन टाइम तक तो एक फ्लैटर आपको चीज देखने को मिलेगी, जहां स्टार्टिंग में आपको फ्लैटर साइड में दिख रहा है आपको KU, फिर एकदम से आपको क्या देखने लगेगा, सडनली आपको इंक्रीज करने देखने को मिलेगा, ठीक है, KU पे अगर डिजाइन करोगे तो ये चीज है। तो इस वजह से क्या होगा, आपका फरवरी में ही हमारा रिजर्वायर खाली हो जाएगा, और हमको जो पानी नीड था एग्रीकल्चर के लिए, जितनी भी चीजें मैंने आपको पहले बताई है, उन सब के लिए वो पानी जो है हमें नहीं मिल पाएगा। तो इस चीज से आप क्या समझते हो कि जो पार्शियली सैचुरेटेड केस है वो केस जो है हमारा टेम्परेरी है और वो ज्यादा हमारा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ठीक है, समझ में आया आपको ये चीज। अच्छा, दैट इज वाई यहाँ पे रेयर लिखा है, क्योंकि ये जो हमारा केस होता है ना, कैपिलरी परमेबिलिटी, कैपिलरी जनरली होता क्यों है, जैसे ही हमने किसी भी फॉर एग्जांपल हमने एक तरह का एक सैंपल ले लिया, ठीक है, अब इस सैंपल में मैंने क्या कर दी, यहाँ पे मैंने सॉइल भर दी, ठीक है, यहाँ पे मैंने पूरी क्या भर दी, सॉइल भर दी, यानी मैंने मैंने सेल्ट और क्ले में से कुछ भी भर दिया यहाँ पे, ठीक है, सैंड और सेल्ट में से अगर मैंने कुछ भी भर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे पानी है, पानी का टब है, और आपको ये पता है कि कैपिलरी राइज की वजह से यहाँ पे पानी जो है वो ऊपर चढ़ने लग जाएगा। क्लियर हो गया, यानी हाँ, अगर ये फुल्ली सैचुरेटेड का केस होता, क्या होता है, ये फुल्ली सैचुरेटेड का केस होता, यानी जो सेल्ट है या फिर क्ले है वो फुल्ली सैचुरेटेड है, तो क्या यहाँ पे आपको देखने को मिलता कुछ भी राइस, क्या आपको राइस देखने को मिलता है यहाँ पे, तो वो चीज आपको देखने को नहीं मिलती है कि हमारे पास जो फुल्ली सैचुरेटेड, देखो जब भी हमारा ये ऊपर चढ़ रहा है तो ये क्यों चढ़ रहा है, फॉर एग्जांपल ये दो सॉइल के सॉलिड है और इसके बीच बनने वाला एक मेनिस्कस है, जिसकी वजह से एक टेंशन लगता है, और इस टेंशन की वजह से क्या होता है, हमारा कैपिलरी राइज देखने को मिलता है थ्रू द वॉइड्स, इंटरकनेक्टेड वॉइड्स है, उससे हमारा कैपिलरी राइज देखने को मिलता है। जो चीज मैंने आपको पहले ही बता रखी कि दिस इज द फॉर्मुला, और ये फॉर्मुला जो है इंपॉर्टेंट है, जिसकी हमारे जो कैपिलरी राइज है वो किसके साथ इनवर्सली प्रोपोर्शन है, दैट इज द डाया के इनवर्सली प्रोपोर्शन है ना, यहाँ पे गामा डब्ल्यू ना, गामा डब्ल्यू डाया के प्रोपोर्शन है, जैसे जैसे इसका डाया बढ़ता जाएगा एचसी क्या हो जाएगा, वहां पे डिक्रीज हो जाएगा, यानी हमारा कैपिलरी राइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और मैंने बताया था कि फुली सैचुरेटेड केस में हमारा जो रेडियस होता है वो क्या होता है,
इनफाइनाइट होता है। ये चीज मैंने आपको बताई थी, मैंने इसका मतलब यहाँ पे पानी डाल दो, पानी डाल दो, तो इस टाइम पे यानी स्ट्रेट लाइन का जो रेडियस है वो रेडियस क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो फुली सैचुरेटेड केस में कभी भी कैपिलरी राइज जो आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताने थे, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या होता है कि सर आपने ये हमें क्यों बताया, इन सबसे हमारा रिलेशन क्या है। जो भी हमारा कैपिलरी परमेबिलिटी टेस्ट है ना, वो जनरली सुटेबल किसके लिए होता है, वो पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल के लिए सुटेबल होता है, क्योंकि वहीं पे आपको क्या देखने को मिलेगा, ये चीज देखने को मिलेगी, यानी कैपिलरी राइज जो है देखने को मिलेगी। दैट इज व्हाई ये रेयर है और ये जनरली हम इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। पर इसका इस्तेमाल भी हम करते हैं, लेकिन इतना ज्यादा नहीं करते एज कंपेयर टू जो फॉलोइंग है, और इसका सिग्निफिकेंस भी कम है। क्यों है इसका सिग्निफिकेंस, क्योंकि हमारे पास कैपिलरी राइज जो देखने को मिलेगा उससे जो हमको परमेबिलिटी मिलेगी वो क्या मिलेगी, केयू मिलेगी। लेकिन एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद हमारे पास परमेबिलिटी क्या आ जाती है, के आ जाती है। केयू से हम डिजाइन नहीं कर सकते, तो इसका सिग्निफिकेंस क्या हो गया, कम हो गया, इसलिए हम इसका इस्तेमाल नहीं करते। समझ में आया सारे पॉइंट्स जो भी मैंने आपको बताया। अभी सारा ब्रिज जो मैंने आपको कंस्ट्रक्ट कर दिया है, अब थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा पढ़ते हैं कि जनरली में हमारे पास जो कैपिलरी टेस्ट है ये जनरली किस तरह से होता है, क्योंकि क्या पता क्वेश्चन आ जाए, है ना। हमें तो नहीं पता क्वेश्चन आएगा कि नहीं, पर क्या पता क्वेश्चन आ जाए। तो टाइप्स ऑफ अ कैपिलरी टेस्ट किस के टाइप्स के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक तो वर्टिकल रहेगा, एक हॉरिजॉन्टल रहेगा। वर्टिकल कौन सा वाला, जैसे मैंने अभी दिखाया आपको कि पानी जो है ऊपर चढ़ता है, जहां पे ग्रेविटी का एक्शन जो है वहां पे होगा, ग्रेविटी के अगेंस्ट जो है हमारा पानी चढ़ेगा, ठीक है। और ये क्या है, ग्रेविटी के अगेंस्ट नहीं चढ़ेगा, ग्रेविटी यहाँ पे रोल जो है प्ले नहीं करती है। एक तो क्या वर्टिकल मैंने बताया, इस तरह से पानी जो है ऊपर की तरफ को चढ़ेगा। हॉरिजॉन्टल का केस क्या है, ये वाला केस है, यहाँ पे आप सैंड बैग रख दो और यहाँ से आप पानी को छोड़ दो, अब पानी जो है इस तरह से चल रहा है, तो ग्रेविटी के अगेंस्ट यहाँ पे हम बात नहीं करेंगे। तो दो ही केस होंगे, एक तो कैपिलरी राइज का टेस्ट, कैपिलरी राइज का जिसमें वाटर राइज करता है किसी भी ड्राई सॉइल में, और एक कैपिलरी हॉरिजॉन्टल टेस्ट जिसमें हॉरिजॉन्टली वो वाटर मूव करता है लिटरली कोई भी पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल के लिए। समझ में आया दोनों केस, है ना। अब इसके लिए आपको दो चीज पता होनी चाहिए, दो फॉर्मुले कौन कौन से, एक तो कैपिलरी वर्टिकल के लिए, एक कैपिलरी हॉरिजॉन्टल के लिए, ठीक है। ये दोनों फॉर्मुले इंपॉर्टेंट है, क्या पता क्वेश्चन में आ जाए, है ना। इससे रिलेटेड क्वेश्चन में आएंगे, डायरेक्टली आप वैल्यूज डाल दोगे और आपको आंसर मिल जाएगा। डायरेक्टली बताऊं तो हमारे पास क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी है। कैपिलरी राइज फॉर्मूले से कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी के हमको किस तरह से मिलेगी, दैट विल बी इक्वल्स टू हाइट ऑफ अ वाटर राइज। आपको पता है ना एच आता है, जिस तरह से मैंने बताया कि जैसे हमारा पानी ऊपर चढ़ता है तो कितना वो ऊपर चढ़ेगा, दैट इज नोन एज एचसी, है ना। उसको एचसी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसने बोला कि एच स्क्वायर बेसिकली क्या है, एच स्क्वायर जो है, एच को आप क्या लिख सकते हो, हाइट ऑफ अ वाटर राइज, कितना वाटर राइज हुआ है उसको हम हाइट से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी एच यहाँ पे क्या है, इट इज द हाइट, या फिर ऐसे बोलो वाटर राइज हाइट। क्लियर हो गया, है ना। ये चीज क्लियर होगी। एच क्या यहाँ पे किसमें होगा, जनरली ये सेंटीमीटर में होगा, ठीक है। टी क्या है यहाँ पे, इट इज द टाइम टेकन, इट इज द टाइम टेकन, कितना टाइम लगता है उसको ऊपर चढ़ने में, ठीक है, उसको बोलते हैं टाइम टेकन, ठीक है। सेकंड्स में लेंगे आप इसको। और ये तो आपको पता है कि यूनिट वेट ऑफ वाटर है, किससे कहते हैं हम, न्यूटन पर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर पे है ना सब कुछ, तो न्यूटन पर सेंटीमीटर क्यूब से बोल सकते हैं। दूसरा क्या है, डायनामिक विस्कोसिटी, डायनामिक विस्कोसिटी को किस तरह से बोल सकते हैं, न्यूटन सेकंड्स पर सेंटीमीटर हमारा क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर हो गया, ये डायनामिक के और ये इसके। तो फॉर्म में पता लग गया, डिनोशन पता लग गया कि क्या क्या नोटेशन है इन सबकी, है ना। तो ये किसके लिए, कैपिलरी राइज वर्टिकल के लिए। अब हॉरिजॉन्टल का जो कैपिलरी राइज है, अच्छा यहाँ पे जनरली क्या इंपॉर्टेंट है कि पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल रहती है, क्या रहती है, पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल रहती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल है, वर्टिकल में कंप्लीटली ड्राई सॉइल जो आपको चाहिए होती है। समझ में आया दोनों केस, ठीक है। और केयू से हमें मिलेगा पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल, है ना। और पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल किसके लिए बोला है इसने, हॉरिजॉन्टल कैपिलरी फ्लो के लिए बोला है। तो इन दोनों से हम निकालते हैं, ठीक है। अब इसका क्या है, यहाँ पे एक डायग्राम है जिससे आपको बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि किस तरह से हमने यूज करना है। पहली बात तो मैंने एक चीज बताई थी कि फाइन सॉइल के लिए आपको इस्तेमाल करना है ना। फाइन सॉइल में कौन कौन सा आ गया, क्ले आ गया, सिल्ट आ गया, ले आ गया, सिल्ट आ गया, उसी के लिए प्रेफरेबल है। और दूसरा क्या है, हमारी जो सॉइल होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, पार्शियली सैचुरेटेड होनी चाहिए। क्लियर हो गया। अब इससे निकलता है हमारा हॉरिजॉन्टल वाले से निकलता है हमारी दो चीजें, एक तो निकलता है हमारा एचसी और दूसरा हमारे क्या निकलता है, केयू। एक तो एचसी निकलता है और हमारा केयू निकलता है। अब मैंने आपको ये चीज तो बता दी कि केयू का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम वो के में चला जाएगा, मतलब उसकी परमेबिलिटी जनरली इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। यहाँ पे है दो रिजर्वायर, ठीक है। यहाँ पे मैं उल्टा ट्रायंगल बना देता हूँ, दो ऐसे वाटर के रिजर्वायर्स है जिससे कि पानी क्या है, फ्लो करेगा थ्रू दीज पाइप्स, ताकि वो क्या है, हॉरिजॉन्टली जो है हमारी सॉइल जो है यहाँ पे कैपिलरी रिएक्शन शो करे, और हम टाइम से उसे देख लेंगे कि कितना वो टाइम से फॉलो कर ले। तो इसका पूरा प्रोसीजर क्या है वो देखते हैं यहाँ पे कि देखो, सबसे पहले आप इसको मान लो 1, ठीक है, और इसको मान लो 2। अब क्या करो, आप जो 1 है हमारा, वो दो रिजर्वायर यहाँ पे क्यों दिए मैं अभी बताता हूँ। पहले रिजर्वायर को आप खोलो, ठीक है। पानी क्या है, यहाँ से फ्लो करेगा, यहाँ से फ्लो करेगा, यहाँ से फ्लो करेगा, और फिर यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ठीक है। अभी क्या है, हमारा ग्लास का ट्यूब है जिसमें क्या है, हमारे पास जो भी हमारा सॉइल का सैंपल है वो हमने यहाँ पे डाल दिया, सॉइल का सैंपल। क्लियर हो गया। अब मैंने बता दिया क्या है सब कुछ, वो चीज मैंने बता दी। अब पानी यहाँ तक पहुंच गया, ठीक है। अभी आपने कौन सा वेल खोला है, आपने यही वाला वेल खोला, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको वेल बना देता हूँ, यहाँ पे इस तरह से क्रॉस बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ से पानी नहीं आया, अभी 2 हमने खोला नहीं है, हमने क्या किया, 1 को ओपन किया है, 1 को हमने ओपन किया है, और 2 जो है उस केस में क्लोज है। क्लियर हो गया। अभी पता लग जाएगा क्यों ये दोनों आए हैं। तो पानी यहाँ से ट्रैवल करेगा यहाँ तक जाने का। अब ड्यू टू द कैपिलरी राइज, देखो ये पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल है। अब पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल में आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो पानी है जनरली वो पानी जो है यहाँ से इस तरह से राइज करता हुआ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये पानी है, इस तरह से पानी जो है राइज करने को देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब दो केस देखते हैं कि मान लो कि ये वाली पोजीशन जो है इसको हमने क्या मान लिया, x1 मान लिया एट किसी टाइम t1 पे। क्लियर हो गया। अब एक यहाँ से लेकर x1 से लेकर ये x2 तक ट्रैवल करता है एट अ सर्टेन टाइम, जो कि हमने बोल दिया t2, ठीक है। अब इसको हम इंटीग्रेट वगैरह करते हैं और इनसे वैल्यूज निकालते हैं, और फिर हमारे पास दो फॉर्मूले आते हैं, ठीक है। कौन कौन से फॉर्मूले, पहला फॉर्मूला तो यही है, पहला फॉर्मूला क्या ये है, दैट इज द x2 माइनस x1 t2 माइनस t1 इज इक्वल्स टू 2k अपॉन सैचुरेशन और हमारी पोरोसिटी मल्टीप्लाई में क्या आएगा हमारे पास, जो भी हेड होगा हमारे पास, पहले h1 h0 का हमारे पास जो भी हेड होगा, इसको यहाँ पे h1 लिख दो, ठीक है, h1 और ये h2 लिख दो। h1 का जो भी हमारा हेड रहेगा प्लस जो hc है, hc मींस जो भी हमारा कैपिलरी राइज है, ठीक है। अब आप पूछोगे सर ये कैपिलरी राइज का कहां से हमारे पास आया और पहले क्यों नहीं आया हमारे पास। देखो जब भी हमने बात की थी पहले की, जैसे हमने कांस्टेंट हेड की बात की थी या फिर फॉलिंग हेड की बात की थी, तो मैंने एक चीज बोली थी कि वहां पे जो सॉइल है वो फुल्ली सैचुरेटेड है, सॉइल जो है फुल्ली सैचुरेटेड है।
अब बाकी चीजें आप खुद कनेक्ट कर लो, मैंने सब कुछ आपको बता दिया कि फुली सैचुरेटेड केस में कैपिलरी राइज नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि वहां पे जो हमारा HC है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डाया। डाया बढ़ेगा HC कम होगा, एक मिनिस्कस बनता है, जिसकी वजह से क्या होता है, अगर जिसका स्ट्रेट लाइन अगर इसमें फुल कर दिया, फुली सैचुरेटेड केस है, तो फुली सैचुरेटेड केस में जो इसका मिनिस्कस है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि रेडियस जो उस टाइम पे इनफाइनाइट हो जाएगी, ठीक है। तो HC क्या होगा, वहां पे बनेगा ही नहीं, तो फुली सैचुरेटेड केस में HC बनेगा ही नहीं। दूसरा कैपिलरी राइज का पढ़ रहे तो कैपिलरी राइज में हमारे को HC जो है देखने को मिलेगा। क्लियर हो गया इतना? तो इसकी आती है एक इक्वेशन तो ये होगी कि x2 - x1, इसमें सारी नोटेशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जैसे अगर मैं बात करूँ x1 की और साथ में क्या बात करूँ x2 की, तो यहाँ पे x1 क्या है, x2 क्या है, स्क्वायर ही लिखा है ना मैंने, यस स्क्वायर है, ठीक है। तो x1 x2 हो गया, और क्या हो गया, सैचुरेशन हो गया और पोरोसिटी हो गया, ठीक है। इन सब की नोटेशन x1 और x2 बेसिकली क्या है, इन दोनों को साथ में लिखता हूँ। x1 और x2 बेसिकली क्या है, इट इज द वेटिंग फॉर्म, इट इज द वेटिंग फ्रॉम पोजीशन x1 टू x2। क्लियर हो गया? यानी इसको आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि इट इज ये मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि गीला हुआ है, ठीक है। उस टाइम पे हमारी सॉइल जो है x1 से लेकर x2 तक क्या हुई, गीली हुई है। कैपिलरी जो है ये पार्शियली सैचुरेटेड केस है। आप इसको यहाँ पे पार्शियली सैचुरेटेड केस नहीं आएगा, यहाँ पे हम सैचुरेशन की नहीं बोलते हैं, सैचुरेशन यहाँ पे भी हम 1 बोलते हैं, है ना। ये चीज मैंने बताई आपको पहले के चैप्टर में, सब कुछ कैपिलरी का मैंने एक्शन सब कुछ बता दिया, ठीक है। एस क्या है यहाँ पे, दैट इज द डिग्री ऑफ सैचुरेशन, इट इज द डिग्री ऑफ अ सैचुरेशन, डिग्री ऑफ अ सैचुरेशन। एच क्या है यहाँ पे, सॉरी एन क्या है यहाँ पे, दैट इज द पोरोसिटी, क्लियर हो गया आपको, है ना। और यहाँ पे HC क्या है, HC और हमारा H01 प्लस HC क्या है यहाँ पे, हमारा सक्शन हेड है, इट इज द सक्शन हेड। क्लियर हो गया? तो पहले जब हमने क्या बात की x1 से लेकर x2 तक, t1 से लेकर t2 तक, तो हमारे पास ये इक्वेशन आती है, इंटीग्रेशन वगैरह सब कुछ करके ये सारी वैल्यू जो है आपको आती है। वो करने की आपको ज्यादा जरूरत नहीं है, रेयर केस आएगा भी तो आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए कि फॉर्मुला क्या है, ठीक है। फॉर्मुले बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं इससे। तो ये हो गया पहली इक्वेशन। अच्छा यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे हमारे को एक तो परमेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, दूसरा एक तो HC हमारे को फाइंड आउट करना है। तो दो अननोन है और एक इक्वेशन है, तो दो अननोन तो हमारे सॉल्व नहीं होंगे, तो हमारे को दूसरी इक्वेशन भी यहाँ पे बनानी पड़ेगी। तो दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारे पास, अब क्या करो आप, अब दूसरे केस में ये फर्स्ट स्टेज हो गया हमारा, इट इज द फर्स्ट स्टेज। सेकंड स्टेज में आप क्या करो, आप जो हमारा वेल नंबर 1 है उसको बंद कर दो, ठीक है। 1 को क्या कर दो, क्लोज कर दो, और 2 को क्या कर दो, ओपन कर दो, ठीक है। आपको एक ग्लास ट्यूब है, तो ग्लास ट्यूब में आपको देखने को मिलेगा कि पानी इस तरह से चढ़ रहा है। नहीं पता लग रहा है तो यहाँ पे इंक डाल देना, इंक से आपको पता लग जाएगा कि हाँ भाई पानी जो है आपको चढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है। इस दूसरे स्टेज में क्या कर दिया हमने, सेकंड वेल को हमने ओपन कर दिया, फर्स्ट वेल को बंद कर दिया। अब पानी इसकी वजह से यहाँ पे आएगा और जिसकी वजह से और आपको कैपिलरी राइज जो देखने को मिलेगा, ठीक है। इस तरह से कैपिलरी राइज जो आपको देखने को मिलेगा। अब ये क्या हो गया, x2 से लेकर x3 पोजीशन तक, x2 से लेकर x3 पोजीशन तक, और t2 से लेकर x2 से x3 पोजीशन तक पहुंचने के लिए t3 टाइम जो है उसको रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। तो उस टाइम पे हमारे पास दूसरी इक्वेशन क्या आ जाएगी, कुछ नहीं करना आपको इसी इक्वेशन में लिख दूं मैं, यहाँ पे आई कैन राइट, इधर लिख देता हूं, यहाँ पे लिख देता हूं कि x3 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर। x2 से, अब x2 से हम बात करेंगे, ठीक है। t3 माइनस t2 इज इक्वल्स टू 2k s इंटू द पोरोसिटी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा H02, ठीक है। H02 आएगा ना, प्लस हमारे पास HC आएगा। क्लियर हो गया इतना सा कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया कि ये दो इक्वेशन, अब दो इक्वेशन है, दो अननोन है, डायरेक्टली आप आंसर निकाल सकते हो उससे। समझ में आया जो मैंने बोला कैपिलरी राइज किस तरह से होता है, ठीक है। HC आपको पता है हाइट ऑफ अ कैपिलरी राइज है, H0 पता है आपको हेड वाटर का, यहाँ पे हमारे पास जो है हेड वाटर है अंडर विच द फ्लो इज टेकिंग प्लेस, वो हमारे पास H0 है। क्लियर हो गया इतनी दोनों चीजें, ठीक है। अब सेकंड ऑफ ऑल यहाँ पे एक और चीज होती है कि हम ना HC यहाँ पे कॉमन रखते हैं। HC दोनों केसेस में हम क्या रखते हैं, सेम रखते हैं। HC सेम क्यों रखते हैं, क्योंकि HC जो है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, वो टेंपरेचर पे डिपेंड करता है ना। तो अगर जो उसका टेंपरेचर इंक्रीज नहीं कर रहे हैं तो फिर हमारे पास कोई भी, मतलब यहाँ पे देखो आप, ठीक है। अगर यहाँ पे बोलूं कि YHC सेम इन बोथ, है ना, बोथ इक्वेशन। अच्छा यहाँ पे KU आएगा, ठीक है, K नहीं आएगा, यहाँ पे KU लिखो। KU निकलता है ना पार्शियल सैचुरेटेड केस में, तो KU निकलता है, अनसैचुरेटेड केस है तो यहाँ पे हम KU लिखेंगे, ठीक है। ये दोनों केसेस के मैं बोला था कि YHC इज सेम इन बोथ द इक्वेशन। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि आपको एक चीज पता है कि जो हमारा हाइट ऑफ अ कैपिलरी राइज है ना, हाइट ऑफ जो हमारा कैपिलरी राइज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, हमारे सरफेस टेंशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और सरफेस टेंशन जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेंपरेचर, ठीक है। इसके रिलेशन मैंने आपको बताया था, जैसे कि HC के लिए क्या बताया था मैंने कि K Ts डिवाइडेड बाय D10 गामा, इस तरह से मैंने बताया था। दूसरी फॉर्म में बताया होगा, या फिर ऐसे करके 4T डिवाइडेड बाय D मल्टीप्लाई बाय गामा, इस तरह से मैंने बताया होगा। या फिर मैंने बोला होगा जो हमारा D है, यानी जो हमारा पोर डाया है, पोर डाया कैन बी रिटन एज D इज इक्वल्स टू C मल्टीप्लाई बाय D10, है ना। या फिर ऐसे बताया होगा D10 बाय 5। ये जो हमारा C है ना, वही ये वैल्यू है। C की वैल्यू कहां से कहां तक रेंज होती है, 0.1 से लेकर 0.3 की रेंज होती है। अब ये चीज मैंने आपको पहले भी बता रखी है, अगर नहीं बताई तो आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो कि K Ts D10 से लेकर गामा, और K की वैल्यू कहां से लेकर कहां तक होती है, 2 से लेकर 20 तक इसकी वैल्यू रहती है, ठीक है। K की वैल्यू के बारे में बता रहा हूं। तो फ्रॉम दिस रिलेशन आई कैन सी कि जो हमारी हाइट ऑफ अ कैपिलरी राइज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, वो हमारी सरफेस टेंशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और सरफेस टेंशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, टेंपरेचर के। इसका रिलेशन आपने पढ़ा होगा। इसका रिलेशन क्या होता है, जो हमारी यहाँ पे लिख देता हूं मैं कि सरफेस टेंशन, या फिर आप T से इसको डिनोट करो, दैट इज इक्वल्स टू 0.0757 माइनस T डिवाइडेड बाय Tc। क्लियर हो गया। ये क्रिटिकल टेंपरेचर होता है पानी का, कितना होता है वो, एट 374 डिग्री सेल्सियस। तो Tc इज द क्रिटिकल टेंपरेचर, और हमारा जो टेंशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, टेंपरेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आई कैन से कि जैसे जैसे हमारा टेंपरेचर बढ़ता है, अच्छा हो क्या रहा है यहाँ पे मैं आपको एक उससे बताता हूँ कि टेंपरेचर के बढ़ने से हो क्या रहा है। टेंपरेचर के बढ़ने से जो हमारा इफेक्ट है, इफेक्ट ऑन Tc, इफेक्ट ऑफ हमारे सरफेस टेंशन में क्या होगा उस टाइम पे, जब हम इस पे देखेंगे तो टेंपरेचर के बढ़ने से हमारा जो कैपिलरी सक्शन है वो रिड्यूस हो जाता है।
कैपिलरी सक्शन क्या हो जाएगा, वहां पे रिड्यूस हो जाएगा। और टेम्परेचर के बढ़ने से मैंने क्या बताया था कि फ्लो जो है वहां पे इंक्रीज हो जाएगा, फ्लो की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वहां पे इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर हो गया। और दूसरा, जब हमारा सरफेस टेंशन कम हो जाता है, सरफेस टेंशन कम होने की वजह से क्या है, हमारा जो कोहेजन है वो कम हो जाएगा, पार्टिकल के बीच में जो भी हमारा कोहेजन होगा वो कम हो जाएगा। कोहेजन कम हो जाएगा तो हमारा जो कैपिलरी राइज है वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। कैपिलरी राइज विल बी डिक्रीज्ड। क्लियर हो गया। तो आई कैन से कि जो HC है वो दोनों केस में सेम इस वजह से रहेगा क्योंकि टेम्परेचर में कोई वेरिएशन नहीं है, क्योंकि इन दोनों इक्वेशन में हम दोनों मतलब हम इसमें टेम्परेचर में वेरिएशन नहीं देख रहे हैं। लेकिन QU जो हमारा KU है वो डिफरेंट रह सकता है इन द बोथ द केसेस। क्यों? क्योंकि KU जो है वो बहुत सारी चीजों पे वो करता है, डिपेंड करता है। दैट इज वाई क्या है, हम बोल सकते हैं कि HC इन बोथ द केस विल बी सेम। समझ में आया आपको हॉरिजॉन्टल कैपिलरी फ्लो का क्या इफेक्ट रहेगा, दोनों इक्वेशन को किस तरह से यूज करना है। आपको यहाँ पे दो इक्वेशंस मिलेंगे, एक तो वर्टिकल के लिए, हॉरिजॉन्टल के लिए। आपको ज्यादातर याद किसकी रखनी है, हॉरिजॉन्टल की याद रखनी है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। और यहाँ पे मैंने आपको सब कुछ बता दिया, x2 वगैरह क्या है ना। हाँ, यहाँ पे मैंने बता दिया x1 और x2 क्या है, इट इज द वेटिंग फॉर्म, या फिर ऐसे बोलो कि वेटिंग फॉर्म पोजीशन बोल सकते हैं फ्रॉम x1 से लेकर x2 तक जाने के लिए। और x2 x3 क्या हो जाएगा, वो भी एक जहां तक मतलब गीला हो रहा है। ठीक है, जहां तक हमारी सॉइल जो है वो गीली हो रही है, किसी एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक गीली हो रही है, उसी को यही चीज बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में भी इसी फॉर्म में आपको आएगा तो वहां पे देख लेना। सैचुरेशन मींस टू से डिग्री ऑफ सैचुरेशन, n मींस टू से पोरोसिटी। क्लियर हो गया। क्यों है दोनों HC सेम, ये आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या, इट इज द सक्शन हेड। और ये दोनों रिजर्वायर क्यों लगाए हैं, क्योंकि हमको दो इक्वेशन चाहिए। ठीक है, समझ में आया सब कुछ जो भी हमने पॉइंट बताया यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको कुछ भी ऐसा नहीं है जो डिफिकल्ट है। ठीक है, रेयरली क्वेश्चन आते हैं इससे, वैसे अगर जो क्वेश्चन आएंगे भी तो आपको वो सब कुछ क्लैरिटी जो है मैंने यहाँ पे दे दी है, आप क्वेश्चन को अभी भी टैकल कर सकते हो। समझ में आया। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है ये। अच्छा, उससे पहले ना हमारे को क्या पता है, जो भी हम लेबोरेटरी मेथड करते हैं या फिर लेबोरेटरी टेस्ट करते हैं, जब इनको हम परफॉर्म करते हैं तो हमें जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके हमें क्या, कौन सी सॉइल का इस्तेमाल करना होता है, अनडिस्टर्ब सॉइल का इस्तेमाल करना होता है। अनडिस्टर्ब सॉइल का हमें क्या करना पड़ता है, इस्तेमाल करना पड़ता है। और अनडिस्टर्ब सैंपल अगर हमें चाहिए ना तो वो ना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। अगर हम देखें ना तो अनडिस्टर्ब सॉइल जो है मिलना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। और जो भी इससे परमिबिलिटी निकलती है ना हमारे जो फ्रॉम द लेबोरेटरी मेथड या फिर कोई लेबोरेटरी टेस्ट है, तो वो ना वेरी कर सकती है फ्रॉम द ट्रू वैल्यू। जो भी हमारी ट्रू वैल्यू होगी या फिर ट्रू रिजल्ट्स होंगे जो हमारे फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी, वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है क्योंकि हमारे को अनडिस्टर्ब सॉइल बेसिकली नहीं मिलती है। इस वजह से थोड़े से डिफरेंट रहते हैं, और भी बहुत सारे रीजन होते हैं जिसकी वजह से वो डिफरेंट रहती है। सो ये जो चीज है, ये इस चीज को हमको निगलेक्ट यानी खत्म करने के लिए हमें दूसरे मेथड का इस्तेमाल करना पड़ता है, जैसे कि हमारे फील्ड मेथड है। मोस्ट कॉमन और जो एक्यूरेट हमको रिजल्ट देते हैं, जिसके ऊपर हम रिलाय कर सकते हैं, वो कौन से होते हैं, हमारे फील्ड मेथड्स होते हैं। तो फील्ड मेथड से ही हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि अच्छा कैपिलरी परमिबिलिटी टेस्ट के बारे में आपको सब कुछ पता लग गया ना। इसके बारे में आपको सब कुछ मैंने बता दिया। देखो, नॉट कॉमनली ड्यू टू द डिफिकल्टी इन द एक्यूरेसी, है ना। जब भी हम परमिबिलिटी को निकालते हैं तो परमिबिलिटी को निकालते टाइम ना जो डिफरेंट कंडीशन है, उन डिफरेंट कंडीशंस को अचीव करना ही थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल कैपिलरी है, टेंपरेचर राइज हो गया तो उससे प्रॉब्लम हो जाएगी, आपका सक्शन कम हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से हमारे जो रिजल्ट है वो एक्यूरेट नहीं आते। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या आ गया, हमारे पास फील्ड मेथड आ गया फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ परमिबिलिटी।